हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू अकेडमी चैनल। जैसा कि मैं स्टार्ट करने जा रही हूँ एक नया चैप्टर जिसका नाम है सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। ठीक है, इस चैप्टर में हम लोग देखने जाएंगे कि किस तरीके से एक सेल से दो सेल बनते हैं। जैसे हमने सेल पढ़ा, ठीक है, उसमें देखा कि जो नए सेल हैं वो कहाँ से बन रहे हैं, प्री एग्जिस्टिंग सेल से बन रहे हैं। तो अब हम वही देखेंगे कि कैसा मैकेनिज्म है, कैसे एक सेल से नया सेल बन रहा है। ठीक है, तो हम इस चैप्टर में सेल साइकिल देखेंगे, किस तरीके से सेल अपने आप को प्रिपेयर करता है, ठीक है, कैसे उसमें सेल डिवीजन होता है उसको देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर 10 जिसका नाम है सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। आर यू अवेयर दैट ऑल द ऑर्गेनिज्म इवन द लार्जेस्ट स्टार्ट देयर लाइफ फ्रॉम द सिंगल सेल? क्या आप इस बात से अवेयर हैं, जागरूक हैं कि जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं, चाहे बड़ा ऑर्गेनिज्म हो चाहे छोटा ऑर्गेनिज्म हो, किससे बना है? एक सिंगल सेल से बना है। ये सिंगल सेल जाइगोट भी हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे सिंगल सेल का मतलब ये है कि जब मेल गैमेट, ठीक है, इधर से आए और फीमेल गैमेट आए और एक क्या बन गया, यहाँ पे एक सिंगल सेल बन गया या टू, यानी इसको बोल सकते हैं या बोल सकते हैं जाइगोट। ठीक है, इसी सिंगल सेल में ढेर सारे माइटोसिस हुए होंगे। ठीक है, अगर मान लीजिए कोई ऑर्गेनिज्म जो कि हैप्लॉइड है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जाइगोट बनने के बाद मियोसिस होगा। ठीक है, लेकिन जो डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म होंगे यहाँ पे क्या होगा, माइटोसिस होगा, ढेर सारे सेल बनेंगे इसमें और साथ में डिफ्रेंशिएशन भी होगा, मैच्योर होगा और एक इंडिविजुअल बन जाएगा। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं ये कहाँ से स्टार्ट हुई इनकी लाइफ, एक सिंगल सेल से, दैट इज जाइगोट। ठीक है, You may wonder how a single cell then goes on to form a such a large organism। आप ये जान के हैरान होंगे कि किस तरीके से एक सिंगल सेल, मतलब कि जाइगोट से कितना बड़ा ऑर्गेनिज्म कैसे बन रहा है। मतलब कि कहीं ना कहीं सेल डिवाइड हुआ होगा, ढेर सारे सेल बने होंगे, तब जाके एक एडल्ट या फिर बोल सकते हैं एक ऑर्गेनिज्म बना होगा। ठीक है, ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द सेल इंडीड ऑफ द ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। ग्रोथ और रिप्रोडक्शन ये कैरेक्टरिस्टिक है किसके, सेल के हैं। तभी जो ऑर्गेनिज्म है, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है जो कि एक सिंगल सेल से बने हुए, मतलब जाइगोट से बने हुए हैं। अब इसी जाइगोट में ढेर सारे सेल में क्या हुआ, ग्रोथ हुआ, फिर सेल में डिवाइड हुआ, सेल रिप्रोड्यूस किया, मतलब सेल डिवाइड किया, तब जाके एक बड़ा ऑर्गेनिज्म बना। ठीक है, तो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होंगे, सेल का यही कैरेक्टरिस्टिक है कि सेल पहले ग्रोथ करेगा फिर अपने आप को डिवाइड करेगा। All the cell reproduce by dividing into two with each parental cell give rising to the two daughter cell each time they divide। ठीक है, जितने भी सेल हैं बॉडी में, ठीक है, किसी भी ऑर्गेनिज्म में, वो क्या करेंगे, पहले ग्रो करेंगे, ग्रोथ हुआ, रिप्रोडक्शन में कैसे करेंगे कि मान लीजिए एक सेल है, ठीक है, इसने क्या किया, पहले ग्रोथ किया, ग्रो कर लिया, फिर यहाँ पे क्या करेगा, रिप्रोडक्शन में क्या करेगा, अपने आप को क्या करेगा, डिवाइड कर लेगा, दो सेल में बन जाएगा। ठीक है, तो पहले सेल क्या करेगा, ग्रोथ करेगा, फिर इसके बाद रिप्रोडक्शन करेगा। रिप्रोडक्शन इन द सेंस कि वो दो डॉटर न्यूक्लियाई में या फिर दो डॉटर सेल डायरेक्टली बना लेगा। ठीक है, सेल यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा, पहले न्यूक्लियस बनेगा फिर जाके साइटोप्लाज्म में डिवीजन होगा। ठीक है, पूरे कैसे हो रहे हैं, पूरे कहाँ से बन रहे हैं, ये बोल सकते हैं जो पेरेंट सेल था वही आगे चल के ग्रो कर रहा है और वही क्या कर रहा है, डिवाइड हो जा रहा है दो डॉटर सेल में। ठीक है, तो यहाँ पे यही लिखा गया है कि ईच पेरेंटल सेल, हर पेरेंटल सेल जो बोल सकते हैं जो पुराना सेल है, ठीक है, वो क्या कर रहा है, आगे चल के दो डॉटर सेल में क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है हर बार। ठीक है, these newly formed daughter cell can themselves grow and divide, give rising to a new cell population that is formed by the growth and division of the single parental cell and its progeny। ठीक है, जो ये डॉटर सेल हैं ये भी आगे जाएंगे, ग्रो करेंगे। ठीक है, ग्रो करने के बाद जब ये भी बोल सकते हैं पूरी तरीके से मैच्योर हो जाएंगे, तो ये भी क्या करेंगे, साथ में रिप्रोडक्शन कर देंगे, मतलब कि डिवाइड हो जाएंगे। जैसे इनके जो पेरेंट वाले सेल थे पहले वो छोटे रहे होंगे, बाद में जब उनको सेल डिवीजन करने की टाइम आई तो क्या किया, पहले उन्होंने सेल को अपने ग्रो किया, फिर यहाँ पे उन्होंने क्या कर लिया, डिवीजन कर लिया, एक से दो सेल बन गए। ठीक है, यही जो पेरेंटल वाले सेल थे ये किस में बदल गए, डॉटर सेल में। जब यही डॉटर सेल आगे चल के क्या करेगा, खुद ग्रो करेगा और डिवाइड करेगा और ढेर सारी इसी तरीके से सेल डिवीजन होता रहेगा और हम बोल सकते हैं कि एक सेल की पॉपुलेशन बन जाएगी बॉडी में। मतलब कि एक सिंगल सेल जो जाइगोट था उसने क्या किया होगा, पहले वो सिंगल सेल रहा होगा, आगे चल के उसने ग्रो किया फिर डिवाइड किया, फिर जो डॉटर सेल बने वो भी आगे ग्रो किए, डिवाइड किए, ऐसे होते होते एक इंडिविजुअल बन गया। ठीक है, in the other words, such cycle of the growth and division allow a single cell to form a structure consist of the million of the cell। ठीक है, हम दूसरी भाषा में बोल सकते हैं कि जो सेल साइकिल है इसमें क्या होता है, सेल का ग्रोथ होता है, फिर आगे सेल क्या करता है, डिवाइड करता है या बोल सकते हैं रिप्रोडक्शन करता है। ठीक है, एक सिंगल सेल को बार बार क्यों कहा जा रहा है, क्योंकि जब मेल गैमेट फीमेल गैमेट, ठीक है, मिलते हैं, फर्टिलाइजेशन होता है तो जाइगोट बनता है। अब इसी जाइगोट में क्या हुआ, उसने पहले अपने आप को ग्रो किया, फिर वहीं पे क्या किया, डिवीजन किया। मीन्स यहाँ बोल सकते हैं यहाँ पे सेल साइकिल चली, सेल डिवीजन हुआ और ढेर सारे सेल बन गए, जिससे क्या हुआ, एक इंडिविजुअल बना। ठीक है, तो यहाँ पे बोल सकते हैं कि जो सेल साइकिल है या सेल में क्या होगा, सेल में ग्रोथ होगा,
फिर आगे चल के सेल डिवाइड होगा और ये सिंगल सेल से ही स्टार्ट हुआ, जिसकी वजह से मिलियन ऑफ द सेल बन गए एक इंडिविजुअल की बॉडी में। ठीक है, आगे देखते हैं सेल साइकिल, सेल की कैसे साइकिल चलती है। ठीक है, द सेल डिवीजन इज वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस इन ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म। जो सेल डिवीजन है एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म में। ठीक है, ड्यूरिंग द डिवीजन ऑफ द सेल डीएनए रेप्लिकेशन एंड सेल ग्रोथ आल्सो टेक प्लेस। ठीक है, जब सेल का डिवीजन होता है उससे पहले क्या होता है, डीएनए रेप्लिकेट करते हैं, मतलब एक डीएनए से 2 डीएनए बनते हैं। ठीक है, यहाँ पे और सेल ग्रोथ करता रहेगा, हमेशा ग्रो करेगा। ठीक है, all these processes, that is cell division, DNA replication and cell growth, hence have to take place in coordinated way to ensure the correct division and formation of the progeny cell containing intact genome। ठीक है, कि जितनी जो प्रोसेसेस हैं यहाँ से स्टार्ट होगा। सेल ग्रोथ पहले करेगा, यहाँ पे एनसीईआरटी में थोड़ा सा उल्टा दे दिया गया है, पहले सेल क्या करेगा, ग्रोथ करेगा। ठीक है, सेल ग्रो करता रहेगा, उसमें ही क्या होगा, डीएनए का रेप्लिकेशन होगा, 2 डीएनए बनेंगे। फिर एट द एंड सारी चीज़ें जब बन जाएंगी, ऑर्गेनल्स वगैरह सब कुछ जब बन जाएगा, तब आगे चल के क्या हो जाएगा, सेल डिवाइड कर जाएगा। तो ये तीनों चीज़ें, अभी तो 3 ही चीज़ लिखा है, अभी हम आगे और पढ़ेंगे क्या क्या होता है। तो यहाँ पे ये तीनों चीज़ें क्या होती है, एक दूसरे पे क्या बोलते हैं कि एक के बाद एक होगी, मीन्स कोऑर्डिनेटेड वे में होगी। ठीक है, और यही सही बोल सकते हैं, यही करेक्ट क्या है, सेल डिवीजन है, जिसकी वजह से जो भी बोल सकते हैं जो पेरेंटल सेल है आगे चल के जो भी डॉटर सेल बना रहे हैं, ये सही तरीके से बना रहे हैं। ठीक है, the sequence of the event by which the cell duplicates its genome, synthesis of the other constituent of the cell and eventually divide into 2 daughter cell is termed as the cell cycle। ठीक है, जो ये सीक्वेंस है, पहले सेल में ग्रोथ होगी, जो भी डीएनए वगैरह रेप्लिकेट करेगा, ऑर्गेनल्स वगैरह सब बन जाएंगे, सब कुछ हो जाएगा, एट द एंड क्या होगा, साइटोप्लाज्म क्या हो जाएगा, डिवाइड कर जाएगा, मीन सेल डिवीजन हो जाएगा। ठीक है, ये कैसे हो रहे हैं कि जो पेरेंट सेल है उसमें ही सारी चीज़ें क्या हो रही हैं, डबल होती जा रही है, सारी चीज़ें 2 बन जा रही हैं। ठीक है, क्योंकि वही जो पेरेंट सेल है यही आगे चल के क्या करने वाला है, सेल डिवीजन करने वाला है, या बोल सकते हैं रिप्रोडक्शन करने वाला है, जिसकी वजह से एक सेल से क्या होने वाले हैं, 2 सेल होने वाले हैं। तो इसी को बोलते हैं हम सेल साइकिल। ठीक है, जब पेरेंटल सेल आगे चल के ग्रो करता है, डिवाइड करता है, किस में करता है, 2 डॉटर सेल में करता है, एक सेल 2 में ही डिवाइड करते हैं। हम उसको बाद में देखेंगे कि माइटोसिस में क्या होता है, मियोसिस में क्या होता है, किसके क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाते हैं या किसके बराबर होते हैं, चाहे माइटोसिस हो चाहे मियोसिस हो। ठीक है, एक सेल क्या करेगा, 2 ही सेल में डिवाइड होगा, बट एट द एंड देखेंगे कि एक सेल से 2 बन रहे कि एक सेल से 4 बन रहे, वो एंड में देखते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं, ऑल्दो द सेल ग्रोथ इन टर्म ऑफ द साइटोप्लाज्मिक इंक्रीज इज ए कंटिन्यूअस प्रोसेस, डीएनए सिंथेसिस अकर ओनली द ड्यूरिंग अ स्पेसिफिक स्टेज इन द सेल साइकिल। ठीक है, जो सेल की ग्रोथ है, या सेल की ग्रोथ का मतलब जो साइटोप्लाज्म का ग्रोथ है, बार बार जो सेल की ग्रोथ की बात कर रहा है, ये क्या हो रहा है, साइटोप्लाज्म की ग्रोथ हो रही है, बढ़ रहा है। ठीक है, ये क्या होगा, कंटिन्यूअस प्रोसेस है, ये हमेशा होगा चाहे जो भी फेज आ जाए। ठीक है, लेकिन जो डीएनए की सिंथेसिस होगी एक स्पेसिफिक फेज में होगी, जिसे हम बोलेंगे यस फेज बोलेंगे, जो इंटरफेज का है फेज, यस फेज, या बोल सकते हैं सिंथेसिस फेज। ठीक है, एक ही फेज में क्या होगा, यहाँ पे डीएनए का रेप्लिकेशन होगा। इसके अलावा चाहे जितने भी फेजेस आ जाएं, सब में क्या होगा, सेल का जो साइटोप्लाज्म है वो क्या होगा, इंक्रीज होता जाएगा, मीन सेल की ग्रोथ होती रहेगी। The replicated chromosome DNA are then distributed to the daughter nuclei by a complex series of events during the cell division। ठीक है, जो replicated chromosome है या डीएनए है, बाद में क्या होंगे, ये बोल सकते हैं अलग हो जाएंगे। ठीक है, मान लीजिए एक बड़ा सा सेल है, ठीक है, यहाँ पे सेल की ग्रोथ हो रही है, यहाँ पे एक डीएनए बना, दूसरा डीएनए बन गया। ठीक है, क्रोमोसोम नंबर तो क्या होंगे, सेम होंगे, बट अमाउंट क्या हो गया, डबल हो गया, किसी एक स्टेज में होगा, अभी हम लोग आगे देखेंगे किस में होगा। फिर जब ये सेल डिवाइड करेगा तो इनमें जो होगा डीएनए का जो रेप्लिकेटेड डीएनए हो क्या हो जाएंगे, दोनों ही जो डॉटर न्यूक्लियाई है, क्योंकि रेप्लिकेशन कहाँ होगा, डीएनए जो रेप्लिकेट करे कहाँ हम करेंगे, न्यूक्लियस के अंदर करेंगे। तो बोल रहा है यहाँ पे कि जो रेप्लिकेटेड या डुप्लीकेटेड डीएनए है ये कहाँ पे डिवाइड होंगे, डॉटर न्यूक्लियाई में होंगे, डॉटर सेल नहीं बोला, डॉटर न्यूक्लियाई बोला। ठीक है, आगे चल के क्या हो जाएगा, फिर सेल डिवीजन हो जाएगा। ठीक है, दिस इवेंट आर देमसेल्फ अंडर जेनेटिक कंट्रोल। ये भी इवेंट जो होता है सेल साइकिल, सेल डिवीजन, ये क्या होता है, जेनेटिक कंट्रोल में होता है। अगर कोई सेल 1 से 2 में डिवाइड हो रही है तो ठीक है, मतलब एक नॉर्मली सही है, लेकिन बार बार वो डिवाइड करती जा रही है कंटिन्यूसली, तो क्या है, उसको प्रॉब्लम है। ठीक है, तो जो भी सेल होगा, अगर ह्यूमन की बात करें 24 आवर्स में एक सेल 2 सेल में डिवाइड करेंगे, मतलब कि एक सेल क्या करेगा, अपने आप को तोड़ेगा या अपने आप को डिवाइड करेगा 2 डॉटर सेल्स में। ठीक है, ये नॉर्मल है। लेकिन अगर हम बात करें ह्यूमन में, अगर किसी को ट्यूमर हो गया, उस केस में क्या होगा कि जो सेल डिवीजन होगा ना, कंटिन्यूसली होता जाएगा, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता कि 2 घंटे हो गए, 4 घंटे हो गए, 24 घंटे हो गए, कोई मतलब नहीं उससे। ठीक है, आगे देखते हैं फेजेस ऑफ सेल साइकिल। ठीक है, कौन कौन से फेजेस होते हैं सेल साइकिल के। अ टिपिकल यूकैरियोटिक सेल इज इलिट्रेटेड बाय द ह्यूमन सेल इन द कल्चर। एक टिपिकल यूकैरियोटिक सेल लिया गया है। ठीक है, किसका लिया गया, ह्यूमन का कल्चर किया गया है। लैब में ये सब चीज़ें देखी गई हैं कि किस तरीके से एक सेल 2 में बन रहा है, मतलब एक सेल अपने आप को ग्रो कर रहा है फिर डिवाइड कर रहा है। तो ये सारी चीज़ें कहाँ ऑब्जर्व की गई हैं, लैब में की गई हैं।
दिस सेल डिवाइड वंस इन अप्रॉक्सीमेटली एवरी 24 आवर्स। अगर हम ह्यूमन सेल की बात करते हैं तो लगभग 24 घंटे के अंदर में एक सेल दो सेल में डिवाइड हो जाता है, ठीक है। हाउएवर दिस ड्यूरेशन ऑफ द सेल साइकिल कैन वेरी फ्रॉम ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म एंड ऑल्सो फ्रॉम सेल टाइप टू सेल टाइप, ठीक है। ये जो ड्यूरेशन है सेल डिवीजन का, अगर ह्यूमन की बात करें 24 आवर्स में एक सेल से दो सेल बन रहे हैं, लेकिन ये क्या है, ड्यूरेशन वेरी करता है सेल टाइप से सेल टाइप। मीन्स यूनिसेलुलर में देखते हैं कैसा हो रहा है, मल्टीसेलुलर में कितना टाइम में हो रहा है, ठीक है। और बोल सकते हैं ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म भी वेरी करता है। ह्यूमन में मान लीजिए 24 आवर्स में हो रहे हैं तो कहीं किसी और ऑर्गेनिज्म में और कम में हो रहा है, ठीक है। आगे देखते हैं, ईस्ट फॉर एग्जाम्पल कैन प्रोग्रेस थ्रू द सेल साइकिल इन ओनली अबाउट 90 मिनट, ठीक है। अगर हम बात करें यूकैरियोटिक सेल की तो ईस्ट भी यूकैरियोट्स है, क्योंकि ये फंजाई का मेंबर है। अगर वैसे भी विटेकर इसको फंजाई में ना रख के अगर प्रोटिस्टा में भी रखते हैं तब भी क्या है, यूकैरियोट है, ठीक है। तो अगर हम यूकैरियोटिक सेल की बात करते हैं, ह्यूमन सेल हो या फिर बोल सकते हैं ईस्ट हो, ठीक है, इनमें क्या है, सेल भी अलग है और साथ में इनका जो टाइम का ड्यूरेशन है वो भी अलग है। ईस्ट क्या कर रही है, अपने आप को डिवाइड कर रही है, जो भी सेल साइकिल का जो ड्यूरेशन है पूरा ये 90 मिनट का है। लेकिन अगर ह्यूमन सेल की बात करते हैं तो पूरा सेल साइकिल सेल डिवीजन का जो भी ड्यूरेशन है अप्रॉक्सीमेटली 24 आवर्स है, ठीक है। द सेल साइकिल इज डिवाइडेड इंटू टू बेसिक फेजेस। जो सेल साइकिल है इसके दो बेसिक फेजेस हैं, जैसे कि पहला है इंटरफेज, दूसरा है एम फेज या फिर माइटोसिस फेज। जो इंटरफेज है ये रेस्टिंग फेज है, यहाँ पे सेल क्या कर रही है, आराम कर रही है, ठीक है। एक्चुअली जो सेल डिवीजन होगा या फिर बोल सकते हैं सेल डिवीजन से पहले क्या होगा, काइरोकाइनेसिस होगा। पहले न्यूक्लियाई डिवीजन करेंगे अपने आप को, इसके बाद फिर साइटोप्लाज्म का डिवीजन होगा, फिर आखिरी में सेल डिवाइड कर जाएगा, ठीक है। तो कहाँ होगा, यम फेज में होगा या फिर बोल सकते हैं माइटोसिस फेज में होगा। आगे देखते हैं, यम फेज रिप्रेजेंट द फेज व्हेन द एक्चुअल सेल डिवीजन और माइटोसिस अकर एंड द इंटरफेज रिप्रेजेंट द फेज बिटवीन टू सक्सेसिव यम फेज। बोला गया है कि जो यम फेज है ये रिप्रेजेंट कर रही है एक्चुअल सेल डिवीजन वाला फेज, ठीक है। यहीं पे क्या होता है, सेल डिवाइड करता है। इसके अलावा हम इसको माइटोसिस फेज भी कह सकते हैं। और जो यम फेज है ये किसके बीच में होता है, जो इंटरफेज है ये दो सक्सेसिव एम फेज के बीच में। मान लीजिए यहाँ पे एम फेज है, फिर कौन है इंटरफेज, फिर कौन है यम फेज, ठीक है। पहले माइटोसिस, फिर इंटरफेज, फिर आएगा एम फेज। तो जो इंटरफेज है वो दो सक्सेसिव एम फेज के बीच में है, ठीक है। आगे देखते हैं, इट इज सिग्निफिकेंट टू नोट दैट द इन द 24 आवर ड्यूरेशन ऑफ द सेल साइकिल ऑफ द ह्यूमन सेल द सेल डिवीजन प्रॉपर लास्ट फॉर ओनली अबाउट 1 आवर्स, ठीक है। एक बात को ध्यान देना बहुत जरूरी है कि अगर हम ह्यूमन सेल की बात कर रहे हैं कि जो भी ड्यूरेशन है सेल साइकिल का या सेल डिवीजन का अप्रॉक्सीमेटली 24 आवर्स है, लेकिन जो एक्चुअल में सेल डिवीजन होता है वो 1 घंटे के अंदर में ही हो जाता है। 1 घंटा ही चाहिए, यूं चुटकी में सेल एक सेल से दो हो गए। तो बाकी के 23 आवर्स में क्या हो रहा है, 23 आवर्स में क्या हो रहा है, अब वो सोचिए। अब आगे देखते हैं, द इंटरफेस लास्ट मोर देन 95% ऑफ ड्यूरेशन ऑफ द सेल साइकिल, ठीक है। जो 23 आवर्स हैं अप्रॉक्स या फिर बोल सकते हैं 95% जो भी है इंटरफेस में क्या हो रहा है, अपना जो सेल है वो अपना टाइम यहाँ पे स्पेंड कर रहा है। ये कहने का मतलब है कि 24 आवर्स का होता है यूकैरियोटिक सेल की बात कर रहे हैं। अगर ह्यूमन के सेल की बात कर रहे हैं कि वहाँ पे 24 आवर्स में क्या होगा, सेल साइकिल का टाइम है, ठीक है। जिसमें से 23 आवर्स जो हमारा सेल है वो कहाँ पे, रेस्टिंग फेज में है या फिर इंटरफेज में है। मोर देन 95% उसका जो टाइम है किसका, सेल साइकिल का, कहाँ पे बिता रहा है, इंटरफेज में आराम कर रहा है। लेकिन एक्चुअली में जो सेल डिवीजन हो रहा है सिर्फ अप्रॉक्सीमेटली 1 आवर्स में हो रहा है, ठीक है। तो बोल सकते हैं लेस देन 5% जो टाइम है सेल डिवीजन का या सेल साइकिल का वो कहाँ पे हो रहा है, सिर्फ सेल डिवीजन करने के लिए, ठीक है। बोल सकते हैं माइटोसिस करने के लिए। आगे देखते हैं, द यम फेज स्टार्ट विद द न्यूक्लियर डिवीजन करेस्पॉन्डिंग टू द सेपरेशन ऑफ द डॉटर क्रोमोसोम काइरोकाइनेसिस एंड यूजुअली एंड विद द डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। इसे कहते हैं साइटोकाइनेसिस। जो एम फेज है ये स्टार्ट कहाँ से होते हैं, पहले न्यूक्लियर का डिवीजन होगा, उसे हम क्या बोलेंगे, न्यूक्लियर डिवीजन में क्या होगा, एक न्यूक्लियस का, मान लीजिए एक सेल है, यहाँ पे एक न्यूक्लियस बना तो यहाँ पे फिर 2 बनेंगे, फिर इनका डिवीजन होगा, ठीक है, अलग हो जाएंगे। मान लीजिए अभी हम आगे देखेंगे यहाँ पे इस तरीके से दूसरा न्यूक्लियस हो गया। तो पहले क्या होगा, न्यूक्लियस का डिवीजन होगा, यहाँ पे डॉटर न्यूक्लियाई बनेंगे, एक न्यूक्लियाई से 2 न्यूक्लियाई में हो जाएगा डिस्ट्रीब्यूशन, सारी चीजें क्या हो जाएंगी, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगी, ठीक है। इसे बोलेंगे काइरोकाइनेसिस। पहले क्या होगा, न्यूक्लियर डिवीजन होगा। इसके बाद क्या होगा, जब न्यूक्लियस का डिवीजन हो गया, ठीक है, सेल के अंदर, तो फिर एक सेल में 2 न्यूक्लियस होना भी पॉसिबल नहीं है, ठीक है। फिर जाके क्या होगा, साइटोप्लाज्म डिवीजन, ठीक है। जब साइटोप्लाज्म डिवीजन हो जाएगा तो यहाँ पे एक सेल से 2 सेल बन जाएंगे और सबके पास क्या है, अपना खुद का न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं जो यम फेज है या माइटोसिस फेज है, पहले क्या होगा, काइरोकाइनेसिस होगा, न्यूक्लियस का डिवीजन होगा, इसके बाद होगा साइटोकाइनेसिस में सेल्स का डिवीजन होगा या साइटोप्लाज्म का डिवीजन होगा। The interphase, though called the resting phase, is the time during which the cell is preparing for the division by undergoing both the cell growth and DNA replication in an orderly manner.
ठीक है। बोला गया जो इंटरफेस है इसे रेस्टिंग फेज कहते हैं। मोर देन 95% जो भी सेल साइकिल का जो भी टाइम है वो कहाँ पे सेल बिता रहा है, इंटरफेज में बिता रहा है। इंटरफेज में होता क्या है, यहाँ पे सेल का ग्रोथ होता है, सेल अपने आप को कंटिन्यूअसली ग्रो करता जाता है। साथ में यही इंटरफेज में ही क्या होता है, डीएनए का रेप्लिकेशन होता है, बट एक स्पेसिफिक जगह होता है। ठीक है, एक सही बोल सकते हैं सही ऑर्डर में, सही सीक्वेंस में होता है। तो हम बोल सकते हैं जो इंटरफेस है यहाँ पे सेल अपने आप को क्या करेगा, आराम करेगा। आराम तो कर नहीं रहा बट काम कर रहा, वैसे रेस्टिंग फेज ही कहते हैं क्योंकि यहाँ पे सेल डिवीजन तो नहीं हो रहा है ना। यहाँ पे क्या होगा, जितने भी ऑर्गेनल्स होंगे वो बनेंगे। ठीक है, इसके अलावा सेल कंटिन्यूअसली उसका साइटोप्लाज्म क्या करेगा, ग्रो करता रहेगा। एक स्पेसिफिक फेज में क्या होता है, डीएनए का रेप्लिकेशन होता है इंटरफेज में। आगे देखते हैं, द इंटरफेज इज डिवाइडेड इनटू फर्दर 3 फेजेस। ठीक है, जो इंटरफेज है ये 3 फेजेस में डिवाइडेड है। पहला है G1 फेज जिसे गैप 1 कहते हैं, यस फेज सिंथेसिस फेज एंड G2 फेज गैप 2 फेज। मतलब कि हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे कौन है, एम माइटोसिस, या फिर बोल सकते हैं एम फेज, फिर कौन था यहाँ पे इंटरफेज था, फिर एम फेज था। अब हम आई फेज या इंटरफेज को बोल सकते हैं यहाँ पे क्या है, G1 है, इसके बाद एस आएगा, फिर कौन आएगा, G2 फेज। मतलब यही सीक्वेंस है। ठीक है, कि सबसे पहले कौन सा वो फेज आता है, पहले आता है इंटरफेज आता है। ठीक है, मोर देन 95% जो टाइम है, जो ड्यूरेशन है सेल कहाँ बिता रहा है, सेल साइकिल का इंटरफेज में। इसके भी 3 पार्ट है, G1, ठीक है, G1 फेज हो गया, यस फेज हो गया, G2 फेज हो गया। ये सीक्वेंस याद होना जरूरी है। इसके अलावा फिर जब सारी चीज़ें हो जाएंगी तब जाएगा कहाँ पे, यम फेज में, जहाँ पे एक्चुअली जो सेल डिवीजन हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे बोल सकते हैं कि 1 घंटे के अंदर में ही अगर ह्यूमन का सेल है यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 से 2 हो जाएगा। ठीक है, लेस देन 5% ऑफ द टोटल ड्यूरेशन ऑफ द सेल साइकिल कहाँ स्पेंड होगा, सेल का एम फेज में होगा, जहाँ पे उसका डिवीजन होगा एक्चुअली में। आगे देखते हैं, G1 फेज करस्पॉन्डिंग टू द इंटरवल बिटवीन माइटोसिस एंड इनिशिएशन ऑफ द डीएनए रेप्लिकेशन। जो G1 फेज है ये कहाँ आ रहे हैं, देखिए यहाँ पे ये कौन था, एम फेज था, इंटरफेज था, यहाँ पे एम फेज हो गया। अब हम आई की बात करेंगे तो यहाँ पे कौन होगा, G1 होगा, यस होगा, G2 होगा। तो G1 के लिए क्या डिफाइन किया गया है कि G1 ऐसा इंटरवल है, या ऐसा हम बोल सकते हैं कि ये जो G1 फेज है ये किनके बीच में प्रेजेंट है, माइटोसिस। ठीक है, ये वाला जो पार्ट है यहाँ पे माइटोसिस हो रहा है। ठीक, इसके अलावा इनिशिएशन ऑफ द यस फेज, या फिर बोल सकते हैं डीएनए रेप्लिकेशन। जो डीएनए रेप्लिकेशन होता है एस फेज में होता है, सिंथेसिस फेज में होता है। ठीक है, तो G1 फेज जो होता है ये ऐसा इंटरवल है कि कहाँ किसके बीच में प्रेजेंट है, माइटोसिस के बीच में प्रेजेंट है, और इनिशिएशन ऑफ द बोल सकते हैं डीएनए रेप्लिकेशन, या फिर बोल सकते हैं सीधे सीधे एस फेज में। ठीक है, ड्यूरिंग G1 फेज द सेल इज मेटाबोलिकली एक्टिव एंड द कंटिन्यूअसली ग्रो बट डज नॉट रिप्लिकेट इट्स डीएनए। मतलब कि हम बोल सकते हैं कि G1 फेज है, यहाँ पे सेल अपने आप को क्या कर रही है, ग्रो कर रही है। मीन साइटोप्लाज्म क्या हो रहा है, यहाँ पे ग्रो कर रहा है, इंक्रीज हो रहा है, लेकिन यहाँ पे डीएनए का रेप्लिकेशन नहीं होगा G1 फेज में। यहाँ पे सीधे एनसीईआरटी कहती है कि G1 फेज में मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनल्स जो होते हैं ये क्या करते हैं, रेप्लिकेट कर जाते हैं। यहाँ पे सेल भी क्या होता है, मेटाबॉलिकली एक्टिव होता है, साथ में ही वहाँ पे साइटोप्लाज्म क्या होता है, इंक्रीज होता रहता है, लेकिन डीएनए का रेप्लिकेशन G1 फेज में नहीं होता है। ठीक है, यस और सिंथेटिक फेज मार्क्स द पीरियड ड्यूरिंग विच द डीएनए सिंथेसिस और रेप्लिकेशन टेक प्लेस। जो यस फेज है या फिर बोल सकते हैं सिंथेसिस फेज है, ये ऐसा फेज है जिसमें डीएनए का क्या होता है, रेप्लिकेशन होता है। ठीक है, साथ में यहाँ पे हिस्टोन प्रोटीन भी वगैरह बनते हैं। ठीक है, यस फेज में ही। ड्यूरिंग दिस टाइम द अमाउंट ऑफ डीएनए पर सेल डबल। ठीक है, इस टाइम क्या होता है, जो अमाउंट होगा डीएनए का, मान लीजिए यहाँ पे सेल है तो अमाउंट जो होगा यहाँ क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या हो गया, रेप्लिकेशन हो गया। एक सेल से बोल सकते हैं एक सेल के अंदर एक डीएनए से 2 डीएनए बन गए हैं। ठीक है, रेप्लिकेशन में क्या होता है कि जो भी पेरेंटल स्ट्रैंड है, डबल हेलिकल डीएनए होता है, उसका एक एक जो स्ट्रैंड होंगे वो पेरेंटल स्ट्रैंड है, ये क्या करेंगे, दूसरा वाला सिंथेसिस कर देंगे। जो डॉटर स्ट्रैंड होंगे उनको, मतलब कि क्या करते हैं, यहाँ पे रेप्लिकेशन कर लेंगे, एक डीएनए से 2 डीएनए बन जाएगा। तो अमाउंट क्या हो जाएगा, सेल में एस फेज में डबल हो जाएगा। अमाउंट की बात की गई है। ठीक है, इफ द इनिशिएशन अमाउंट ऑफ द डीएनए इज डिनोटेड एज 2s देन द इंक्रीज टू द 4s। अगर स्टार्टिंग में G1 फेज में हमने जब देखा तो 2c था। ठीक है, जो अमाउंट था 2c था, लेकिन हम एस फेज में देखेंगे तो जो अमाउंट हो जाएगा डीएनए का वो कितना हो जाएगा, 4c हो जाएगा। ये अमाउंट की बात की गई है। हाउएवर देयर इज नो इंक्रीज इन द क्रोमोसोम नंबर इफ द सेल हैज डिप्लॉयड और 2n ऑफ द क्रोमोसोम एट G1 even after the S phase the number of chromosome remain the same, that is 2n। ठीक है, अगर जो क्रोमोसोम नंबर डिप्लॉयड ले रहे हैं 2n ले रहे हैं G1 फेज में, ठीक है, इस वाले फेज में, तो S फेज में क्या हो रहा है कि यहाँ पे अमाउंट तो डबल हो रहा है लेकिन क्रोमोसोम नंबर अभी भी 2n है। मतलब कि जो 2 डीएनए बने हैं उनमें अभी भी क्रोमोसोम नंबर कितने हैं, 2n है, अगर डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म की बात की जाए तो। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि G1 फेज में क्या होता है, सेल अपने आप को
इंक्रीज कर रही है, ग्रोथ कर रही है। जितने भी मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनल्स कहाँ पे डुप्लीकेट हो रहे हैं, जीवन में। लेकिन एस फेज की खास बात यह है कि यहाँ पे क्या होगा, डीएनए अपने आप को डुप्लीकेट करेगा या रेप्लिकेट करेगा, ठीक है। यहाँ पे अमाउंट क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा, बट क्रोमोसोम नंबर कांस्टेंट रहेगा। जितना जीवन में था उतना यस में होगा, उतना G2 में भी होगा, क्रोमोसोम नंबर सेम रहेगा, बट अमाउंट क्या होगा, एस फेज में डबल हो गया, ठीक है। आगे देखते हैं, इन एनिमल सेल ड्यूरिंग द यस फेज द डीएनए रेप्लिकेशन बिगिंस इन द न्यूक्लियस एंड द सेंट्रियोल डुप्लीकेशन इन द साइटोप्लाज्म। देखिए, अगर एनिमल सेल की बात करते हैं, यस फेज में क्या होता है कि जो डीएनए का रेप्लिकेशन होता है वो कहाँ होता है, न्यूक्लियस के अंदर होता है। लेकिन जो सेंट्रियोल का डुप्लीकेशन होता है वो साइटोप्लाज्म में होता है। इसका मतलब कि जो यस फेज है उसमें क्या होता है, हिस्टोन प्रोटीन बनता है, डीएनए का रेप्लिकेशन भी होता है, साथ में सेंट्रियोल का भी बोल सकते हैं डुप्लीकेशन होता है। मीन्स एक सेंट्रियोल से दो बनते हैं। कहाँ बन रहे हैं, अगर डीएनए अपने आप को रेप्लिकेट कर रहा है तो वो न्यूक्लियस के अंदर कर रहा है, एनिमल सेल में। लेकिन सेंट्रियोल तो मोस्ट ऑफ द एनिमल सेल में ही प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, ज़्यादा करके। यहाँ पे क्या हो रहा है, जो सेंट्रियोल है वो कहाँ पे डुप्लीकेट कर अपने आप को बोल सकते हैं बढ़ा रहा है, कहाँ पे, वो साइटोप्लाज्म में बढ़ा रहा है। ये इंपॉर्टेंट है। During the G2 phase, the protein are synthesis in preparation for mitosis while the cell growth continuous। ठीक है, कि बोल सकते हैं जो G2 फेज है यहाँ पे प्रोटीन क्या होती हैं, बनती हैं, जो माइटोसिस के लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है। और सेल क्या है, कंटिन्यूसली अपने आप को ग्रो कर रही है, चाहे एस फेज हो, ठीक है, जीवन फेज हो, यस हो, चाहे G2 फेज हो। सारे ही फेजेस में, इंटरफेज के जितने भी फेजेस हैं सब में क्या हो रही है, सेल कंटिन्यूसली क्या कर रही है, अपने आप को ग्रो कर रही है। मीन्स कि साइटोप्लाज्म उनका बढ़ता जा रहा है। भाई जगह रहेगी तभी तो सब चीज़ें एडजस्ट होंगी। अगर सेल अपने आप को ग्रो ही ना करे तो यहाँ पे जितनी भी चीज़ें डुप्लीकेट हुई, जितने भी ऑर्गेनल्स बने हैं, या बोल सकते हैं जो भी डीएनए का अमाउंट जो डबल हुआ है, उनके लिए जगह कम पड़ जाएगा ना, तो सेल को क्या करना पड़ेगा, कंटिन्यूसली ग्रो करना पड़ेगा, ठीक है। ग्रो इसलिए कर रहा है कि साइटोप्लाज्म जो है वो बढ़े और जितनी भी चीज़ें डबल हो रही हैं सब सही से हो जाए। और सेल डिवीजन इसलिए होगा कि जो साइटोप्लाज्म है और जो न्यूक्लियर प्लाज्म का जो रेशियो है ये डिस्टर्ब हो रहा है। क्योंकि एक सेल के अंदर अगर दो न्यूक्लियस हो गए, एक सेल के अंदर एक ही ऑर्गेनल दो बार बन जाए तो क्या हो जाएगा, सारी चीज़ें डिस्टर्ब हो जाएंगी। तो सेल डिवीजन कराना जरूरी है, ठीक है। जो सेल डिवीजन होगा आगे चल के यही रिस्टोर कर देगा। जो साइटोप्लाज्मिक और न्यूक्लियोप्लाज्मिक रेशियो डिस्टर्ब हुआ है ड्यूरिंग इंटरफेस, यही क्या होगा, सेल डिवीजन के बाद सब कुछ मेंटेन हो जाएगा, रिस्टोर हो जाएगा। आगे देखते हैं, आगे यहाँ पे दिया गया है, सम सेल इन द एडल्ट animal do not appear to exhibit the cell division, example heart cell, and many other cell divide only occasionally as needed to the replace the cell that have been lost because of injury or the cell death। ठीक है, कुछ ऐसे सेल होते हैं एडल्ट एनिमल्स में, जैसे कि हार्ट के सेल हो गए, नर्व्स के सेल हो गए, ये ना हमेशा डिवाइड नहीं करते हैं। इनको जब ज़रूरत होगा डिवाइड करने के लिए, मान लीजिए कि हार्ट में कहीं भी सेल क्या हो गया, डैमेज हो गया, इंजर्ड हो गया, डेथ हो गई, ठीक है, नर्व सेल में भी कहीं इंजर्ड हो गया, कहीं डेथ हो गई, तब ये ओकेजनली क्या करते हैं, ये सेल आगे चल के सेल साइकिल में पार्टिसिपेट करते हैं और सेल डिवाइड करते हैं, सेल डिवीजन होता है। नॉर्मली ऐसे सेल क्या करते हैं, शांति से कहीं शांति से बैठे रहते हैं, ठीक है, इनका काम क्या है कि शांति रखना। बाकी सारे सेल तो क्या कर रहे हैं, डिवाइड तो कर रहे हैं, सेल साइकिल सेल डिवीजन तो कर रहे हैं, बट इनकी जब जरूरत पड़ेगी, हार्ट के सेल हो गए, नर्व्स के सेल हो गए, तब ये जाके क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। जब इनके बोल सकते हैं इनके जो खुद के सेल्स में क्या हो गया, इंजर्ड हो गया या फिर डेथ हो गई सेल की, तो अब इनको तो वहाँ पे सेल क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करके सेल तो ढेर सारे वहाँ पे क्या कराने पड़ेंगे, फिर से लाने पड़ेंगे, ठीक है, तब ये सेल डिवाइड करेंगे। दीज सेल डू नॉट डिवाइड फर्दर एग्जिस्ट जीवन फेज टू इंटर द इनएक्टिव स्टेज कॉल्ड द क्वेसेंट स्टेज G0 ऑफ द सेल साइकिल। ठीक है, जो ये सेल हैं ये क्या करते हैं, जैसे ही जीवन फेज आता है इंटरफेज का, वहीं से क्या करते हैं, निकल जाते हैं, कहीं दूसरी जगह चले जाते हैं। एक ऐसा फेज है, जैसे एक ऐसा स्टेज है जिसको बोलते हैं G0, इसको बोलते हैं क्वेसेंट स्टेज, जो कि सेल साइकिल में क्या होता है, इनएक्टिव स्टेज है, इनएक्टिव स्टेज है ये, ठीक है। यहाँ पे सेल इनएक्टिव नहीं है, सेल तो अपने आप को हमेशा मेटाबॉलिकली एक्टिव रहना चाहेगा, क्योंकि कभी ना कभी इस सेल की तो जरूरत पड़ेगी। जब बोल सकते हैं जब सेल वहाँ की जगह जो हार्ट के सेल है वहाँ पे कुछ इंजर्ड हो गए, डेथ हो गई, तो ये सेल आगे चल के क्या करेंगे, वहीं पे डिवाइड करेंगे, उनके लिए ही डिवाइड करेंगे। तो हम बोल सकते हैं कि ये सेल क्या करते हैं, जीवन फेज से निकल के एग्जिस्ट कर जाते हैं, सेल साइकिल को छोड़ के दूसरे स्टेज में चले जाते हैं जो इनएक्टिव है, इसको बोलते हैं G0 फेज या फिर G0 स्टेज बोलते हैं, इससे बोलते हैं क्वेसेंट स्टेज। ठीक है, इसमें क्या होता है कि स्टेज इनएक्टिव है। इनएक्टिव स्टेज का मतलब ये है कि यहाँ पे कोई भी सेल साइकिल नहीं चलेगी, ना सेल डिवीजन होगा, बट सेल जो स्टिल अभी भी एक्टिव है, मेटाबॉलिकली एक्टिव है। ठीक है, cell in this stage remain metabolically active but no longer proliferate unless called on to so depending on the requirement of the organism। ठीक है, ये जो क्वेसेंट स्टेज है जो कि इनएक्टिव स्टेज है सेल साइकिल का, इसमें अभी भी ये सेल क्या है, मेटाबॉलिकली एक्टिव है। ठीक है, इसमें क्या हो रहा है, मेटाबॉलिज्म हो रहा है। ठीक है, जब इसकी जरूरत पड़ेगी तब ये क्या करेगा, फिर से इंटर करेगा जीवन फेज से, फिर से ये सेल साइकिल सेल डिवीजन में पार्टिसिपेट करेगा जब जरूरत पड़ेगी तब। लेकिन तब तक के लिए ये शांति रखे, कहाँ जाए, G0 स्टेज में जाए। ठीक है, आगे देखते हैं, इन एनिमल्स द माइटोटिक सेल डिवीजन इज ओनली सीन इन द डिप्लॉयड सोमैटिक सेल। अगर एनिमल्स की बात करते हैं, जो माइटोसिस कहाँ हो रहा है, या माइटोटिक या फिर बोल सकते हैं माइटोसिस, ये वर्ड इंपॉर्टेंट है, माइटोटिक या फिर माइटोसिस सेल कहाँ हो रहा है, सेल में कहाँ डिवीजन हो रहा है, माइटोसिस कहाँ हो रहा है, सोमैटिक सेल में। सोमैटिक सेल ऐसे सेल होते हैं जिससे गैमेट्स नहीं बनते हैं।
ठीक है। जर्मिनल सेल ऐसे सेल होते हैं जिससे क्या बनते हैं, सिर्फ गैमेट्स बनते हैं, चाहे मेल चाहे फीमेल के गैमेट्स, ठीक है। तो जितने भी गैमेट बनाने वाले सेल हैं उनको छोड़ के जितने भी बॉडी में सेल प्रेजेंट उससे क्या बोलते हैं, सोमैटिक सेल। जैसे मेरे बालों का सेल, मेरे यहाँ फेस का सेल, मेरे हैंड का सेल, ये सब क्या है, सोमैटिक सेल है, ठीक है। तो इनमें क्या होगा, माइटोसिस होगा। अगर इनको बढ़ाना है, अपने आप को ग्रो करना है, तो माइटोसिस करके अपने आप को बढ़ाएंगे, ठीक है। वो भी किसमें, डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म में, ठीक है। However, there are few exception to this where the haploid cell divide by mitosis. For example, honey, male honey bee, ठीक है। कि कुछ एक्सेप्शन ऐसे भी हैं कि कुछ हैप्लॉइड सेल भी माइटोसिस करके अपने आप को बढ़ा रहे हैं, जैसे कि मेल हनी। हम जानते हैं कि जो मेल हनी बी है इसमें कितने क्रोमोसोम होते हैं, 16 होते हैं। तो इसको क्या करना पड़ता है, माइटोसिस करके अपने गैमेट्स अगर बनाने हो, ठीक है, अगर इसको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करना है, इसको अपने गैमेट्स बनाने होंगे, तो ये माइटोसिस करेगा, ठीक है। अगेंस्ट दिस द प्लांट कैन शो माइटोटिक डिवीजन इन बोथ हैप्लॉइड एंड डिप्लॉइड सेल, ठीक है। इसके अलावा भी जो प्लांट के सेल हैं ये भी माइटोसिस डिवीजन शो करते हैं। मीन्स इनमें भी क्या होता है, माइटोसिस होता है। कब, चाहे वो हैप्लॉइड सेल हो चाहे डिप्लॉइड हो, ठीक है, दोनों में ही क्या होगा, माइटोसिस होगा। अगर हैप्लॉइड सेल होंगे उनको जब गैमेट्स बनाना होगा तब वो माइटोसिस शो करेंगे। अगर डिप्लॉइड है तो पहले तो गैमेट बनेगा मियोसिस से। मान लीजिए यहाँ पे हैप्लॉइड है, अब इसको गैमेट बनाना है तो गैमेट भी हैप्लॉइड ही बनेगा, तो यहाँ पे क्या होगा, माइटोसिस होगा इस कंडीशन में, अगर हैप्लॉइड सेल बॉडी है, ठीक है। जैसे कि एल्गी हो गया, ब्रायोफाइट्स होंगे, ये गैमेटोफिटिक इनकी प्लांट बॉडी होती है। लेकिन अगर बात करते हैं टेडोफाइट्स की, जिम्नोस्पर्म की, एंजियोस्पर्म की, ये क्या है, स्पोरोफाइट है। इनकी जो बॉडी होगी वो डिप्लॉइड वाली होगी, 2n होगी। तो मान लीजिए इनकी बॉडी है 2n, ये क्या करेगी, मियोसिस करेगी, तब जाके हैप्लॉइड गैमेट बनाएगी। अब जब गैमेट यहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में फ्यूजन हुआ तो अब यहाँ क्या होगा, माइटोसिस होगा। तब यहाँ पे माइटोसिस होगा, यहाँ पे सेल क्या करेगा, अपने आप को डिवाइड करेगा, फिर क्या होगा, डिफरेंशिएशन होगा, फिर से एक बड़ी सी स्पोरोफाइट बॉडी बन जाएगी, ठीक है। तो ऐसे ही क्या होगा, यहाँ पे प्लांट्स में भी आपको देखने को मिलेगा कि हैप्लॉइड सेल हो या फिर डिप्लॉइड, वहाँ पे भी माइटोसिस होगा। फ्रॉम योर रिकलेक्शन ऑफ एग्जाम्पल ऑफ अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन इन प्लांट, अगर आपको याद हो तो आप जाइए प्लांट किंगडम में, वहाँ पे दिया अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन ऑफ प्लांट, कैसे प्लांट अपने आप को क्या कर रहा है, स्पोरोफिटिक फेज कब आ रहा है, कब उसका गैमेटोफिटिक फेज कब आ रहा है, किस तरीके से डिवाइड कर रहा है, मियोसिस कर रहा है कि माइटोसिस कर रहा है, वहाँ पे क्लियरली देख सकते हैं, ठीक है। आइडेंटिफाई द प्लांट स्पीसीज एंड स्टेट एट विच द माइटोसिस सीन इन द हैप्लॉइड सेल, आप पता करिए कि जो प्लांट की स्पीसीज है कब उसमें माइटोसिस वाले फेज आ रहे हैं, ठीक है। अगर हम बात करते हैं एल्गी की, ब्रायोफाइट्स की, तो इनकी प्लांट बॉडी क्या है, गैमेटोफिटिक है, मींस गैमेट्स बनाने वाली, हैप्लॉइड है। तो इनको जब गैमेट बनाना होगा तो माइटोसिस करेंगे। अगर हम बात करते हैं टेडोफाइट्स की, ठीक है, और बात करेंगे जिम्नोएंजियोस्पर्म की, मैं बात करूँ सिर्फ गैमेट्स की, इनमें जो गैमेट्स बनेंगे यहाँ पे मियोसिस होगा, ठीक है। लेकिन आगे जब जाइगोट बनेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, जाइगोट बनने के लिए, जाइगोट के बाद आगे जो स्टेजेस चलेंगे, जैसा कि हम जानते हैं चाहे जिम्नोस्पर्म हो चाहे एंजियोस्पर्म हो, इनकी जो प्लांट बॉडी है कैसी है, 2n है, स्पोरोफाइट है, ठीक है। जब गैमेट बनाएंगे तो हैप्लॉइड, मींस यहाँ पे बोल सकते हैं कि मियोसिस करेंगे। जब मियोसिस हो गया, गैमेट बन गए, जाइगोट बन गए, तो यहाँ पे 2n बन गए, तो यहाँ पे माइटोसिस होगा क्योंकि इनकी मेन प्लांट बॉडी कैसी है, 2n है, डिप्लॉइड है, ठीक है। आगे देखते हैं, आगे जो स्ट्रक्चर इसको देखते हैं। ये क्या हो गए, G1S G2, ये क्या हो गए, इंटरफेज हो गए। G1 फेज में मोस्ट ऑफ द सेल ऑर्गेनल्स क्या होते हैं, बनते हैं, और तीनों में ही क्या होता है, साइटोप्लाज्म इंक्रीज होता जाता है, यहाँ पे सेल का ग्रोथ होता जाता है। यस फेज ऐसे होते हैं जिनमें क्या होता है, डीएनए का रेप्लिकेशन होता है, अमाउंट क्या हो जाएंगे, डबल हो जाएंगे, लेकिन क्रोमोसोम नंबर क्या होंगे, कांस्टेंट रहेंगे, सेम रहेंगे। अगर क्रोमोसोम नंबर यहाँ पे कितने हैं, 46 है, तो इसमें भी 46 होंगे, इसमें भी क्या होंगे, 46 होंगे। अगर अमाउंट की बात करें, इसमें 2C है तो यहाँ पे 4C हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे अमाउंट डबल हो गया इस फेज में, यहाँ पे भी क्या होंगे, 4C हो जाएंगे, ठीक है। इसके अलावा अगर इनमें सेल की बात करते हैं तो जो डीएनए रेप्लिकेशन है न्यूक्लियस के अंदर हो रहा है इस फेज में, और जो सेंट्रियोल है उसका डुप्लीकेशन का हो रहा है साइटोप्लाज्म में हो रहा है। G2 फेज में बात करते हैं तो मोस्ट ऑफ द प्रोटीन बनते हैं जो कि माइटोसिस के लिए अच्छे हों। लेकिन कुछ सेल ऐसे हैं, जैसे हार्ट के सेल हो गए, नर्व्स के सेल हो गए, इनको जब जरूरत पड़ती है, जब इनकी रिक्वायरमेंट होती है, तभी क्या करते हैं, सेल साइकिल या सेल डिवीजन में पार्टिसिपेट करते हैं। उसके लिए क्या करते हैं कि ये जो सेल हैं इस शांति से कहाँ चले जाते हैं, G0 स्टेज में चले जाते हैं, या फिर बोलते हैं क्वेसेंट स्टेज। ये जो स्टेज होता है इनएक्टिव स्टेज होता है, मीन्स यहाँ पे कोई भी सेल डिवीजन या सेल का कोई ग्रोथ कुछ नहीं होगा। बट स्टिल जो भी सेल यहाँ पे गए हैं, हार्ट के सेल हो गए, नर्व्स के सेल हो गए, ये क्या होते हैं, अभी भी मेटाबॉलिकली एक्टिव है। मीन्स कि जब इनकी जरूरत पड़ेगी ये तुरंत यहीं से घुस जाएंगे, कहाँ पे, सेल साइकिल वाले पार्ट में। फिर यहाँ से क्या करेंगे, वो सेल साइकिल में पूरा पार्टिसिपेट करके आगे चल के सेल डिवाइड कर लेंगे जब उनकी जरूरत पड़ेगी तब, ठीक है। अब बात करते हैं यम फेज में। यम फेज में देखिए 5 पार्ट होते हैं, जो देखिए यहाँ पे ज्यादा है, इसका मतलब मोर देन, यहाँ पे मोर देन क्या बोल सकते हैं, 95% जो भी सेल साइकिल का टाइम है या सेल डिवीजन का जो भी टाइम है, कहाँ पे सेल बिता रहा है अपने आप को, रेस्टिंग फेज में, इंटर फेज में। लेकिन लेस देन 5% या बोल सकते हैं 1 आवर्स किसके लिए, ह्यूमन के लिए, ये कहाँ पे होगा, यम फेज में होगा। इसके 5 पार्ट है, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलो एंड साइटोकाइनेसिस। अब इसको हम लोग पढ़ेंगे। चलिए यहाँ पे कुछ क्वेश्चन दिया है। हाउ डू प्लांट एंड एनिमल कंटिन्यू ग्रो इन दियर लाइफ, क्या सारे प्लांट एनिमल जीवन भर ग्रो करते रहते हैं, नहीं, प्लांट्स तो करते हैं बट एनिमल नहीं करते, तो इसका आंसर नो हो जाएगा। डू ऑल सेल इन द प्लांट डिवाइड ऑल द टाइम, क्या सारे सेल जितने भी प्लांट में प्रेजेंट सब डिवाइड करते हैं, रॉन्ग, ठीक है, सारे नहीं करते, सिर्फ मेरिस्टेमेटिक सेल करते हैं।
डू यू थिंक ऑल दिस सेल कंटिन्यू टू डिवाइड इन द प्लांट एंड एनिमल सेल? क्या सारे सेल, प्लांट चाहे एनिमल, सारे सेल डिवाइड करते हैं? रॉन्ग, ये भी नहीं होगा, नो। कैन यू टेल द नेम एंड द लोकेशन ऑफ द टिश्यू दैट हैविंग सेल दैट डिवाइडेड इन दियर लाइफ इन हायर प्लांट? क्या आप उस सेल का नाम बता सकते हैं, उनका लोकेशन बता सकते हैं जो प्लांट्स में जीवन भर क्या करते हैं, डिवाइड करते रहते हैं? ऑफकोर्स मेरिस्टेमेटिक सेल हैं वो, या मेरिस्टेमेटिक टिश्यू हैं, ठीक है। ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं? ये एपिकल मीन्स बोल सकते हैं शूट वाले पार्ट पे प्रेजेंट है ऊपर, और नीचे यहाँ पे रूट एपिकल मेरिस्टेम यहाँ पे होते हैं। इसके अलावा ये तो डिवाइड करते हैं पूरे लाइफ टाइम। इसके अलावा जैसे कि जब ये तो प्राइमरी ग्रोथ करेंगे, लेकिन जो लैटरल कैम्बियम है, ठीक है, ये क्या करता है जब सेकेंडरी ग्रोथ की जरूरत होती है प्लांट में, ठीक है, ये एक्सेप्शन है, ये जिम्नोस्पर्म में नहीं होता है सेकेंडरी ग्रोथ, बट एंजियोस्पर्म में होता है। तब यहाँ पे जो लैटरल कैम्बियम है ये क्या होते हैं? एक्टिव होते हैं, ठीक है। डू एनिमल हैव सिमिलर मेरिस्टेमेटिक टिश्यू? क्या एनिमल के पास कोई मेरिस्टेमेटिक टिश्यू पाए जाते हैं? अगर पाए जाते तो आज हम लोग इतने छोटे नहीं होते, हम लोग भी प्लांट की जितने हाइट में होते। नो, ठीक है। आगे चलते हैं। आगे क्वेश्चन दिया है, यू हैव स्टडी माइटोसिस इन ओनियन रूट टिप सेल। आपने देखा, स्टडी किया कि माइटोसिस हो रहा कहाँ पे? जो ओनियन के रूट टिप है वहाँ पे। मान लीजिए ओनियन का प्लांट है, उसके रूट में यहाँ पे उसके टिप पे क्या हो रहा है? माइटोसिस हो रहा है। इट हैज 16 क्रोमोसोम इन ईच सेल। उसके हर एक सेल में क्या है? 16 क्रोमोसोम है। ये क्रोमोसोम का नंबर दिया गया है। कैन यू टेल हाउ मेनी क्रोमोसोम विल बी द सेल इन हैव जीवन फेज आफ्टर यस फेज एंड एम फेज? ठीक है, ये जीवन फेज में, यस फेज में, या फिर बोल सकते हैं कि G2 फेज में, या फिर M फेज के बाद जितने भी फेज आ रहे हैं मींस इंटर फेज में, सब में कितने होंगे क्रोमोसोम का नंबर? ऑफकोर्स 16 होगा। क्रोमोसोम नंबर कांस्टेंट होते, बट अमाउंट क्या हो जाएगा? डबल हो जाएगा यस फेज से, ठीक है, जीवन फेज से नहीं, यस फेज से। तो G2 फेज में भी क्या होगा? अमाउंट डबल होगा। आगे देखते हैं। ऑल्सो व्हाट विल बी द DNA कंटेंट ऑफ द सेल एट G1 एंड आफ्टर S एंड G2 इफ द कंटेंट आफ्टर M फेज इज 2C? ठीक है, हम जानते हैं M हो गया, फिर इंटरफेस, फिर M हो गया। यहाँ पे क्या है? अमाउंट 2C है, ठीक है। जब इंटरफेस में इंटर किया तो पहले G1 होगा, फिर यस, फिर G2। यहाँ पे भी अमाउंट क्या हो जाएगा? 2C होगा। किसका? जो भी यहाँ पे इनका मटेरियल है, किसका? जो क्रोमोसोम है, वो तो कांस्टेंट होंगे, बट जो अमाउंट है वो क्या है? 2C है, ठीक है। लेकिन हम एस फेज में जानते हैं कि यहाँ पे डुप्लीकेशन हो जाता है, अमाउंट क्या हो जाता है? DNA का डबल हो जाता है। तो जो भी अमाउंट होंगे कितने हो जाएंगे? 4C हो जाएंगे। फिर G2 फेज में भी क्या हो जाएगा? 4C हो जाएगा। आगे जब सेल डिवीजन हो जाएगा तो 2C मीन्स क्या हो जाएगा? ये जो अमाउंट है किसका? बोल सकते हैं DNA का जो अमाउंट है सेल के अंदर, सेल डिवीजन के बाद क्या हो जाएंगे? जो डॉटर सेल बनेंगे उनमें आधा आधा हो जाएंगे, फिर से 2C हो जाएंगे। क्रोमोसोम नंबर हमेशा कॉन्स्टेंट होगा, ठीक है। आगे चलते हैं। यम फेज के बारे में देखते हैं। यम फेज क्या है इसके बारे में देखते हैं। द यम फेज, ठीक है, एम फेज क्या है? दिस इज द मोस्ट डोमेस्टिक पीरियड ऑफ द सेल साइकिल इन्वॉल्विंग अ मेजर रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ वर्चुअली ऑल द कंपोनेंट ऑफ द सेल। जो सबसे ड्रामा या सबसे बोल सकते हैं कि सबसे ज्यादा नखरे दिखाने वाली कौन सा फेज है? एम फेज है, ठीक है। यहाँ पे ही एक्चुअल क्या होता है? सेल डिवीजन होता है, ठीक है। यहाँ पे जितने भी कंपोनेंट्स है ये क्या होते हैं? पूरा यहाँ पे रीऑर्गेनाइज्ड होते हैं। कंपोनेंट का मतलब क्या? जितने भी ऑर्गेनल्स थे, ठीक है, जो भी अमाउंट बना है DNA का, कहाँ? एस फेज में बना है। जितना सारी चीजें जो प्रोटीन वगैरह सब कुछ बनी, अब एक्चुअली कहाँ पे उनका काम है? एम फेज में काम है, ठीक है। सिंस द नंबर ऑफ द क्रोमोसोम इन द पेरेंट्स एंड द प्रोजेनी सेल इज द सेम, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज इक्वेशनल डिवीजन, ठीक है। यहाँ पे जो क्रोमोसोम नंबर क्या है पेरेंट्स में, ठीक है, ये पेरेंट्स है, और इनके जो भी डॉटर सेल बने हैं यहाँ पे मान लीजिए 2C है अमाउंट, ठीक है। तो ये भी 2C हो गया। सेल डिवीजन के बाद की बात आ रही हूँ मैं, ठीक है। यहाँ पे मान लीजिए 46 क्रोमोसोम है, यहाँ पे 46 क्रोमोसोम है। इसका मतलब कि जो पेरेंट सेल हैं, जब उनके प्रोजेनी सेल बन गए या फिर डॉटर सेल बन गए, उनमें जो क्रोमोसोम का नंबर है, जो अमाउंट है, अगर बराबर है, किससे बराबर है? पेरेंट सेल से, जिनसे बने हुए हैं, तो क्या हो गए? इक्वेशनल डिवीजन हो गए, बराबर बराबर में बटे हुए हैं। इसके भी यहाँ पे देखा जा रहा है कि पेरेंट्स से क्रोमोसोम के नंबर क्या है? सेम है। क्रोमोसोम नंबर जो है पेरेंट्स में कितना है? 46 अगर है, ठीक है। अमाउंट क्या है? 2C है। तो डिवीजन होने के बाद मैंने बोला है, जो भी प्रोजेनी सेल बने हैं, डॉटर सेल बने हैं, इनका भी क्रोमोसोम नंबर 46 होगा। अमाउंट भी क्या होंगे? 2C सेम होंगे। तो इसे क्या बोलेंगे? इक्वेशनल डिवीजन बोलेंगे, ठीक है। Though for the convinced mitosis has been divided into 4 stages of the nuclear division karyokinasis, it is very essential to understand that the cell division is a progressive process and very clear cut line cannot be drawn between the various stages, ठीक है। ये जब हम लोग माइटोसिस की बात करते हैं तो यहाँ पे न्यूक्लियर डिवीजन होता है। न्यूक्लियर डिवीजन कितने पार्ट में होते हैं? 4 फेजेस में होते हैं। 4 फेजेस में क्या होंगे? एम फेज में न्यूक्लियस का पहले डिवीजन होगा, फिर एक आखिरी फेज होगा जहाँ पे साइटोकाइनेसिस होगा, साइटोप्लाज्म का डिवीजन होगा। तो जो 4 फेज है न्यूक्लियर डिवीजन के कौन होंगे? प्रोफेज, मेटाफेज, एना एंड टेलोफेज होंगे। इसके अलावा जब सेल अपने आप को डिवाइड करेगा तो हमें पूरा क्लियर कट नहीं पता चल जाएगा कि यहाँ पे क्या हो रहा है, ठीक है। हम उसमें पूरा क्लियरली नहीं बता सकते हैं कि क्या क्या डिवाइड हो रहा है सही से। तो इनमें हम बोल सकते हैं कि पूरी विजिबिलिटी नहीं रहती है, ठीक है। कायरोकाइनेसिस इन्वॉल्व द 4 स्टेजेस। जो कायरोकाइनेसिस है या न्यूक्लियर डिवीजन है, इनके लिए 4 स्टेज होते हैं। प्रोफेज,
लॉन्गेस्ट होता है, सबसे ज़्यादा बोल सकते हैं लंबा या सबसे बड़ा जो एम फेज में कौन होता है, प्रोफेज होता है कायरोकाइनेसिस वाले टाइम में। फिर मेटाफेज एनाफेज क्या होगा, सबसे शॉर्टेस्ट फेज होगा। फिर होगा लास्ट टेलोफेज होगा। किसका पार्ट है ये, कायरोकाइनेसिस का। ठीक है, अब एक एक करके देखते हैं। प्रोफेज के बारे में देखते हैं। प्रोफेज विच इज द फर्स्ट स्टेज ऑफ कायरोकाइनेसिस ऑफ माइटोसिस फॉलो द एस एंड G2 फेज ऑफ द इंटरफेज। ठीक है, जो प्रोफेज होंगे ये क्या है, फर्स्ट फेज है किसके, कायरोकाइनेसिस के, न्यूक्लियस के डिवीजन का। ठीक है, ये किसके बीच में आ रहे हैं, मान लीजिए यहाँ पे G1 है, S है, G2 है। ठीक है, अब कहीं पे एम फेज आएगा, इंटरफेज है तो एम फेज होगा, फिर कहीं इंटरफेज होगा, तो बोल सकते हैं कि जो कायरोकाइनेसिस का प्रोफेज है ये किसके बीच में आ रहा है, यस फेज के बाद, G2 फेज के बाद, इनके बाद कौन आ रहा है, अगर हम माइटोसिस की बात करेंगे तो प्रोफेज आ रहा है। ठीक है, इन S and G2 phase the new DNA molecule form are not distinct but interdependent। ठीक है, जो S और G2 फेज में, S फेज में क्या हुआ, डीएनए का डुप्लीकेशन हुआ, जो बना है डीएनए, ठीक है, उसका अमाउंट जो डबल हुआ है, तो यहाँ पे क्या हुआ, डीएनए बहुत उलझा हुआ है। ठीक है, ये अलग नहीं हुए हैं, क्या है, इंटरवाइंड है, एक दूसरे से क्या हुए हैं, गुत्थे हुए हैं। प्रोफेज इज द मार्क्ड बाय इनिशिएशन ऑफ कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोमल मटेरियल। प्रोफेज का जो शुरुआती, अगर हम देख सकते हैं, अगर प्रोफेज चल रहा है, ये फेज आ गया, इसका मतलब कि कंडेंसेशन हो रहा है और कंडेंस्ड हो रहा है क्या, क्रोमोसोमल मटेरियल। ठीक है, द क्रोमोसोमल मटेरियल बिकम अनटैकल्ड ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ क्रोमैटिन कंडेंसेशन। ठीक है, जो भी क्रोमोसोम मटेरियल है क्या होंगे, अनटैकल्ड होंगे, मीन्स कि उनको खोले जाएंगे कब, जब क्रोमैटिन कंडेंसेशन होगा। ठीक है, क्रोमैटिन को कंडेंसेशन करने के लिए पहले क्या किए जाएंगे, क्रोमोसोम को, या फिर बोल सकते हैं जो भी मटेरियल्स हैं उनको खोले जाएंगे। The centrosome which had undergone duplication during S phase of the interphase now began to move toward the opposite pole of the सेल। जो सेंट्रोसोम थे कहाँ पे डुप्लीकेट कर रहे थे, यस फेज में कर रहे थे, कहाँ कर रहे थे, साइटोप्लाज्म में कर रहे थे, लेकिन यही डीएनए का रेप्लिकेशन या डुप्लीकेशन कहाँ हो रहा था, न्यूक्लियस के अंदर हो रहा था। तो जो सेंट्रोसोम है या बोल सकते हैं सेंट्रियोल है, ठीक है, सेंट्रोसोम क्या ऑर्गेनल है, और जो सेंट्रियोल होते हैं सिलेंडर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, अगर ये परपेंडिकुलर आ गए तो सब क्या बोलेंगे, सेंट्रोसोम बोलेंगे। ठीक है, तो जो सेंट्रोसोम है ये क्या कर रहे हैं, डुप्लीकेट किए कब, एस फेज में किए, इंटरफेज के, अब ये क्या कर रहे हैं, ये जो सेल है उसके अपोजिट पोल पे मूव कर रहे हैं। ठीक है, साइटोप्लाज्म में ही। द कंप्लीटेशन ऑफ द प्रोफेज कैन थस बी मार्क्ड बाय द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक इवेंट। जो पूरी तरीके से कंप्लीट हो रहा है प्रोफेज, तो अब कौन कौन सी इसमें हमें कैरेक्टरिस्टिक देखने को मिलेंगे, कैसे हम बोल सकते हैं कि प्रोफेज इज ओवर, अब आगे आएगा मेटाफेज, कैसे देखेंगे, तो देखिए यहाँ पे क्रोमोसोमल मटेरियल कंडेंस्ड टू फॉर्म ए कॉम्पैक्ट माइटोटिक क्रोमोसोम। जो क्रोमोसोम के मटेरियल थे वो पूरी तरीके से एकदम पैक्ड है, एकदम कंडेंस्ड हो गए हैं, और क्या बना रहे हैं, माइटोटिक क्रोमोसोम बना रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या होने जा रहा है, माइटोसिस होने जा रहा है। हम जानते हैं कि माइटोसिस कैसा इक्वेशनल डिवीजन है, जो भी क्रोमोसोम का नंबर होगा पेरेंट सेल से वो सेम होंगे डॉटर सेल्स में। ओके, क्रोमोसोम आर सीन टू बी कंपोज्ड ऑफ 2 क्रोमैटिन अटैच्ड टुगेदर एट द सेंट्रोमियर। जैसा कि हमने जानते हैं क्रोमोसोम का जो स्ट्रक्चर होता है इस तरीके से स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, यहाँ पे 2 क्रोमैटिड है, एक क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर है, एक क्रोमैटिड ये हो गई, दूसरी ये हो गई। अब ये कहीं तो जुड़ी होंगी, हाँ, यहाँ पे प्राइमरी कंस्ट्रक्शन हुआ है, इसी को क्या बोलते हैं, सेंट्रोमियर बोलते हैं। ठीक है, तो सेंट्रोमियर की हेल्प से ही क्रोमोसोम में जो क्रोमैटिड है ये जुड़े होते हैं। ठीक है, centrosome which had undergone duplication during interphase began to move towards the opposite pole of the cell। जो भी सेंट्रोसोम बने हैं कहाँ पे बने हैं, एस फेज में बने हैं, कहाँ बने हैं, साइटोप्लाज्म में बने हैं। जो भी सेंट्रोसोम डुप्लीकेट हुए हैं कहाँ पे, इंटरफेज के यस फेज में, साइटोप्लाज्म में, अब वो कहाँ मूव करके जा रहे हैं, वो अपोजिट पोल पे मूव करके जा रहे हैं सेल के। ठीक है, ईच सेंट्रोसोम रेडिएटेड आउट द माइक्रोट्यूब्यूल कॉल्ड एस्टर। इसका मतलब कि जो सेंट्रोसोम है, यहाँ पे जो क्रोमैटिड इस तरीके से जुड़ी हुई है क्रोमोसोम में, यहाँ से कुछ एस्टर जैसे स्ट्रक्चर निकल रहा है, कुछ इस तरीके से, इसे हम क्या बोलते हैं, एस्टर। ठीक है, द 2 एस्टर टुगेदर विद द स्पेंडल फाइबर फॉर्म अ माइटोटिक एपरेटस। बोल सकते हैं ये क्रोमोसोम है। ठीक है, ये क्रोमोसोम है, ये जुड़ा है किससे, सेंट्रोसोम से जुड़ा हुआ है, प्राइमरी कंस्ट्रक्शन हुआ है किसपे, क्रोमोसोम में, यहाँ पे जुड़ा हुआ है। ठीक है, क्रोमैटिन है ये। ठीक है, अब इनमें से कुछ एस्टर लाइक स्ट्रक्चर निकलेंगे ऐसे। ठीक है, ये क्या करेंगे, आगे जोड़ेंगे, किससे जोड़ेंगे, स्पेंडल फाइबर से। स्पेंडल फाइबर कहाँ से निकलेंगे, जो सेंट्रोसोम है, सेंट्रोसोम या बोल सकते हैं सेंट्रियोल, ये काम क्या करना इनका काम था, सेल डिवीजन में पार्टिसिपेट करना। तो जो भी सेंट्रोसोम से जो भी एस्टर लाइक स्ट्रक्चर निकले हैं वो कहाँ पे जाके जुड़ जाएंगे, ये जुड़ जाएंगे जो सेंट्रियोल हैं उनके स्पेंडल फाइबर से जुड़ जाएंगे। इसी को हम क्या बोलेंगे, माइटोटिक एपरेटस बोलेंगे। ठीक है, अगर एस्टर की जगह एनेस्टर होता तो वो किस में होता, प्लांट्स में होता, लेकिन एस्टर है तो इसका मतलब एनिमल सेल की बात की जा रही है। ठीक है, आगे देखते हैं। Cell at the end of prophase, when viewed under the microscope, do not show Golgi complex, endoplasmic reticulum, nucellus and the nuclear envelope। अगर प्रोफेज के एंड में माइक्रोस्कोप से हम लोग सेल को ऑब्जर्व करेंगे तो सेल के अंदर ना कोई गोल्गी अपरेटस आपको सही से दिखेगा, ना ही इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दिखेंगे, ना ही न्यूक्लियोलस दिखेंगे, ना ही न्यूक्लियर इन्वॉल्व दिखेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं वो ब्रेक हो गए हैं, टूट गए हैं। ठीक है, देखिए ये वाला जो स्ट्रक्चर है ये अर्ली प्रोफेज का है। अब लेट प्रोफेज में क्या होगा, ये साइटोप्लाज्म में ये न्यूक्लियस है, जो बीच में बड़ा सा दिख रहा है ना, ये न्यूक्लियस है, क्योंकि ये क्या है, काइरोकाइनेसिस का पार्ट है, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज, तो थोड़ा सा बड़ा करके न्यूक्लियस को दिखाया गया है। ठीक है,
बाकी ये साइटोप्लाज्म है, ये देखिए न्यूक्लियस है। यहाँ पे देखिए ऊपर क्या हो रहा है, जो न्यूक्लियर के इन्वॉल्व है वो क्या हो धीरे धीरे रप्चर होना स्टार्ट हो रहा है। अगर हम लेट प्रोफेज में देख रहे हैं तो यहाँ पे पूरी तरीके से क्या हो गए, रप्चर हो गए। और जो अंदर यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो क्रोमोसोम थे देखिए जो भी बने हैं डीएनए के, यहाँ पे डुप्लीकेट हुए, ये कैसे थे, अनटैकल थे। लेकिन आप देखिए लेट प्रोफेज में, एंड ऑफ द प्रोफेज में देख रहे हैं कि कंडेंस्ड हो गए पूरी तरीके से एकदम। ठीक है, आगे देखते हैं मेटाफेज के बारे में देखते हैं। The complete disintegration of the nuclear envelope mark the start of the second phase of mitosis. Hence, the chromosome are spread through the cytoplasm of the cell. ठीक है, अगर पूरी तरीके से completely nuclear envelope क्या होंगे, पूरी तरीके से टूट गए हैं, ठीक है, एकदम खत्म हो गए हैं, जैसे ये ब्रेक हो गया, तो ये क्या है, ये स्टार्टिंग है। आप दिखा रहे हैं किसके बाद कौन फेज आएगा, मेटा फेज आएगा, किसका, माइटोसिस का। ठीक है, और कहाँ स्प्रेड हो गए हैं ये सारी चीजें, जो न्यूक्लियर इन्वॉल्व वगैरह सब कुछ स्प्रेड कहाँ हो गई, साइटोप्लाज्म में हो गई है सेल के। ठीक है, बट दिस स्टेज द कंडेंसेशन ऑफ द क्रोमोसोम इज कंप्लीटेड एंड देन कैन बी ऑब्जर्व क्लियरली अंडर द माइक्रोस्कोप। इस स्टेज में क्या होगा, जो क्रोमोसोम है, ठीक है, न्यूक्लियस के अंदर जो क्रोमोसोम थे वो पूरी कंडेंस्ड हो गए हैं पूरी तरीके से। अब इसको हम क्लियरली माइक्रोस्कोप में देख सकते हैं। दिस देन is the stage at which morphology of the chromosome is most easily study। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर हमें भी किसी भी सेल के क्रोमोसोम या उसके मॉर्फोलॉजी को देखना है तो हम मेटाफेज वाले स्टेज में उसको इजीली माइक्रोस्कोप से विजुलाइज कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं जो मेटाफेज है इसकी शुरुआत ही कैसे हो रही है कि पूरी तरीके से न्यूक्लियस का जो इन्वॉल्व है, ठीक है, उसकी जो बाहर की मेम्ब्रेन है वो पूरी तरीके से टूट जाए। जब बाहर का ही दरवाजा टूट जाएगा तो अंदर का मटेरियल ऑलरेडी क्या होगा, विजुलाइज होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं कि जो भी हमें मॉर्फोलॉजी देखनी है क्रोमोसोम की वो इजिली विजिबल है कब, मेटाफेज में है। ठीक है, at this stage the metaphase chromosome is made up of two sister chromatin which are held together by a centromere। ठीक है, इस स्टेज में हम बोलते हैं कि जैसे ये क्रोमोसोम है एक, ये दूसरा, अब ये क्रोमोसोम है तो ये एक सिस्टर क्रोमैटिन, ये दूसरी सिस्टर क्रोमैटिन है, दोनों एक दूसरे से किससे जुड़ी हुई है, सेंट्रोमियर से। ठीक है, या सेंट्रोसोम बोल सकते हैं। स्मॉल डिस्क शेप स्ट्रक्चर एट द सर्फेस ऑफ सेंट्रोमियर आर कॉल्ड काइनेटोकोर। जो स्मॉल डिस्क लाइक स्ट्रक्चर है, मान लीजिए ये क्रोमैटिन हो गई, ये जुड़ी है किससे, सेंट्रोमियर से। इनके ऊपर क्या है, दो डिस्क लाइक स्ट्रक्चर होगी, एक ही सेंट्रोमियर है लेकिन इसके ऊपर क्या है, डिस्क लाइक स्ट्रक्चर, से काइनेटोकोर बोलते हैं। अब ये काइनेटोकोर ही है जो क्या कर रहा है, यहीं से निकल रहा है, क्या बोल सकते हैं, जो माइटोटिक एपरेटस बन रहा है, जो निकल रहे थे स्पिंडल फाइबर तक जा रहे थे एस्टर, कहाँ से जुड़े हुए हैं, क्रोमोसोम से, इसी काइनेटोकोर से। ठीक है, देखिए इसके बारे में इंपॉर्टेंट है। दिस स्ट्रक्चर सर्व एज द साइट ऑफ अटैचमेंट ऑफ स्पिंडल फाइबर फॉर्म बाय द स्पिंडल फाइबर टू द क्रोमोसोम दैट आर मूव्ड इनटू द पोजीशन एट द सेंटर ऑफ द सेल। ठीक है, जो काइनेटोकोर है एक ऐसा स्ट्रक्चर, एक ऐसी जगह है जहाँ से स्पिंडल फाइबर से जुड़ा जा रहा है। ठीक है, जो भी यहाँ पे हम बोल सकते हैं इस तरीके से क्रोमोसोम है। ठीक है, ये देखिए क्रोमोसोम है, ये क्रोमोसोम है, ये क्या है, सेंट्रोमियर है। यहाँ पे एक इस तरीके से स्ट्रक्चर है, डिस्क लगी है, इसे काइनेटोकोर बोलते हैं। इसमें से कुछ इस तरीके से एस्टर निकल रहे हैं। ठीक है, ये कहाँ जा रहे हैं, ये जुड़ रहे हैं स्पिंडल फाइबर से। कहाँ है स्पिंडल फाइबर, सेंट्रियोल के पास है, वहाँ पे जुड़ रहे हैं। ठीक है, तो यही बना रहे हैं, यही कहाँ, यही साइड दे रहे हैं, बोल सकते हैं काइनेटोकोर ही साइड दे रहे हैं कि तुम क्रोमोसोम से जुड़े रहो। जो भी स्पिंडल फाइबर है किससे जुड़ रहे हैं, काइनेटोकोर से जुड़ रहे हैं क्रोमोसोम के। ठीक है, आगे देखते हैं। हेंस द मेटाफेज इज कैरेक्टराइज्ड बाय द ऑल द क्रोमोसोम कमिंग टू ला इक्वेटर व्हेन वन क्रोमैटिक ऑफ द ईच क्रोमोसोम कनेक्टेड बाय इट्स काइनेटोकोर टू अ स्पिंडल फाइबर फ्रॉम वन पोल एंड इट्स सिस्टर क्रोमैटिक कनेक्टेड बाय इट्स काइनेटोकोर टू द स्पिंडल फाइबर फ्रॉम द अपोजिट पोल। ठीक है, जो मेटाफेज स्टेज होगा ये कैरेक्टराइज्ड ये है कि जितने भी क्रोमोसोम होंगे वो कहाँ पे आ जाएंगे, इक्वेटर पे आ जाएंगे, यहाँ पे आ जाएंगे, इक्वेटर पे आ जाएंगे। ठीक है, सेंट्रियोल तो यहीं पे प्रेजेंट होंगे और सारे यहाँ पे बोल सकते हैं जो काइनेटोकोर होंगे ये इस तरीके से क्या देंगे, साइड देंगे, जो क्या करेंगे से बोल सकते हैं स्पिंडल फाइबर से जुड़े रहे। और सारे क्रोमोसोम कहाँ पे आके लाई कर जाएंगे, इक्वेटर पे लाई कर जाएंगे। और काइनेटोकोर से ही जो भी सिस्टर क्रोमैटिन है या बोल सकते हैं जो भी इनमें से एस्टर निकल रहे हैं कहाँ जुड़ रहे हैं, जाके स्पिंडल फाइबर पे, कहाँ प्रेजेंट है, सेंट्रोसोल में प्रेजेंट है स्पिंडल फाइबर, वहाँ से जुड़ रहे हैं। ठीक है, तो इक्वेटर पे आ गए। द प्लेन ऑफ द अलाइनमेंट ऑफ द क्रोमोसोम एट मेटाफेज रिफर्स टू एज द मेटाफेज प्लेट। ठीक है, जो भी प्लेन ऑफ अलाइनमेंट है, मीन्स के सेल में बोल सकते हैं सारे जितने भी क्रोमैटिड थे या क्रोमोसोम थे कहाँ पे आके लाई कर रहे हैं, इक्वेटर पे आके लाई कर रहे हैं। ठीक है, इस अरेंजमेंट को क्या बोलते हैं, मेटाफेज प्लेट बोलते हैं। ठीक है, द की फीचर ऑफ द मेटाफेज, जो मेन बातें क्या है मेटाफेज की, देखिए स्पिंडल फाइबर अटैच टू काइनेटोकोर ऑफ द सेंट्रोसोम या फिर बोल सकते हैं क्रोमोसोम। ठीक है, क्योंकि सेंट्रोमियर ही या सेंट्रोसोम ही क्या दे रहा है यहाँ पे, डिस्क लाइक स्ट्रक्चर, इसे हम क्या बोल रहे हैं, काइनेटोकोर बोल रहे हैं। तो जितने भी स्पिंडल फाइबर कहाँ आके जुड़ रहे हैं, कहाँ से स्पिंडल फाइबर आएंगे, सेंट्रियोल से आएंगे और कहाँ आके जुड़ रहे हैं, काइनेटोकोर से जुड़ रहे हैं। जो भी क्रोमोसोम पे काइनेटोकोर प्रेजेंट होंगे, ठीक है, वहां पे आके जुड़ रहे हैं। क्रोमोसोम आर मूव टू स्पिंडल इक्वेटर एंड गेट अलाइन अलोंग द मेटाफेज प्लेट थ्रू स्पिंडल फाइबर टू बोथ पोल। जो क्रोमोसोम है ये कहाँ मूव किए हैं, ये मूव करके आ गए हैं पूरा यहाँ पे इक्वेटर पे आ गए हैं। ठीक है, लेकिन अभी भी ये बोल सकते जो पोल है, यहाँ पोल पे कौन है, सेंट्रियोल है। सेंट्रियोल के पास क्या है, स्पिंडल फाइबर है। यही स्पिंडल फाइबर किसको जोड़े हैं,
जो क्रोमोसोम पे काइनेटोकोर है उनको क्या अभी भी जोड़ के रखे हुए हैं। ठीक है, तो जितने भी क्रोमोसोम है वो कहाँ आ गए हैं, सेल के इक्वेटर पे आ गए हैं। इसे हम बोलते हैं मेटाफेसिक प्लेट बोलते हैं या फिर मेटाफेज प्लेट बोलेंगे। लेकिन अभी भी ये स्पिंडल फाइबर से जुड़े हुए हैं, किसकी हेल्प से, काइनेटोकोर की हेल्प से। ये स्ट्रक्चर देखिए, ये वाला स्टेज होगा कब, ट्रांजिशन ऑफ मेटाफेज। अभी एडजस्ट कर रहे हैं, अभी आने की कोशिश कर रहे हैं का इक्वेटर पे। यहाँ पे देखिए क्रोमोसोम है, ठीक है, ये दो डिस्क लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिल रही है। यहाँ पे एक सिस्टर क्रोमैटिन, ये दूसरी हो गई यहाँ पे डिस्क। अब देखिए यहाँ पे क्या है, एक साइट है, इससे क्या निकल रहे हैं, यहाँ पे बोल सकते हैं एस्टर कहाँ से जुड़ रहे हैं या स्पिंडल फाइबर किससे जुड़ रहे हैं, सेंट्रियोल से जुड़ रहे हैं। ठीक है, लेकिन जब हम बात करेंगे मेटाफेज वाली प्लेट की बात करेंगे तो यहाँ पे जितनी भी क्रोमोसोम है सब आके इक्वेटर पे लाई कर गए हैं। लेकिन अभी भी जो इनका काइनेटोकोर है इसमें से जो स्पिंडल फाइबर अभी भी इनको जोड़े रखा है कहाँ पे, सेंट्रियोल से। ठीक है, अपोजिट पोल दोनों से जोड़ के रखा है। आगे चलते हैं, एनाफेज की बात करते हैं। शॉर्टेस्ट फेज होते हैं। एट द वंस ऑफ द एनाफेज ईच क्रोमोसोम अरेंज्ड एट द मेटाफेज प्लेट इज स्प्लिट सिमेट्रिकली एंड द टू डॉटर क्रोमैटिन नाउ रिफर्स टू एज अ डॉटर क्रोमोसोम ऑफ द फ्यूचर डॉटर न्यूक्लियाई बिगेन देयर माइग्रेशन टुवर्ड्स द टू अपोजिट पोल। ठीक है, अगर हम बात करते हैं एनाफेज में तो जितने भी क्रोमोसोम हैं मेटाफेज के, ये क्या होंगे, ये इनके बीच में क्या हो जाएगा, स्प्लिट हो जाएंगे, मीन्स ये टूट जाएंगे। बोल सकते हैं ये क्या होंगे, ये अलग हो जाएंगे, ये अलग हो जाएंगे, ये अलग हो जाएंगे, ये अलग हो जाएंगे। ये वाले स्ट्रक्चर में देखिए, यहाँ पे ये दोनों क्या थे, साथ में थे। जैसे कि ये वाला देखिए, यहाँ पे देखिए साथ में थे, साथ में थे। अब देखिए क्या हो गया, अलग अलग हो गए। ठीक है, ये देखिए रेड अलग हो गया, ठीक है, ब्लू अलग हो गया, ये अलग हो गया, ये अलग हो गया, ये उधर अलग हो गए, अपोजिट पोल पे क्या हो जाएंगे, स्प्लिट हो जाएंगे। क्यों स्प्लिट हो गए, यहाँ पे स्ट्रक्चर में देखिए ये क्या हो गया, ये सब टूट जाएंगे, स्प्लिट हो जाएंगे। ठीक है, और अपोजिट पोल पे क्या हो जाएंगे, माइग्रेट करके चले जाएंगे। इसी को बोलेंगे डॉटर न्यूक्लियाई। ठीक है, ये बिगिनिंग है, ठीक है, ये शुरुआत है अलग होने की, कि एक सेल के अंदर अब सारी चीजें क्या हो रही, बढ़ रही हैं। क्यों मट रही है, क्योंकि आगे यही सेल क्या करेगा, डिवाइड करके क्या बनाएगा, डॉटर सेल बनाएगा। ठीक है, तो ये न्यूक्लियस के अंदर की कहानी चल रही है अभी। As each chromosome move away from the equator plate and the centromere of each chromosome remain directed towards the pole and hence at a leading edge with the arm of the chromosome trailing behind। ठीक है, कि जो हर क्रोमोसोम थे अब क्या कर रहे हैं, टूटने के बाद कहाँ से टूटे हैं, ये जो मेटाफेज वाले प्लेट है यहाँ इस वाले फेज में, यहाँ पे एक साथ थे, लेकिन जैसे एनाफेज आया ना तो क्या हो गया, स्प्लिट हो गए, ये अलग हो गए, ये अलग हो गए, ये अलग सब क्या हो गए, अलग हो गए। अलग होके कहाँ चले गए, अपोजिट पोल पे चले गए। लेकिन अभी भी क्या है कि जो भी यहाँ पे सेंट्रोमियर है दोनों ही क्रोमोसोम के बीच में, जो भी सेंट्रोमियर अटैच्ड है, ये क्या है, बोल सकते हैं कि डायरेक्टेड कहाँ कर रहा, पोल की तरफ कर रहा। और इसके पीछे आपको जो आर्म है, किसी का बड़ा आर्म है, किसी का छोटा, जैसे मैंने कल बताया था कि जो क्रोमोसोम है अगर सेंट्रोमियर बीचों बीच में है तो मेटासेंट्रिक, थोड़ा सा मिडिल से अवे चला गया तो सब मेटासेंट्रिक हो गया। अगर वो एकदम बोल सकते टर्मिनल पे है तो टेलोसेंट्रिक बोलेंगे, लेकिन टर्मिनल से थोड़ा सा आगे है, ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे हम, एक्रोसेंट्रिक। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन यहाँ पे देखने को मिलेगी, कब, एनाफेज में देखने को मिलेगी। थर्स द एनाफेज स्टेज इज द कैरेक्टराइज्ड बाय द फॉलोइंग। ठीक है, एनाफेज में क्या क्या होता है उसको देखिए। मेन सेंट्रोमियर स्प्लिट एंड द क्रोमैटिड सेपरेट। अगर ये सेंट्रोमियर टूटा नहीं होता, ठीक है, अगर यहाँ पे बीच में सेंट्रोमियर टूटा नहीं होता तो ये क्रोमैटिड कैसे अलग होते। मान लीजिए क्रोमोसोम है एक, ये दूसरा है, बीच में ही क्या है, सेंट्रोमियर है, लेकिन साइड में इस कोने और इस कोने कौन है, काइनेटोकोर है। यही क्या कर रहा है, इधर वाले सेंट्रियोल के साथ स्पिंडल फाइबर बना रहा है, इधर वाले सेंट्रियोल के साथ बोल सकते हैं स्पिंडल फाइबर बना रहा है। लेकिन अचानक इतना तनाव आ गया मेटाफिजिक प्लेट पे कि ये क्या हुआ, सेंट्रोमियर ही क्या हुआ, टूट गया, ऐसे टूट गया। अब क्या हो गया, यहाँ पे एक क्रोमैटिड इधर हो गए, दूसरा क्रोमैटिड इधर चला गया। तो ऐसे इनके साथ हुआ है कि यहाँ पे बीच में सेंट्रोमियर होगा, मान लीजिए यहाँ पे ये क्या हुआ, ज़्यादा ही इन पे प्रेशर लग गया होगा, ये क्या हो गया, टूट गए। इधर आ गए एक क्रोमैटिड, दूसरा क्रोमैटिड इधर चला गया। तो क्या हो गया, ये कैरेक्टरिस्टिक है किसके, एनाफेज के, कि यहाँ पे सेंट्रोमियर क्या हो जाएंगे, स्प्लिट हो जाएंगे। माइटोसिस के एनाफेज की बात की गई है। और क्रोमैटिड क्या हो गए, सेपरेट हो गए, कहाँ चले गए, दूसरे पोल पे चले गए। देखिए क्रोमैटिड मूव टू अपोजिट पोल, क्रोमैटिड अपोजिट पोल पे चले गए। ठीक है, अब देखते हैं, ये देखिए एनाफेज में कि पहले कैसे था, मेटाफेज में इस तरीके से था, लेकिन यहाँ पे जैसे सेंट्रोमियर टूटे तो इधर एक चला गया, इधर क्रोमैटिन एक चले गए, इधर चले गए। तो देखिए यहाँ पे इस तरीके का स्ट्रक्चर है। ये जो स्ट्रक्चर है ना, ये अभी भी जुड़े हुए हैं, किससे, सेंट्रियोल से जुड़े हुए हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो सेंट्रोमियर है वो टूटा है। सेंट्रोमियर टूटते ही क्या हुआ कि हाफ क्रोमैटिड इधर चले गए, हाफ क्रोमैटिड इधर अपोजिट पोल पे चले गए, लेकिन अभी भी ये सेंट्रियोल से जुड़े हुए हैं। ठीक, आगे देखते हैं, टेलोफेज की बात करते हैं। एट द बिगिनिंग ऑफ द फाइनल स्टेज ऑफ काइरोकाइनेसिस, दैट इज द टेलोफेज, द क्रोमोसोम दैट हैव रीच्ड द रिस्पेक्टिव पोल डीकंडेंस एंड लूज देयर इंडिविजुअलिटी। ठीक है, अगर हम फाइनल स्टेज की बात करते हैं काइरोकाइनेसिस की, कौन है, टेलोफेज है। मतलब कि काइरोकाइनेसिस का मतलब कि न्यूक्लियर डिवीजन का आखिरी स्टेज जो है वो है टेलोफेज। अब इसकी शुरुआत में ही हम देखने को पा रहे हैं कि जो क्रोमोसोम है वो कहाँ प्रेजेंट है, ये प्रेजेंट है अपोजिट पोल में। एनाफेज वाले की बात कौन आएगा, टेलोफेज। अगर हम शुरुआत से देख रहे हैं, अरे
यहाँ पे सारे क्रोमोसोम क्या है, अपोजिट पोल पे प्रेजेंट है। तो अब यहाँ पे क्या होगा कि जितने भी क्रोमोसोम्स जो हाफ आप क्रोमैटिन बोल सकते हैं, एक एक क्रोमैटिन जो चले गए हैं कहाँ, दूसरे दूसरे पोल्स पे, अब क्या हो जाएंगे, डिकंडेंस्ड हो जाएंगे, ठीक है, और अपनी बोल सकते हैं जो इंडिविजुअलिटी है उसको खो देंगे। डिकंडेंस का मतलब क्या हो जाएंगे, ये एक हो जाएंगे, यहाँ पे सब एक हो जाएंगे, यहाँ पे जो इनकी इंडिविजुअलिटी थी वो खत्म हो जाएगी अब, ठीक है, टेलोफेज में। आगे देखते हैं, द इंडिविजुअल क्रोमोसोम कैन नो लॉन्गर बी सीन इन ईच सेट ऑफ द क्रोमैटिन मटेरियल टेंड्स टू द कलेक्ट एट ईच ऑफ द टू पोल, ठीक है। जो भी हम इंडिविजुअल क्रोमोसोम अब तक कहाँ देख रहे थे, एनाफेज में, जब सेंट्रोमियर टूटा हम देख रहे हैं यहाँ पे इंडिविजुअल क्रोमोसोम है, ठीक है, लेकिन टेलोफेज में आते ही इनकी जो इंडिविजुअलिटी थी वो खत्म हो गई, ये डीकंडेंस्ड हो गए फिर से, ठीक है, ये डीकंडेंस्ड हो गए। और इसके बाद अब अगर हम क्रोमैटिन मटेरियल को देख रहे हैं, अगर हम क्रोमोसोम के मटेरियल को देख रहे हैं पोल पे, तो अब यहाँ पे हमें कोई भी इंडिविजुअलिटी नहीं देखने को मिलेगी, ठीक है। दिस इज द स्टेज वेयर विच सो दैट द फॉलोइंग की इवेंट, ये ऐसा स्टेज है यहाँ पे कुछ हमें की इवेंट देखने को मिलेंगे, जैसे कि क्रोमोसोम क्लस्टर एट, क्रोमोसोम क्लस्टर का मतलब क्या हुआ, एक साथ हो गए, एकजुट हो गए, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, जो इंडिविजुअलिटी है लूज कर रहे क्रोमोसोम, ठीक है, कहाँ पे, पोल्स के पास। क्रोमोसोम क्लस्टर एट द अपोजिट स्पेंडल पोल एंड द आइडेंटिटी इज लॉस्ट एज अ डिस्क्रीट एलिमेंट, ठीक है। अब यहाँ पे क्रोमोसोम क्लस्टर के फॉर्म में आ जा रहे हैं, एकजुट हो जा रहे हैं, और ये अपनी इंडिविजुअलिटी को क्या कर रहे हैं, खो रहे हैं, कहाँ पे, जो पोल्स है उनके पास। न्यूक्लियर इन्वॉल्व डेवलप अराउंड द क्रोमोसोम क्लस्टर एंड ईच पोल फॉर्मिंग द टू डॉटर न्यूक्लियाई, ठीक है। जो न्यूक्लियर इन्वॉल्व हैं वो कहाँ बन रहे हैं, इन क्रोमोसोम के साइड साइड में बन रहे हैं, किनारे बन रहे हैं, ठीक है, इस तरीके से न्यूक्लियर इन्वॉल्व बन रहे हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे है तो यहाँ पे क्या होगा, न्यूक्लियर इन्वॉल्व बनेगा, यहाँ पे भी क्या बनेगा, न्यूक्लियर इन्वॉल्व बनेगा, ये सेंट्रोसोम को छोड़ के, ठीक है, क्योंकि ये तो साइटोप्लाज्म का मटेरियल है, उसको छोड़ दो, ठीक है, इस सेंट्रोसोम को छोड़ दो, ठीक है। यहाँ पे बनेगा, फिर यहाँ पे बनेगा, इस इनके ऊपर क्या बन रहा है, न्यूक्लियर का इन्वॉल्व बन रहा है, बोल सकते हैं मेम्ब्रेन बन रहा है या कवरिंग बन रही है न्यूक्लियर की, ठीक है। और ये क्लस्टर हो रहे हैं क्रोमोसोम कहाँ पे, हर पोल पे, दोनों, ये दो पोल है, एक उधर वाला पोल, एक इधर वाला पोल, ठीक है। अपोजिट पोल पे क्या हो जा रहे हैं, ये दो डॉटर न्यूक्लियाई बना रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे न्यूक्लियोलस, गोल्गी अपरेटस, ER इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रीफॉर्म, मतलब कि खत्म कहाँ हुए थे, प्रोफेज में हुए थे, ठीक है, टूट फूट गए थे, नहीं दिख रहे थे, विजुलाइज नहीं होते माइक्रोस्कोप से। लेकिन टेलोफेज में हमको क्या देखने को मिल रहा है कि न्यूक्लियोलस हो गए, गोल्गी बॉडी हो गया, गोल्गी अपरेटस हो गया, या फिर बोल सकते हैं ER फिर से बनना स्टार्ट हो गए। तो देखिए टेलोफेज में क्या हुआ, एनाफेज में क्या हुआ, सेंट्रोमियर टूट गया, अपोजिट चले गए, अपोजिट पोल पे कहाँ चले गए, जो भी क्रोमैटिड थे अपोजिट पोल पे चले गए, ठीक है। जैसे हम टेलोफेज में आए, देखा कि सब कुछ बटा हुआ है, अब अच्छा नहीं लग रहा, हम इसको क्लस्टर कर देने, इसको क्या किया गया, क्लस्टर हो गए, एक फॉर्म में हो गए, अब क्लस्टर हो गए, एक फॉर्म में हो गए, इनके ऊपर क्या हुआ, न्यूक्लियर इन्वॉल्व आना स्टार्ट हो गया टेलोफेज में। इधर वाले भी क्लस्टर हो गए, इनके ऊपर न्यूक्लियर इन्वॉल्व आना स्टार्ट हो गया, साथ में जो न्यूक्लियस थे, गोल्गी अपरेटस था, इसके अलावा ER थे, कि फिर से दोबारा बनना स्टार्ट हो गया टेलोफेज में, ठीक है। आगे देखते हैं, साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस का मतलब है कि साइटोप्लाज्म में डिवीजन हो रहा है, साइटो मतलब साइटोप्लाज्म, काइनेसिस का मतलब बंटवारा, डिवीजन, ठीक है। माइटोसिस अकोम्पनाइज नॉट ओनली द सेग्रीगेशन ऑफ डुप्लीकेटेड क्रोमोसोम इनटू डॉटर न्यूक्लियाई कैरोकाइनेसिस बट द सेल इटसेल्फ इज डिवाइडेड इनटू टू डॉटर सेल बाय द सेपरेशन ऑफ साइटोप्लाज्म, इसका साइटोकाइनेसिस, एट द एंड ऑफ विच द सेल डिवाइड गेट कंप्लीटेड, ठीक है। माइटोसिस में ना ही केवल सेग्रीगेशन होता है डुप्लीकेटेड क्रोमोसोम का, क्योंकि डुप्लीकेटेड क्रोमोसोम क्यों कहा जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे भी क्रोमोसोम बना है, यहाँ पे भी बना है, ठीक है। यहाँ पे केवल सेग्रीगेशन ही नहीं होता माइटोसिस में, मिस कैरोकाइनेसिस ही नहीं होता, मिस डॉटर न्यूक्लियाई ही नहीं बनते, इसके अलावा क्या होता है, सेल खुद अपने साइटोप्लाज्म को भी क्या करता है, डिवाइड करता है। ये तो अभी सेल के अंदर न्यूक्लियस का डिवीजन हुआ, देखिए यहाँ पे टेलोफेज में कि न्यूक्लियस क्या हो गए, डिवाइड हो गए, एक सेल के अंदर दो न्यूक्लियस। लेकिन अब सेल साइकिल में क्या होगा, अब न्यूक्लियस डिवाइड होने के बाद साइटोप्लाज्म में डिवाइड करेंगे, तब जाके पूरा सेल डिवीजन कंप्लीट कहा जाएगा। कभी भी हम ये नहीं कह सकते कि सेल डिवीजन होते समय एक सेल में क्या हो, दो न्यूक्लियस प्रेजेंट हो, ये सही नहीं, क्योंकि यहाँ पे क्या होगा, जो साइटोप्लाज्मिक या न्यूक्लियोप्लाज्मिक जो रेशियो हो डिस्टर्ब हो जाएगा, एक सेल में एक ही न्यूक्लियस होना जरूरी है। लेकिन कभी कभी एक्सेप्शन देखने को मिल जाते हैं, जैसे कि टैप्टम हो गया, ठीक है, जो मल्टी न्यूक्लिएटेड है, उनमें तो बहुत सारे न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। जो भी हम कोकोनट वाटर पीते हैं, ठीक है, इसमें भी क्या ढेर सारे यहाँ पे न्यूक्लियस ही हैं जो कि डिवाइड किए हैं, ठीक है। आप पैरामीसियम में देखेंगे, आप वहाँ पे उसके सेल बॉडी में देखेंगे आपको दो न्यूक्लियस दिखेंगे, तो ये सब एक्सेप्शन है, ठीक है। अगर हम बोले अच्छा सा सेल डिवीजन तभी कंप्लीट होगा जब कैरोकाइनेसिस हो गया, दो न्यूक्लियाई बन चुके हैं सेल के अंदर, अब क्या होना चाहिए, साइटोकाइनेसिस होना चाहिए, साइटोप्लाज्म जल्दी से बंटवारा कर ले, ताकि जो साइटोप्लाज्मिक न्यूक्लियोप्लाज्मिक रेशियो वो फिर से रिस्टोर हो जाए, ठीक है। आगे देखते हैं, इन एनिमल सेल दिस इज अचीव्ड बाय द अपीयरेंस ऑफ द फेरो इन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। एनिमल सेल में क्या होता है कि जो फेरो होता है, या फिर बोल सकते हो जो गड्ढा होगा, कहाँ होगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन से। मान लीजिए जो देखिए टेलोफेज में केस सेल है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, जो एनिमल सेल है यहाँ पे क्या होगा, इधर से इस तरीके से गड्ढा होता रहेगा, अंदर की तरफ क्या होगा, यहाँ पे सेल डिवीजन स्टार्ट हो जाएगा, मिस साइटोप्लाज्मिक का डिवीजन होना स्टार्ट हो जाएगा। तो इसे हम बोल सकते हैं सेंट्रीपिटल ऑर्डर, ठीक है, अंदर की तरफ हो रहा है एनिमल सेल में, ठीक है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन है क्योंकि इनके पास तो कोई सेल वॉल नहीं होता एनिमल सेल में, तो क्या होगा, बाहर से क्या होगा, धंसता हुआ अंदर आएगा और क्या करेगा, एक से दो सेल बना देगा, ठीक है, एनिमल सेल में। आगे देखते हैं,
द फैरो ग्रेजुअली डिपेंड एंड अल्टीमेटली ज्वाइन टू द सेंटर डिवाइडिंग द साइटोप्लाज्म ऑफ द टू सेल। ठीक है, जो बाहर से एनिमल सेल में इस तरीके से फैरो आएगा और पूरा यहाँ पे चला जाएगा कहाँ, सेंटर तक, और साइटोप्लाज्म को दो सेल में डिवाइड कर देगा। ठीक है, एनिमल सेल में हो रहा है। बट अब प्लांट सेल में देखिए, प्लांट सेल हाउएवर आर इनक्लोज्ड बाय अ रिलेटिवली इनएक्सट्रेसिबल सेल वॉल, Therefore, they undergo cytokinesis by a different mechanism। ठीक है, जो प्लांट सेल हैं उनके पास सेल वॉल होता है, सेल वॉल थोड़े हार्ड होते हैं, उनको तोड़ना मुश्किल है, इसीलिए इनमें जो साइटोकाइनेसिस होती है दूसरे मेथड से होती है। देखिए कैसे होती है। इन प्लांट सेल द वॉल फॉर्मेशन स्टार्ट इन द सेंटर ऑफ द सेल एंड ग्रो आउटवर्ड टू मीट द एग्जिस्टिंग लैटरल वॉल। ठीक है, जो प्लांट सेल होते हैं यहाँ पे बोल सकते हैं जो साइटोकाइनेसिस होगी यहाँ पे सेंटर से स्टार्ट होगी, बाहर की तरफ होगी, सेंट्रीफ्यूगल ऑर्डर में होगी। ठीक है, इस तरीके से होगी और बाहर तक चली जाएगी ताकि सेल क्या हो जाए, डिवाइड हो जाए, में साइटोप्लाज्म क्या हो जाए, डिवाइड हो जाए। अगर स्टार्टिंग करते बाहर से तो ये पॉसिबल नहीं था, क्योंकि इनके पास सेल वॉल थे जो कि क्या है, हार्ड है, उनको तोड़ना मुश्किल है। तो इनमें जो भी साइटोप्लाज्मिक डिवीजन होता है वो अंदर से स्टार्ट होता है। ठीक है, इसमें प्लांट सेल में। आगे देखते हैं, द फॉर्मेशन ऑफ न्यू सेल वॉल बिगिंस विद द फॉर्मेशन ऑफ सिंपल प्रिकर्सर कॉल्ड द सेल प्लेट दैट रिप्रेजेंट द मिडिल लैमिना बिटवीन द वॉल ऑफ टू एडजेसेंट सेल। ठीक है, जो फॉर्मेशन होगी नए सेल वॉल की, कहाँ से शुरुआत होगा, मिडिल लैमिना से। ये क्या है, बोल सकते हैं सेल प्लेट है जो कि रिप्रेजेंट करेंगे मिडिल लैमिना, जिसकी वजह से क्या होगा, यहाँ पे जो वॉल होंगे एडजेसेंट सेल में क्या होंगे, डिवाइड होंगे। मतलब कि हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे मिडिल लैमिना प्रेजेंट होगा जो क्या करेगा, इनका सेल वॉल अलग से बनाएगा, इनका अलग से बनाएगा। ठीक है, ये क्या है, प्रिकर्सर है, सेल प्लेट क्या है, प्रिकर्सर है या शुरुआत कराते हैं किसका, सेल वॉल की फॉर्मेशन का इन दी प्लांट सेल। ठीक है, अब सबसे खास बात देखिए, एट द टाइम ऑफ साइटोप्लाज्मिक डिवीजन ऑर्गेनेल्स लाइक माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड गेट डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन द टू डॉटर सेल। ठीक है, साइटोप्लाज्मिक डिवीजन के टाइम माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड जैसे जो ऑर्गेनल्स है कहाँ प्रेजेंट है, ये साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट है। ये सारी चीजें जो हैं ये न्यूक्लियस में जो प्रेजेंट थी वो तब डिवाइड हो गई। ठीक है, टेलोफेज में सब कुछ क्या हो गई, सेपरेट हो गई। लेकिन जब साइटोप्लाज्म का डिवीजन हो रहा है, यहाँ पे साइटोकाइनेसिस हो रहा है, तो जो भी ऑर्गेनल्स हैं, स्पेशली कौन, माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड, ये कब अपने आप को क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, जब साइटोकाइनेसिस होगा। मतलब सेल में कब अपने आप को, मान लीजिए ये जो सेल है ना, इसमें दो माइटोकॉन्ड्रिया है, ठीक है, दो यहाँ पे प्लास्टिड प्रेजेंट है, लेकिन जैसे साइटोकाइनेसिस होगी यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया प्लास्टिड क्या होंगे, अगर प्लांट सेल है तो क्या हो जाएंगी, यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट होंगे दोनों सेल में। ठीक है, आगे देखते हैं, इन सम ऑर्गेनिज्म काइरोकाइनेसिस इज नॉट फॉलो बाय द साइटोकाइनेसिस रिजल्ट विद द मल्टीन्यूक्लिएट कंडीशन अराइजिंग लीडिंग टू फॉर्मेशन ऑफ सिनेसिटियम। एग्जांपल है लिक्विड एंडोस्पर्म इन द कोकोनट। ठीक है, कुछ ऐसे बोल सकते हैं ऑर्गेनिज्म है जिसमें काइरोकाइनेसिस के बाद साइटोकाइनेसिस नहीं होता। काइरोकाइनेसिस का मतलब यहाँ पे न्यूक्लियस डिवीजन के बाद यहाँ पे साइटोप्लाज्म का डिवीजन नहीं हो पाता, जिसकी वजह से एक सेल में ही क्या होंगे, ढेर सारे न्यूक्लियस देखने को मिलते हैं। इस कंडीशन को बोलते हैं सिनिसिटियम। ठीक है, इसको बोलते हैं सिनिसिटियम या मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन। ये कंडीशन देखने को मिलती है जो भी हम लोग कोकोनट वाटर पीते हैं, ये क्या है, जो लिक्विड एंडोस्पर्म कोकोनट वाटर है, इसमें क्या है, ढेर सारे न्यूक्लियस डिवाइड किए हैं। इसके अलावा इसका एग्जाम्पल है टैप्टम। ठीक है, वो भी क्या है, मल्टी न्यूक्लिएटेड है, पॉलीपोलाइडी शो करता है। ठीक है, ये देखिए इंटरफेज में क्या होगा, इंटरफेज में ये यहाँ पे ये न्यूक्लियस वाला पार्ट है, ये सेंट्रियोल है, ये सेंट्रियोल है, सब यहाँ पे क्या हो जाएंगे, डिवाइड हो जाएंगे। इंटरफेज क्या, रेस्टिंग फेज है, जब इसको इस सेल को जब डिवीजन हो गया पूरी तरीके से, साइटोप्लाज्म वगैरह सब कुछ क्या हो गया, डिवाइड हो गए, तो इस तरीके से बन जाएंगे। फिर कहाँ जाएंगे, फिर इनको अगर सेल डिवीजन करना है तो जाएंगे इंटरफेज में, फिर सारी कहानी क्या होगी, इसी तरीके से रिपीट होती रहेगी। ठीक है, आगे चलते हैं, सिग्निफिकेंस देखते हैं, सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस। ठीक है, अच्छी अच्छी बातें क्या है माइटोसिस की, क्यों माइटोसिस होता है बॉडी में। माइटोसिस और द इक्वेशनल डिवीजन इज यूजुअली रिस्ट्रिक्टेड टू द डिप्लॉयड सेल ओनली। जो माइटोसिस है या इक्वेशनल डिवीजन है, इसका रिस्ट्रिक्शन लगाया गया है, सिर्फ कहाँ तक हो सकता है, ये डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म या डिप्लॉयड सेल में ही होगा। ठीक है, लेकिन कुछ एक्सेप्शन भी हैं। अब देखिए, हाउएवर इन दिस सम लोअर प्लांट इन सम सोशल इंसेक्ट हैप्लॉइड सेल आल्सो डिवाइड बाय माइटोसिस। लेकिन कुछ लोअर प्लांट है, जैसे एल्गी हो गया, ब्रायोफाइट्स हो गए, या एग्जांपल है कुछ इंसेक्ट्स हो गए, जैसे अभी यहाँ पे दिया था मेल हनी बी। ठीक है, उसमें क्या था, उसके क्रोमोसोम नंबर हैप्लॉइड वाले फॉर्म में थे। जब भी उसको माइटोसिस करके गैमेट बनाना होगा, जब भी उसे गैमेट बनाना होगा, माइटोसिस करना पड़ेगा। तो हम बोल सकते हैं जो माइटोसिस है जनरली हम यूजुअली कहाँ देखते हैं, जो भी डिप्लॉयड सेल होते हैं उनमें देखते हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी ऑर्गेनिज्म हैं जैसे एल्गी, ब्रायोफाइट्स हो गए, साथ में कुछ ऐसे सोशल इंसेक्ट थे जो हैप्लॉइड सेल होते हैं, वो भी क्या करते हैं, माइटोसिस करके अपने आप को डिवाइड करते हैं। ठीक है, इट इज वेरी एसेंशियल टू अंडरस्टैंड द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस डिवीजन इन द लाइफ ऑफ ऑर्गेनिज्म। ये जानना बहुत जरूरी है कि जो माइटोसिस का डिवीजन है किसी भी ऑर्गेनिज्म के लाइफ के लिए कितना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आर यू अवेयर ऑफ द सम एग्जाम्पल वेयर यू हैव स्टडी अबाउट द हैप्लॉइड एंड डिप्लॉयड इंसेक्ट। क्या आपको कुछ एग्जाम्पल याद आ रहे हैं जहाँ पे हैप्लॉइड और डिप्लॉयड इंसेक्ट थे।
बताइए। अगर हम बात करें बी की, बी में जो फीमेल थी, फीमेल बी की बात करते, क्वीन की बात करते, उसका क्रोमोसोम नंबर कितना था? 32 था। लेकिन मेल की बात करेंगे उसके पास कितने थे? 16 थे। जब ये इसके साथ मेल के साथ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेंगे तो अपना ये मियोसिस करके क्या बनाएगी? गैमेट बनाएगी। ठीक है, 16 वाले जो भी इसके ओवा होंगे, एग होंगे, वो कैसे होंगे? 16 क्रोमोसोम होंगे, मियोसिस करेगा। लेकिन यहाँ पे जो मेल वाला है, ठीक है, जो मेल हनी बी है, ये क्या करके माइटोसिस करके अपने गैमेट्स बनाएगा। जो भी इसके स्पर्म बनेंगे उसमें क्या होगा? 16 क्रोमोसोम होंगे, माइटोसिस करेगा। आगे चल के फिर से यहाँ पे कौन बनेगा? यहाँ पे बनेंगे वर्कल स्टेराइल बी, फीमेल ही बनेगी, क्योंकि यहाँ पे 32 हो जाएगा। हमेशा जो हम इसको पढ़ चुके हैं किसमें? जेनेटिक्स वाले चैप्टर में, कि जब भी 32 क्रोमोसोम दिखा तो इसका मतलब वो फीमेल है, लेकिन जब 16 क्रोमोसोम होंगे वो मेल वाले हनी बी होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे माइटोसिस हो रहा है, यहाँ पे मियोसिस हो रहा है। लेकिन अगर क्वीन हो गई या फिर वर्कर बी, स्टेराइल वर्कर बी, स्टेराइल बार बार इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं कर पाएगी। ठीक है, वर्कर स्टेराइल हनी बी जो हैं वो क्या करते हैं? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं कर सकती, बट ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर सकते हैं पार्थेनोजेनेसिस। चाहे क्वीन हो चाहे वर्कर स्टेराइल हनी बी हो, उनका जो क्रोमोसोम नंबर होगा 32 होगा। ये आगे माइटोसिस करके क्या करेंगी? अपने जैसे एक दूसरा हनी बी बना देंगी फीमेल वाली। ठीक है, यहाँ पे पार्थेनोजेनेसिस होगा। तो ये माइटोसिस की ही हेल्प से पार्थेनोजेनेसिस होता है, क्योंकि यहाँ पे मेल गैमेट का कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं है। तो ये जब भी ऑर्गेनिज्म बनेगा तो ये क्या करेंगे? माइटोसिस करके बनाएंगे। ठीक है, आगे देखते हैं। माइटोसिस यूजुअली रिजल्ट इन द प्रोडक्शन ऑफ डिप्लॉयड डॉटर सेल विद आइडेंटिकल जेनेटिक कॉम्प्लीमेंट। जो माइटोसिस है, इनसे जो भी डॉटर सेल बनते हैं उनका जो भी बोल सकते क्रोमोसोम नंबर होता है सेम होता है। कैसे? पेरेंट के। मान लीजिए ये 2n है, ठीक है, इनका क्रोमोसोम नंबर 46 है, तो जब भी माइटोसिस किए तो जो भी इनके डॉटर सेल बने इनमें भी क्रोमोसोम नंबर 2n ही रहेगा और क्या होंगे? 46 क्रोमोसोम होंगे। ठीक है, तो सेम होंगे। जितना पेरेंटल सेल में प्रेजेंट है क्रोमोसोम नंबर, उतना ही सेम क्या होगा? डॉटर सेल में भी प्रेजेंट होंगे। तभी इसे कहा जाता है इक्वेशनल डिवीजन। द ग्रोथ ऑफ मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म ड्यू टू माइटोसिस। जो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म का जो ग्रोथ हुआ है किसकी वजह से हुआ है? माइटोसिस की वजह से हुआ। क्योंकि हम जानते हैं कि जितने भी ऑर्गेनिज्म है, चाहे बोल सकते हैं मल्टीसेलुलर हो चाहे यूनिसेलुलर हो, कहाँ से अराइज हुए हैं? एक सिंगल सेल से अराइज हुए हैं। ठीक है, तो जो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म है उसके बॉडी में इतने सारे सेल कैसे बढ़ रहे हैं? माइटोसिस की हेल्प से ही बढ़ रहे हैं। ठीक है, सेल ग्रोथ रिजल्ट इन डिस्टर्बिंग द रेशियो बिटवीन द न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म। जब भी सेल का ग्रोथ हो रहा है तो वो क्या कर रहा है? जो साइटोप्लाज्म है और न्यूक्लियस के बीच में क्या कर रहा है? जो न्यूक्लियोप्लाज्म या साइटोप्लाज्मिक जो भी डिस्टर्बेंस कर रहे हैं, इनके बीच का जो भी रेशियो है वो क्या हो रहा है? डिस्टर्ब होता जा रहा है। क्योंकि सेल क्या हो रहा है? ऑटोमेटिकली क्या ग्रो करके साइटोप्लाज्म को बढ़ाता जा रहा है। तो जो भी न्यूक्लियस है, साइटोप्लाज्म का जो भी रेशियो क्या हो रहा है? डिस्टर्ब होता जा रहा है। ठीक है, इट इज देयरफॉर बिकम एसेंशियल फॉर द सेल टू डिवाइड टू रिस्टोर द न्यूक्लियो साइटोप्लाज्मिक रेशियो। इसीलिए जरूरी है कि सेल डिवीजन होना। जब भी सेल ग्रो करेगा तो उसको सेल डिवीजन होना जरूरी है, ताकि वो न्यूक्लियो साइटोप्लाज्मिक रेशियो उसको क्या कर सके? रिस्टोर कर सके। ठीक है, अ वेरी सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन ऑफ माइटोसिस इज द सेल रिपेयर। जब भी सेल डैमेज हो जाता है, चाहे हमारे गट का, ठीक है, या फिर स्किन का ही कोई सेल क्या हो जाता है? इंजर्ड हो जाता है, डैमेज हो जाता है, तो फिर देखते हैं कुछ टाइम बाद वहाँ पे फिर से नए सेल आ जाते हैं, स्किन फिर से रिकवर हो जाती है, रिपेयर हो जाती है। किसकी वजह से? माइटोसिस की वजह से। ठीक है, the cell of the upper layer of the epidermis, cell of the lining of the gut, blood cell are remain constantly replaced। ठीक है, जो भी सेल होगा अपर लेयर हमारी स्किन का, एपिडर्मिस हो गया, या फिर जो हमारे गट है, जितनी भी हमारे एलिमेंट्री कैनाल के जो भी अंदर वाले जो सेल्स है, अगर डैमेज हो जाते कभी कभी फिर से वो रिपेयर होते। किसकी वजह से? माइटोसिस की वजह से। और जो हमारे बॉडी में जो ब्लड सेल है वो भी क्या होते हैं? कॉन्स्टेंटली क्या होता है? रिप्लेस होते जाते हैं। मतलब कि जो आरबीसी है 120 दिन का उसका लाइफ स्पैन है, तो वो फिर से दोबारा कैसे बनती है? माइटोसिस की हेल्प से ही बनती है। ठीक है, Mitotic division in the meristematic tissue, the apical and the lateral cambium result in the continuous growth of the plant throughout their life। ठीक है, जो माइटोसिस डिवीजन प्लांट की बात करते हैं किसकी वजह से हो रहा है? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की वजह से हो रहा है। ठीक है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है? प्लांट जीवन भर क्या कर रहा है? सेल डिवाइड करके अपना ग्रोथ कर रहा है। जब भी हम देखते हैं कि प्लांट क्या हो रहा है? उसकी हाइट बढ़ रही है, उसके रूट की भी बोल सकते हैं रूट्स बढ़ रहे हैं। ठीक है, किसकी वजह से हो रहा है? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू प्रेजेंट है। कहाँ प्रेजेंट है? एक तो एपिकल टिप पे प्रेजेंट है शूट की, और एक दूसरा एपिकल रूट पे प्रेजेंट है। तो यहाँ पे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या कर रहे हैं? इस प्लांट की ग्रोथ करा रहे हैं। इसके अलावा जो लैटरल कैम्बियम है ये प्रेजेंट होता है, स्पेशली एंजियोस्पर्म में प्रेजेंट होता है। ठीक है, जिम्नोस्पर्म में भी सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होता है। अगर हम बात करते हैं मोनोकॉट्स में, वहाँ पे भी सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होता है जनरली। लेकिन अगर हम बात करेंगे एंजियोस्पर्म के डाइकॉट में, वहाँ पे जो लैटरल कैम्बियम है ये प्रेजेंट होते हैं। इनका काम क्या है? जो हम देखते हैं ना कि प्लांट की ग्रोथ बढ़ गई है, मीन्स प्लांट का ग्रोथ का मतलब है कि उसका मोटापा बढ़ गया। किसकी वजह से हुआ? लैटरल कैम्बियम की वजह से हुआ। तो यहाँ पे भी कुछ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू पाए जाते हैं जो क्या करते हैं? प्लांट का ग्रोथ कराते रहते हैं पूरे लाइफ तक। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं मियोसिस। The production of the offspring by sexual reproduction including the fusion of two gametes each with the complete haploid set of the chromosome। ठीक है, जो डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म है अगर वो गैमेट बनाते हैं, जो गैमेट बनता है, ठीक है, वो हैप्लॉइड होता है। किसकी हेल्प से गैमेट बनाते हैं? मियोसिस की हेल्प से बनाते हैं। मान लीजिए यहाँ पे डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म है कोई, वो क्या बना रहा है? गैमेट बना रहा है, गैमेटोजेनेसिस कर रहा है, मीन्स हैप्लॉइड गैमेट ही रहेंगे। गैमेट हमेशा हैप्लॉइड रहेंगे, चाहे वो ऑर्गेनिज्म डिप्लॉयड हो चाहे हैप्लॉइड हो। ठीक है, बट अगर डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म है तो जो गैमेट बन रहा है वो हैप्लॉइड होगा। वो किसकी हेल्प से कर रहा है? मियोसिस की हेल्प से कर रहा है।
ठीक है, क्योंकि जो डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म है उसका जो बोल सकते हैं क्रोमोसोम नंबर है वो हाफ जाएगा किसमें, उसके गैमेट में। ठीक है, गैमेट में हमेशा हाफ क्रोमोसोम नंबर होते हैं, किसके अकॉर्डिंग बोल सकते हैं, जो ऑर्गेनिज्म है उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, तो देखते हैं आगे। गैमेट्स आर फॉर्म फ्रॉम द स्पेशलाइज्ड डिप्लॉयड सेल। जो गैमेट्स किससे बन रहे हैं, डिप्लॉयड सेल से बन रहे हैं, किसकी हेल्प से, मियोसिस से। मान लीजिए डिप्लॉयड सेल के पास क्या है, 46 क्रोमोसोम है, तो सिर्फ जब उसके गैमेट बनेंगे, मियोसिस होगा, तो सिर्फ 23 क्रोमोसोम कहाँ जाएंगे, गैमेट्स में जाएंगे। मतलब कि ये है कि जब भी मियोसिस से, ठीक है, गैमेट बन रहा है, किससे बन रहा है, डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म से, उसका क्रोमोसोम नंबर जो भी होगा ऑर्गेनिज्म के पास, डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म के पास, उसका हाफ क्रोमोसोम नंबर कहाँ मिलेगा, गैमेट में मिलेगा। ठीक है, आगे देखते हैं। This specialized kind of the cell division that reduce the chromosome number by half result in the production of haploid daughter cell. This kind of division is called meiosis. ठीक है, ये जो सेल डिवीजन है ये क्या है, बहुत स्पेशल टाइप का है। जो भी डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म होंगे जब भी अपना गैमेट बनाएंगे, किसकी हेल्प से बनाएंगे, मियोसिस से। ठीक है, क्यों मियोसिस की हेल्प लेंगे, इसलिए लेंगे क्योंकि जो भी क्रोमोसोम नंबर होगा गैमेट में कितना जाएगा, हाफ जाएगा। मान लीजिए ये 2n है, ठीक है, ये डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म है, जब भी वो गैमेट बनाया तो हाफ गया क्रोमोसोम नंबर, मींस आधा हो गया। जब इस सेल ने क्या किया, आगे चल के सेल डिवीजन किया, मिस मियोसिस किया, तो बोल सकते हैं कि जो डॉटर सेल है उनके पास क्या है, हाफ क्रोमोसोम नंबर है। तो ये देख सकते हैं कि रिडक्शनल डिवीजन भी हो गया। ठीक है, आगे देखते हैं। मियोसिस इंश्योर द प्रोडक्शन ऑफ हैप्लॉइड फेज इन द लाइफ साइकिल ऑफ सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म वेयर एज द फर्टिलाइजेशन इज टू द डिप्लॉयड फेज। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये कि जो मियोसिस होता है ये क्या करता है, प्रोडक्शन करता है, हैप्लॉइड फेज आता है। ठीक है, जब भी कोई भी सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म है उसकी अगर लाइफ साइकिल बोल सकते हैं कि डिप्लॉयड है, ठीक है, वो 2n है, उसका जितने भी क्रोमोसोम नंबर होंगे वो क्या है, 2n के फॉर्म में है। जब भी वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेगा, जब भी गैमेट बनाएगा तो किसकी हेल्प से बनाएगा, मियोसिस करेगा, क्योंकि गैमेट हमेशा कैसे होते हैं, हैप्लॉयड होते हैं। ठीक है, चाहे ऑर्गेनिज्म उसकी पूरी लाइफ हैप्लॉयड वाला हो, चाहे डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म हो, जब भी गैमेट्स बनेंगे वो हमेशा हमेशा हैप्लॉयड होंगे, और जाइगोट जो बनेंगे वो हमेशा डिप्लॉयड बनेंगे। ठीक है, तो जो भी डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म है जब भी गैमेट बना रहे हैं तो मियोसिस कर रहे हैं, लेकिन जब दो गैमेट आके मिल रहे हैं, मेल और फीमेल, आगे चल के जो जाइगोट है वो क्या बन रहा है, फिर से डिप्लॉयड बन रहा है। तो इसका मतलब कि मियोसिस क्या कर रहा है, गैमेट बना के हाफ हाफ क्रोमोसोम कर दिया, लेकिन फर्टिलाइजेशन के बाद जो जाइगोट बना उसने क्या किया, फिर से डिप्लॉयड वाले स्टेज को ला दिया। मींस यहाँ पे क्या हो गया, फर्टिलाइजेशन क्या करता है, रिस्टोर करता है डिप्लॉयड फेज इन दी सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म ऑफ डिप्लॉयड। ठीक है, आगे देखते हैं। वी कम अक्रॉस द मियोसिस ड्यूरिंग द गैमेटोजेनेसिस इन प्लांट एंड एनिमल। ठीक है, हम मियोसिस यहाँ पे देख सकते हैं जो गैमेटोजेनेसिस करे, चाहे प्लांट चाहे एनिमल। अगर हम बात करते हैं एंजियोस्पर्म की, जिम्नोस्पर्म की, वो उनका जो बोल सकते हैं मेन प्लांट बॉडी क्या होती है, स्पोरोफाइट होती है, मीन्स वो डिप्लॉयड होती है। जब भी वो गैमेट बनाएंगे ना वो मियोसिस करेंगे। अगर हम एनिमल्स की बात कर ले तो वो भी कैसे होते हैं, डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म होते हैं। जब भी वो गैमेट बनाएंगे तो क्या करेंगे, मियोसिस करेंगे। तो जब प्लांट हो गए चाहे एनिमल हो गए, ठीक है, जब भी गैमेट्स बना रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, मियोसिस कर रहे हैं। दिस लेड टू द फॉर्मेशन ऑफ हैप्लॉयड गैमेट। ठीक है, मियोसिस से क्या होता है कि जब भी गैमेट बनेंगे वो कैसे होंगे, हैप्लॉयड होंगे, मींस कि इसमें हाफ क्रोमोसोम नंबर होगा। किससे कंपेयर करें, पेरेंट सेल से कंपेयर करें। ठीक है, द की फीचर ऑफ मियोसिस आर एज फॉलो। कुछ की फीचर से मियोसिस के बारे में देखते हैं। मियोसिस इन्वॉल्व टू सिक्वेंशनल cycle of the nuclear and cell division called meiosis first and meiosis second but only a single cycle of DNA replication। ठीक है, मियोसिस जो है इनमें दो साइकिल होती हैं, सीक्वेंस में चलता है। पहले मियोसिस फर्स्ट आएगा, फिर मियोसिस सेकंड आएगा, लेकिन सबसे खास बात यह है कि जो डीएनए का रेप्लिकेशन होता है सिर्फ एक सिंगल साइकिल में होगा। मतलब कि पहले इंटरफेस हुआ होगा, ठीक है, जिसमें G1 S G2 फेज हुआ होगा, फिर मियोसिस फर्स्ट आ गया, देन मियोसिस सेकंड हो गया। ठीक है, तो जो यहाँ पे डीएनए का रेप्लिकेशन हुआ एस फेज में, अब सीधे कहाँ पे पार्टिसिपेट करेगा मियोसिस फर्स्ट में, फिर सीधे मियोसिस सेकेंड में। मतलब कि जो भी डीएनए का रेप्लिकेशन हो रहा है वो कहाँ हो रहा है, यस फेज में हो रहा है, इंटरफेस के, लेकिन एक बार ही होगा। ठीक है, आगे देखते हैं। मियोसिस फर्स्ट इनिशिएट आफ्टर द पेरेंटल क्रोमोसोम हैव रेप्लिकेटेड टू प्रोड्यूस आइडेंटिकल सिस्टर क्रोमैटिन एट द एस फेज। तो मियोसिस फर्स्ट है, ये तब शुरुआत होगी जब पेरेंटल क्रोमोसोम ने क्या किया है, रेप्लिकेट कर दिया डीएनए को, कहाँ, इंटरफेस के यस फेज में। मतलब कि क्या होगा, पहले इंटरफेस होगा, फिर कौन होगा, मियोसिस फर्स्ट होंगे, फिर होगा मियोसिस सेकेंड। ठीक है, तो इंटरफेज में भी 3 फेजेस होते हैं, G1 हो गया, यस G2 फेज होगा। यस फेज में ही क्या होगा, जो पेरेंटल क्रोमोसोम है उसने क्या किया है, या बोल सकते हैं पेरेंटल डीएनए क्या किया है, डुप्लीकेट किया, अपने आप को रेप्लिकेट कर लिया है। अब यहाँ से जो भी डुप्लीकेटेड डीएनए या क्रोमोसोम है वो सीधे पार्टिसिपेट करेंगे मियोसिस फर्स्ट में, फिर मियोसिस सेकेंड में। मतलब कि यहाँ पे ये देखने को मिल रहा है कि जो डीएनए का रेप्लिकेशन है बस एक बार होगा यस फेज में। ठीक है, Meiosis involve the pairing of the homologous chromosome and the recombination between non-sister chromatin of the homologous chromosome। ठीक है, मियोसिस में क्या होगा कि यहाँ पे पेयरिंग होगी होमोलॉगस क्रोमोसोम। होमोलॉगस का मतलब एक जैसे दिखने वाले जो क्रोमोसोम होंगे वो पेयर में देखने को मिलेंगे। मान लीजिए एक क्रोमोसोम ये हो गया, ठीक है, ये यहाँ पे एक क्रोमेटिड हो गया, 2 हो गया। ठीक है, यहाँ पे देखिए एक क्रोमोसोम ये हो गया,
इस तरीके से। तो अब क्या होगा, इनके बीच में क्या होगा, पेयरिंग होगी, ठीक है। लेकिन ये कैसे होंगे, होमोलॉगस होंगे, एक जैसे होंगे। लेकिन जो बोल सकते हैं रिकॉम्बिनेशन है या एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल होगा, वो किसके बीच में होगा, नॉन सिस्टर क्रोमैटिन ऑफ होमोलॉगस। ये क्या है, इसकी बहन है, सिस्टर क्रोमैटिन लग रही है, ये इसकी बहन होगी, दोनों एक दूसरे की क्या है, बहन बहन है। लेकिन इनके बीच में नहीं होगा रिकॉम्बिनेशन, रिकॉम्बिनेशन होगा एक जैसे दिखने वाले क्रोमोसोम, मिस होमोलॉगस क्रोमोसोम में होगा, लेकिन नॉन सिस्टर क्रोमैटिन, मतलब कि इसका इसके साथ क्या हो सकता है, एक्सचेंज हो सकता है, ठीक है, जेनेटिक मटेरियल। इसी को क्या बोलते हैं, रिकॉम्बिनेशन। और किसके बीच में हो रहा है, बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमैटिड ऑफ द होमोलॉगस क्रोमोसोम। ये देखिए नॉन सिस्टर है, इसके लिए ये इसकी बहन नहीं है, ये दोनों एक दूसरे की बहन है, ये दोनों एक दूसरे की सिस्टर हैं। लेकिन इनके बीच में, ठीक है, होमोलॉगस तो है क्रोमोसोम, बट नॉन सिस्टर, यहाँ पे जो नॉन सिस्टर क्रोमैटिन है उनके बीच में क्या होता है, एक्सचेंज होता है मटेरियल का। तो हम इसे क्या बोलेंगे, रिकॉम्बिनेशन बोलेंगे। 4 हैप्लॉइड सेल आर फॉर्म एट द एंड ऑफ मियोसिस सेकेंड। 4 हैप्लॉइड सेल बनते हैं एट द एंड ऑफ मियोसिस सेकेंड। हमने माइटोसिस में देखा था कि सिंपली माइटोसिस हुआ और एक सेल से 2 बन गए। खास बात ये थी माइटोसिस की कि जितने भी क्रोमोसोम नंबर प्रेजेंट थे पेरेंट सेल में, उतने ही जो 2 सेल बने हैं प्रोजेनी सेल, उनमें भी सेम था। ये इक्वेशन डिवीजन था। लेकिन मियोसिस में क्या होगा कि यहाँ पे 4 हैप्लॉइड सेल बनेंगे, ठीक है, एट द एंड ऑफ मियोसिस सेकेंड, कि एक सेल से क्या होंगे, 4 सेल बनेंगे यहाँ पे मियोसिस में। लेकिन यहाँ पे अगर 2n है, ठीक है, यहाँ पे बोल सकते हैं जो क्रोमोसोम नंबर मान लीजिए 46 है, लेकिन यहाँ पे क्या होंगे, n होंगे, हैप्लॉइड होंगे, मीन्स 23। ये क्या होगा, रिडक्शन डिवीजन, कि जो पेरेंटल सेल का जो भी क्रोमोसोम नंबर होगा वो आधा आधा किसमें देखने को मिलेगा, जो प्रोजेनी सेल है उनमें देखने को मिलेगा, ठीक है। आगे देखते हैं, मियोटिक इवेंट कैन बी ग्रुप अंडर द फॉलोइंग फेजेस। जो मियोटिक के इवेंट है, ठीक है, ये कुछ फॉलोइंग फेजेस में देखने को मिलेंगे। जैसे मियोसिस फर्स्ट होगा पहले, फिर मियोसिस सेकेंड। अब मियोसिस फर्स्ट में भी क्या होगा, प्रोफेज फर्स्ट, मेटाफेज फर्स्ट, एनाफेज फर्स्ट, टेलोफेज फर्स्ट होगा। इसके बाद मियोसिस सेकेंड जो होगा, प्रोफेज सेकेंड होगा, मेटाफेज सेकेंड होगा, एनाफेज सेकेंड, टेलोफेज सेकेंड, इस तरीके से होगा। मैं मोर बोल सकती हूँ कि मोर कन्वेंशनली मैं आपको ये बता देना चाहती हूँ कि जो मियोसिस सेकेंड है ना, ये सेम एज माइटोसिस है, ठीक है। जैसे हमने माइटोसिस में सारी कहानियां देखी हैं, वैसे सेम कहाँ होगा, मियोसिस सेकेंड में होगा। लेकिन जो मियोसिस फर्स्ट है ना, ये थोड़ा अच्छे से पढ़ने के लिए है, क्योंकि एग्जामिनर हमेशा प्रोफेज फर्स्ट को ही टारगेट में रख के क्वेश्चन पूछता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मियोसिस फर्स्ट, ठीक है। मियोसिस फर्स्ट में क्या होगा, देखिए प्रोफेज फर्स्ट की बात करते हैं। हम जानते हैं 4 फेजेस होंगे, प्रोफेज फर्स्ट होगा, मेटाफेज फर्स्ट होगा, एनाफेज फर्स्ट होगा, टेलोफेज फर्स्ट होगा। अब हम लोग एक एक करके बात करेंगे प्रोफेज फर्स्ट की। प्रोफेज फर्स्ट में देखते हैं, प्रोफेज ऑफ द फर्स्ट मियोटिक डिवीजन इज टिपिकली लॉन्गर एंड मोर कॉम्प्लेक्स व्हेन कंपेयर टू प्रोफेज ऑफ द माइटोसिस। जो प्रोफेज फर्स्ट होंगे किसके, फर्स्ट मियोसिस डिवीजन के या फर्स्ट मियोटिक डिवीजन के प्रोफेज फर्स्ट जो होंगे ये लॉन्गर होंगे, ठीक है, और बोल सकते हैं मोर कॉम्प्लेक्स होंगे एज कंपेयर टू माइटोसिस के प्रोफेज से, ठीक है। अगर हम माइटोसिस के प्रोफेज से बात करें तो मियोसिस फर्स्ट के जो प्रोफेज फर्स्ट है ना, ये क्या है, कॉम्प्लेक्स भी हैं और बड़े भी, इनका टाइम ड्यूरेशन क्या है, ज़्यादा है। It has been further subdivided into following 5 phases based on the chromosomal behavior, ठीक है। जो बोल सकते हैं मियोसिस फर्स्ट के प्रोफेज फर्स्ट है, ये 5 इनका सब डिवीजन हुआ, किसके अकॉर्डिंग हुआ है, ये हुआ क्रोमोसोमल बिहेवियर के अकॉर्डिंग। मतलब क्रोमोसोम का जिस तरीके से बिहेवियर देखने को मिलेगा प्रोफेज फर्स्ट में, उसके अकॉर्डिंग इनके सब डिवीजन हुए प्रोफेज फर्स्ट के। अब देखिए क्या है, 5, लिप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकेटीन, डिप्लोटीन एंड डाइकाइनेसिस, ठीक है। अब एक एक करके देखते हैं। लिप्टोटीन की बात करते हैं। ड्यूरिंग लिप्टोटीन स्टेज द क्रोमोसोम बिकम ग्रेजुअली विजिबल अंडर द लाइट माइक्रोस्कोप। जब हम लिप्टोटीन की बात करते हैं तो यहाँ पे जो क्रोमोसोम होंगे हम लाइट माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो इजिली विजिबल होंगे, ठीक है। द कॉम्पैक्टेशन ऑफ द क्रोमोसोम कंटिन्यू थ्रू आउट द लिप्टोटीन। यहाँ पे क्या होगा, कॉम्पैक्टली यहाँ पे पैकेजिंग होता रहेगा क्रोमोसोम का, किसमें, लिप्टोटीन में, ठीक है। दिस इज फॉलो बाय द सेकेंड स्टेज ऑफ प्रोफेज फर्स्ट कॉल्ड जाइगोटीन। मतलब लिप्टोटीन में कुछ नहीं था, आप अगर नॉर्मली माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो आपको जितने भी क्रोमोसोम है आपको इजीली लाइट माइक्रोस्कोप से दिख जाएंगे। और जो प्रोफेज फर्स्ट के लिप्टोटीन है, इनमें क्या होगा, कॉम्पैक्टेशन होगा या बोल सकते हैं कंडेंसेशन हो रहा है, किसका, क्रोमोसोम का हो रहा है। अब यहीं पे इतना ही हो कि फिर दूसरा बोल सकते हैं जो दूसरा सब डिवीजन था अब वो स्टार्ट हो जाएगा, दैट इज जाइगोटीन। अब देखिए जाइगोटीन में क्या होता है, ड्यूरिंग दिस स्टेज द क्रोमोसोम स्टार्ट पेयरिंग टुगेदर एंड दिस प्रोसेस ऑफ एसोसिएशन का सिनेप्सिस। इस स्टेज में क्या होता है, जो क्रोमोसोम होंगे वो क्या करेंगे, पेयरिंग करने लगेंगे, मीन्स जोड़ा बनाने लगेंगे अपना। मान लीजिए एक क्रोमोसोम ये हो गया, ठीक है। अब क्या हो गया, एक दूसरा क्रोमोसोम हो गया, ये क्या होंगे, एक दूसरे के होमोलॉगस होंगे। अब क्या कर रहे हैं, ये पेयरिंग बनाने स्टार्ट कर दिए, दोनों जोड़ा बनाना स्टार्ट कर दिए। इसी को हम क्या बोलते हैं, सिनेप्सिस, ठीक है। इस स्टेज में जाइगोटीन में जैसे स्टार्ट हुआ जाइगोटीन वाला स्टेज, इसमें देखने को मिलेगा कि जो भी क्रोमोसोम होंगे वो अपना क्या बनाने लगेंगे, पेयर बनाने लगेंगे, और इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं सिनेप्सिस, जाइगोटीन में होगा, ठीक है। सच पेयर्ड क्रोमोसोम आर कॉल्ड होमोलॉगस क्रोमोसोम। जो इस तरीके से जो पेयरिंग हुई है, हम इनको देख के ये बता सकते हैं कि कैसे क्रोमोसोम है, होमोलॉगस है, मतलब एक दूसरे से मिलते जुलते हैं, ठीक है।
Electron micrograph of this stage indicate that chromosome synapsis is accompanied by the formation of complex structure called synaptomial complex। ठीक है, अगर हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोग्राफ से देख रहे हैं इस स्टेज को, जाइगोटीन वाले स्टेज को, तो हमको देखने को मिलेगा कि कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बन रहा है। इस कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं? सिनेप्टोमियल कॉम्प्लेक्स। मीन्स यहाँ पे ये देखिए क्रोमोसोम हो गया, ठीक है, अब एक दूसरा क्रोमोसोम हो गया इसके जस्ट बगल में। अब इन्होंने क्या किया? अपना पेयरिंग कर लिया, इनके साथ जोड़ा बना लिया। तो इसी स्ट्रक्चर को जब हम इसको इलेक्ट्रॉन माइक्रोग्राफ से देखेंगे तो हमें एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा, एकदम कॉम्पैक्ट होंगे, इसे हम बोलेंगे सिनेप्टोमियल कॉम्प्लेक्स। ठीक है, The complex formed by a pair of synapsed homologous chromosome is called bivalent or tetrad। ठीक है, जब इस हम कॉम्प्लेक्स को देखेंगे तो ये कैसे दिखेंगे? जो भी होमोलॉगस क्रोमोसोम थे, ठीक है, अगल बगल जो भी होमोलॉगस क्रोमोसोम थे, उन्होंने क्या किया? पेयरिंग कर लिया है। ठीक है, इस तरीके से जोड़ा बना लिया होमोलॉगस क्रोमोसोम। अब देख के हम क्या बोल सकते हैं? बाइवेलेंट कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि दो क्रोमोसोम ने पेयरिंग किया है। ठीक है, या फिर हम बोल सकते हैं टेट्राड। टेट्राड किसको देख के बोलेंगे? देखिए, मान लीजिए ये देखिए क्रोमोसोम एक हो गया, ठीक है, ये क्या हो गया? दूसरा क्रोमोसोम होमोलॉगस है। अगर हम बाहर से देख रहे हैं पेयरिंग की, इसे हम बाइवेलेंट कह सकते हैं सिर्फ। अगर टेट्राड देखेंगे तो किसके अकॉर्डिंगली? क्रोमैटिड, एक क्रोमैटिड, दो, तीन, चार क्रोमैटिड हो गए, तो इसको हम टेट्राड क्रोमैटिड को देख के कहते हैं। ठीक है, हाउएवर देयर आर मोर क्लियरली विजिबल एट नेक्स्ट स्टेज। जो बाइवेलेंट है या फिर टेट्राड है, बहुत अच्छे से विजिबल होंगे नेक्स्ट स्टेज में। ठीक है, जाइगोटीन में क्या हुआ? सिनेप्सिस हुआ, मींस पेयरिंग हुआ। ठीक है, इसके अलावा सिनेप्टोमियल कॉम्प्लेक्स भी बना। जब यहाँ पे पेयरिंग हो गया, जो कॉम्प्लेक्स बना इसको बोलते हैं सिनेप्टोमियल कॉम्प्लेक्स। ठीक है, इसके अलावा हम इसको जब देखेंगे इलेक्ट्रॉन माइक्रोग्राफ से तो देखने को मिलेगा कि बाइवेलेंट है या टेट्राड है। अब यही बाइवेलेंट या फिर टेट्राड इजिली हमको विजुलाइज होंगे जो नेक्स्ट स्टेज आने वाला है जिसका नाम है पैकेटीन, उसमें। ठीक है, आगे देखते हैं। द फर्स्ट टू स्टेज ऑफ द प्रोफेस फर्स्ट आर रिलेटिवली शॉर्ट लाइफ कंपेयर टू द नेक्स्ट स्टेज दैट इज पैकेटीन। अब तक हमने देखा जो प्रोफेस फर्स्ट के लिप्टोटीन, जाइगोटीन, दोनों स्टेज कैसे थे? बहुत शॉर्ट थे। ठीक है, एज कम्पेयर टू जो अब आने वाला नेक्स्ट स्टेज है जिसका नाम है पैकेटीन। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग ये दोनों क्या थे? शॉर्ट थे। आगे देखते हैं पैकेटीन में क्या होता है। ड्यूरिंग दिस स्टेज द 4 क्रोमैटिड ऑफ ईच बाइवेलेंट क्रोमोसोम बिकम डिस्टिंक्ट एंड क्लियरली अपीयर एज टेट्राड। इस स्टेज में अब हम अच्छे से विजुलाइज कर लेंगे कि बाइवेलेंट क्या है, टेट्राड क्या है। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये एक क्रोमोसोम हो गया, दूसरा क्रोमोसोम ये हो गया। ठीक है, अगर हम इसको पेयरिंग इसका देख रहे हैं तो क्या है? बाइवेलेंट है। ठीक है, अगर हम टेट्राड के फॉर्म में देखेंगे तो एक क्रोमैटिड, दो क्रोमैटिड, तीन, चार क्रोमैटिड हो गए। तो इस स्टेज में हमको देखने को मिलेगा कि जो 4 क्रोमैटिड हैं, ठीक है, ईच बाइवेलेंट, एक बाइवेलेंट हो गया, अब एक बाइवेलेंट हो गया, 4 क्रोमैटिड जो होंगे ईच बाइवेलेंट के क्या होंगे? इजीली यहाँ पे हमको दिखेंगे, क्लियरली विजुलाइज होंगे। ठीक है, हमको टेट्राड कब देखने को मिलेंगे? पैकेटीन में हमको इजीली विजुलाइज होंगे। बने कहाँ है? जाइगोटीन में, लेकिन अगर हमको विजुलाइज करना है माइक्रोस्कोप में तो देखने को कहाँ मिलेंगे? पैकेटीन में देखने को मिलेंगे। ठीक है, दिस स्टेज इज कैरेक्टराइज्ड बाय अपीयरेंस ऑफ रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल एट द साइट एट विच क्रॉसिंग ओवर अकर बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमैटिड ऑफ द होमोलॉगस क्रोमोसोम। ठीक है, इस स्टेज की बात, सबसे खास बात यह है कि जो नॉन सिस्टर क्रोमैटिड हैं, ठीक है, होमोलॉगस क्रोमोसोम में, उनके बीच में क्या होगा? एक्सचेंज होगा जेनेटिक मटेरियल का। ठीक है, तो वहाँ पे क्या हो जाएंगे? रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल बन जाएंगे। ठीक है, अब यही नोड्यूल, अब आगे भी देखेंगे कि यहाँ पे जो एक्सचेंज मटेरियल, यहीं पे नोड्यूल जो बने हुए, आगे चल के यहीं पे एक्स करके स्ट्रक्चर बन जाएगा, उसको हम लोग कैस्मेटा कहेंगे। अभी हम यहीं पे देखेंगे। देखिए यहाँ पे एक क्रोमोसोम हुआ, ठीक है, इस तरीके से ये दूसरा हुआ, इसने क्या किया? पेयरिंग कर लिया। ठीक है, इस तरीके से पेयरिंग या पेयरिंग हो गया। यहाँ पे क्या होगा? कुछ यहाँ का जो मटेरियल होगा ये यहाँ पे चला गया और यहाँ का यहाँ चला गया, मिस एक्सचेंज हो गया मटेरियल का। ठीक है, कहाँ पे एक्सचेंज हो रहा है? देखिए यहाँ पे लिखा है कि इस स्टेज की सबसे खास बात ये है कि यहाँ पे रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल बनेगा। ठीक है, पहली चीज़। अब रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल वहाँ पे बनेगा जहाँ पे मटेरियल क्या हो रहा है? एक्सचेंज हो रहा है। किसके बीच में? नॉन सिस्टर। ये तो इसकी बहन है, ये इसकी बहन है, ये दोनों एक दूसरे की बहन हो गई ना। लेकिन नॉन सिस्टर क्या होंगे? जो दोनों होमोलॉगस क्रोमोसोम होंगे, जो इसमें क्रोमैटिड है, एक दूसरे के लिए बहन नहीं है, नॉन सिस्टर क्रोमैटिड है ये। तो जो भी एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल होगा किसके बीच में होगा? नॉन सिस्टर क्रोमैटिड के बीच में होगा, लेकिन होमोलॉगस क्रोमोसोम के बीच में होगा। ये देखिए होमोलॉगस है, एक जैसे क्रोमोसोम दिख रहे हैं। जो जेनेटिक मटेरियल है या फिर बोल सकते हैं जो एक्सचेंज हो रहा है, किसके बीच में होगा? सिस्टर क्रोमैटिड के बीच में नहीं होगा, नॉन सिस्टर, ये इसके लिए बहन नहीं है। तो क्या होगा? यहाँ इनका जेनेटिक मटेरियल यहाँ पे क्या हो जाएगा? एक्सचेंज हो जाएगा इनसे। तो ये क्या हो जाएंगे? नॉन सिस्टर क्रोमैटिड के बीच में हो रहा है, लेकिन होमोलॉगस क्रोमोसोम है। ठीक है, क्रॉसिंग ओवर इज द एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल बिटवीन 2 होमोलॉगस क्रोमोसोम। जो क्रॉसिंग ओवर हो रहा है, ठीक है, नॉन सिस्टर क्रोमैटिड के बीच में ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम, वो क्या है? जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज हो रहा है और कुछ नहीं एक्सचेंज हो रहा है। ठीक है, क्रॉसिंग ओवर इज ऑल्सो एन एंजाइम मीडिएटेड प्रोसेस एंड द एंजाइम इन्वॉल्व का रिकॉम्बिनेज। ठीक है, जो क्रॉसिंग ओवर है जहाँ पे जेनेटिक मटेरियल का आदान प्रदान हो रहा है, किसके बीच में हो रहा है? होमोलॉगस क्रोमोसोम के नॉन सिस्टर क्रोमैटिड में। मान लीजिए ये है, ठीक है,
एक क्रोमोसोम ये दूसरा हो गया, ठीक है। इनके बीच में जेनेटिक मटेरियल क्या हो रहे हैं, आदान प्रदान हो रहे हैं, ठीक है। ये क्या हो गए, होमोलॉगस क्रोमोसोम है लेकिन नॉन सिस्टर क्रोमेटिड है, ठीक है। तो ये इसे क्या बोलेंगे, क्रॉसिंग ओवर बोलेंगे। क्यों हो रहा है, क्योंकि अपना ये जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे एक एंजाइम की हेल्प से, ठीक है। जो भी क्रॉसिंग ओवर होगा एक एंजाइम की हेल्प से होगा जिसका नाम है रिकॉम्बिनेज, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है। अब आगे देखते हैं। Recombination between homologous chromosome is completed by the end of पैकेटीन लीविंग द क्रोमोसोम लिंक एट द साइट ऑफ द क्रॉसिंग ओवर। जो रिकॉम्बिनेशन है, ठीक है, यहाँ पे जो भी एक्सचेंज हुआ है, क्रॉसिंग ओवर हुआ है नॉन सिस्टर क्रोमैटिन ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम, यहाँ पे क्या होंगे, उसी पॉइंट पे जुड़े होंगे। क्रॉसिंग ओवर सब कुछ कहाँ खत्म हो जाएगा, पैकेटीन में ही सब कुछ खत्म हो जाएगा, लेकिन अभी भी जो नॉन सिस्टर क्रोमैटिन है वहाँ पे जुड़े होंगे। मान लीजिए ये क्रोमोसोम है, ठीक है, इसका ये वाला पार्ट एक्सचेंज किया है दूसरे वाले क्रोमोसोम के साथ, तो ये वाला जो पार्ट होगा ये इससे क्या होगा, बस जुड़ा होगा, ठीक है। यहाँ पे क्रॉसिंग ओवर कंप्लीट हो गया है पैकेटीन में, ठीक है। बोल सकते हैं कि एक वो जो पॉइंट है जहाँ पे क्रॉसिंग ओवर हुआ है, बस यही वाला पार्ट दूसरे वाले बोल सकते हैं नॉन सिस्टर क्रोमैटिड या दूसरे वाले जो बाइवैलेंट या बोल सकते हैं कि क्रोमोसोम से जुड़ा हुआ है, ठीक है। बस ये वाला पार्ट क्या होगा, जुड़ा होगा, ठीक है, कम एट द एंड ऑफ पैकेटीन, ठीक है। अब देखते हैं ये ओवर हो गया पैकेटीन। अब देखते हैं डिप्लोटीन। द बिगिनिंग ऑफ डिप्लोटीन इज रिकग्नाइज्ड बाय डिसोल्यूशन ऑफ द सिनेप्टिमल कॉम्प्लेक्स एंड द टेंडेंसी ऑफ रिकॉम्बिनेस होमोलॉगस क्रोमोसोम ऑफ द बाइवैलेंट टू सेपरेट फ्रॉम ईच अदर एक्सेप्ट एट द साइट ऑफ क्रॉस ओवर, ठीक है। बोल सकते हैं कि जो शुरुआत होगी चौथी स्टेज दैट इज डिप्लोटीन, ठीक है, इसकी शुरुआत में ही क्या हो जाएगा कि जो भी क्रॉसिंग ओवर हुआ है, ठीक है, ये मान लीजिए एक क्रोमोसोम ये दूसरा, यहाँ पे क्रॉसिंग ओवर हो गया इनके बीच में, ठीक है, तो नॉन सिस्टर क्रोमैटिड के बीच में क्रॉसिंग ओवर हो गया, तो अब क्या होगा डिप्लोटीन में कि डिसोल्यूशन होगा, जो भी सिनेप्टिमल कॉम्प्लेक्स बने अब धीरे धीरे क्या होंगे, खत्म होंगे, लेकिन जहां पे क्रॉसिंग ओवर हुआ है वही वाला पार्ट क्या होगा, अभी भी वही वाला पार्ट क्या होगा, वहां पे जुड़ा होगा क्रॉसिंग ओवर के पास, ठीक है। अब यहीं पे एक स्ट्रक्चर बनेगा एक्स शेप का जिसको हम कैजमेटा कहते हैं। कैजमेटा कहाँ बना, डिप्लोटीन में। ये जो बोल सकते हैं बाइवैलेंट जो टेट्राड है, ठीक है, ये जो डिप्लोटीन स्टेज में जैसे आएंगे सब कुछ क्या होगा, धीरे धीरे जो सिनेप्टिमल कॉम्प्लेक्स है क्या हो जाएंगे, डिसोल्यूशन हो जाएंगे, मतलब खत्म हो जाएंगे, लेकिन अभी भी जो बोल सकते हैं नॉन सिस्टर क्रोमैटिन है होमोलॉगस क्रोमोसोम की अभी भी जुड़ी है, कहाँ पे, जहाँ पे क्रॉसिंग ओवर हुआ है बस वहीं पे जुड़ी हुई है, बाकी हर जगह से फ्री हो चुकी है, ठीक है। अब देखते हैं दिस एक्स शेप स्ट्रक्चर आर कॉल्ड कैजमेटा, जो भी जहाँ पे जुड़ा हुआ है नॉन सिस्टर क्रोमैटिन, ठीक है, होमोलॉगस क्रोमोसोम का जो नॉन सिस्टर क्रोमैटिन है जहाँ पे जुड़ा हुआ है, जहाँ पे क्रॉसिंग ओवर हुआ है अभी भी जुड़ा हुआ है, तो वहाँ पे एक एक्स शेप का स्ट्रक्चर बन जाएगा जिसे हम कैजमेटा कहते हैं। इन oocytes ऑफ सम वर्टिब्रेट डिप्लोटीन कैन लास्ट फॉर मंथ और ईयर, ठीक है। अगर हम oocytes की बात करते हैं, जो फीमेल में जो गैमेट बनाती हैं जो सेल, उन्हें बोलते हैं oocytes, ठीक है। अगर वर्टिब्रेट्स में बात करते हैं तो जो डिप्लोटीन स्टेज है कई महीनों में खत्म होती है या कई सालों तक खत्म, मतलब कि जब मियोसिस होता है फीमेल में, जब बोलते हैं oocyte क्या बना रही है, गैमेट बना रही है, ओगोनिया बना रही है, ठीक है, उस टाइम पे क्या होगा कि यही जो डिप्लोटीन स्टेज है मियोसिस फर्स्ट की, यहीं पे क्या हो जाएगी, कुछ टाइम तक स्टॉप हो जाएगा, यहाँ पे सेल डिवीजन यहीं पे स्टॉप हो जाएगा। इसके बाद जब जरूरत पड़ेगी तब आगे चल के स्टार्ट होगा सेल डिवीजन। जैसे कि हम बात करते हैं फीमेल की, ठीक है, फीमेल में क्या होता है, जब कोई फीमेल प्रेग्नेंट होती है, अगर उसके पेट में या फिर बोल सकते हैं उसके वोम में अगर कोई फीटस में क्या है, कोई फीमेल है, ठीक है, उसके एम्ब्रियोनिक स्टेज में ही ओगोनिया क्या करती है, धीरे धीरे oogenesis करना स्टार्ट कर देती हैं, ठीक है, यहाँ पे। लेकिन ये आके यहीं पे डिप्लोटीन जो स्टेज है प्रोफेज फर्स्ट की या फिर बोल सकते हैं मियोसिस फर्स्ट की डिप्लोटीन स्टेज पे ही क्या हो जाएंगी, अरेस्ट हो जाएंगी। जब प्यूबर्टी आएगी उसके बाद से यहीं से क्या करेंगी, आगे जितने भी बोल सकते हैं डाइकाइनेसिस हो गया, मेटाफेज फर्स्ट, मियोसिस सेकंड तक ये जितने भी हैं ये सारे प्रोसेस करके तब जाके क्या करेंगे, गैमेट बनाएंगी। मतलब कि हम बोल सकते हैं कि जो फीटस है, फीमेल फीटस है, एम्ब्रियोनिक स्टेज में जब उसमें क्या हो सकता है, oogenesis स्टार्ट हो जाता है, ठीक है, तो इसका मतलब कि उसमें ओगोनिया है, उसने क्या किया, बस आधा ही थोड़ा सा स्टेप किया है, कहाँ तक, डिप्लोटीन तक, यहाँ पे करके वो अरेस्ट हो गया है। बाकी जब प्यूबर्टी आती है उसके बाद क्या होता है, प्यूबर्टी जब आने वाली रहती है उसके बाद से क्या होगा, आगे के जितने भी स्टेज हैं वो कवर करके फिर जाके गैमेट बनता है, फिर आगे चल के ओवम या बोल सकते हैं ओवर रिलीज होता है, ठीक है। आगे चलते हैं। द फाइनल स्टेज ऑफ मियोटिक प्रोफेज फर्स्ट इज डायाकाइनेसिस, ठीक है, जो आखिरी स्टेज है किसका, मियोटिक फर्स्ट का, प्रोफेज फर्स्ट का, ठीक है, उसे हम क्या बोलेंगे, डायाकाइनेसिस। दिस इज मार्क्ड बाय टर्मिनेशन ऑफ कैजमेटा, जो कैजमेटा कहाँ बना है, डिप्लोटीन स्टेज में, जो एक्स लाइक स्ट्रक्चर बना था, ठीक है, कहाँ बना था, जहाँ पे क्रॉसिंग ओवर हुआ था, किसमें, होमोलॉगस नॉन सिस्टर क्रोमैटिड के बीच में। अब वो जो एक्स स्ट्रक्चर है उनका भी क्या हो जाएगा, टर्मिनेशन हो जाएगा, उनको भी खत्म कर दिया जाएगा, किसमें, डायाकाइनेसिस में, ठीक है। ड्यूरिंग दिस फेज ऑफ द क्रोमोसोम आर फुल्ली कंडेंस्ड एंड द मियोटिक स्पिंडल इज असेंबल्ड टू प्रिपेयर द होमोलॉगस क्रोमोसोम फॉर सेपरेशन, ठीक है। इस स्टेज में क्या होगा, क्रोमोसोम पूरी तरीके से कंडेंस्ड हो गए हैं, ठीक है, पूरी तरीके से हो गए हैं, और यहाँ पे बोल सकते
सकते हैं मियोटिक स्पिंडल भी क्या हो रहे हैं, यहाँ पे धीरे धीरे इसमें से निकल रहे हैं और क्या हो जाएंगे, होमोलॉगस क्रोमोसोम सेपरेट हो गए, अलग हो गए। ठीक है, होमोलॉगस क्रोमोसोम आए ही क्यों थे, ताकि क्रॉसिंग ओवर हो सके, जो भी जेनेटिक मटेरियल था एक दूसरे के बीच में क्या हो जाए, एक्सचेंज हो जाए। एक्सचेंज हो गया, यहाँ पे कैजमेटा बन गया। अब क्या हुआ, डाइकाइनेसिस में वो भी टर्मिनेट हो गया, खत्म हो गया। अब क्या होंगे, धीरे धीरे जो होमोलॉगस क्रोमोसोम थे वो क्या हो जाएंगे, पूरी तरीके से अलग हो जाएंगे। By the end of dikinesis, the nucleolus disappear and the nuclear envelope also break down। ठीक है, अगर end of the dikinesis की बात करते हैं तो यहाँ पे जो न्यूक्लियोलस है वो पूरी तरीके से डिसअपियर हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। इसके अलावा जो न्यूक्लियर इन्वॉल्व है, ठीक है, न्यूक्लियस के ऊपर जो मेम्ब्रेन है वो भी क्या हो जाएगी, ब्रेक हो जाएगी, टूट जाएगी। सबसे खास बात ये लिखी गई है, डाइकाइनेसिस रिप्रेजेंट द ट्रांजिशन टू मेटाफेज। ये क्या हो जाएगी, ट्रांजिशन है मेटाफेज का। यहाँ पे देखिए जो स्ट्रक्चर हमने देखा था, यहाँ पे देखिए ट्रांजिशन ऑफ मेटाफेज में क्या होगा, इस तरीके से जो भी क्रोमेटिड हैं, जो भी होमोलॉगस क्रोमोसोम है, इस तरीके से आ जाएंगे। तो क्या ट्रांजिशन ऑफ मेटाफेज है। ठीक है, डाइकाइनेसिस में हमको यही देखने को मिलेगा कि सब चीजें क्या हो रही हैं, अब धीरे धीरे इक्वेटर की तरफ आ रहे हैं, मतलब कि अब आगे क्या होगा, मेटाफेज फर्स्ट होगा। ठीक है, तो अब आगे देखते हैं, मेटाफेज फर्स्ट, द बाइवेलेंट क्रोमोसोम अलाइन ऑन द इक्वेटर प्लेट। ठीक है, जो बाइवेलेंट यहाँ पे क्रोमोसोम है वो कहाँ पे आएंगे, इक्वेटर पे आ जाएंगे। मान लीजिए सेल है तो इसके इक्वेटर पे आके सब क्या हो जाएंगे, एक जैसे यहाँ पे अलाइन हो जाएंगे। ठीक है, द माइक्रोट्यूब्यूल फ्रॉम द अपोजिट पोल ऑफ द स्पिंडल अटैच टू द काइटोकोर ऑफ द होमोलॉगस क्रोमोसोम। जो माइक्रोट्यूब्यूल्स निकले कहाँ, अपोजिट पोल, जो भी स्पिंडल कहाँ अटैच हो रहे हैं, जो सेंट्रियोल होंगे वहां से अटैच होंगे, किससे, काइनेटोकोर से। क्योंकि काइनेटोकोर ही क्या है, वो साइट है जिसकी वजह से क्या हो रहा है, स्पिंडल फाइबर निकल रहे हैं, या बोल सकते हैं क्रोमोसोम्स को जोड़ रहे हैं। किससे जोड़ रहे हैं, जो सेंट्रियोल है उनसे जोड़ रहे हैं। ठीक है, आगे देखते हैं, आगे एनाफेज फर्स्ट की बात करते हैं। द होमोलॉगस क्रोमोसोम आर सेपरेटेड व्हाइल द सिस्टर क्रोमेटिड रिमेन एसोसिएटेड एट द सेंट्रोमियर। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। एनाफेज फर्स्ट में क्या होगा, जो होमोलॉगस क्रोमोसोम होंगे वो क्या होंगे, सेपरेट होंगे, लेकिन जो सिस्टर क्रोमेटिड होंगे अभी भी जुड़े होंगे, उनके बीच में जो सेंट्रोमियर है वो भी ब्रेक नहीं हुआ। मतलब कि क्रोमोसोम देखिए ये है, तो ये क्या है, बीच में सेंट्रोमियर है जो एक क्रोमेटिड दो क्रोमेटिड को जुड़े हुआ है। ठीक है, ये तो सेपरेट हो गए एक दूसरे से, लेकिन अभी भी ये जो बोल सकते हैं सेंट्रोमियर है ये ब्रेक नहीं। अगर ये सेंट्रोमियर टूट जाता तो एक ये दूसरे पोल पे चला जाता सेल में, ये दूसरे पोल पे चला जाता। ठीक है, अब स्ट्रक्चर में इसको देखेंगे हम लोग। देखिए यहाँ पे प्रोफेज फर्स्ट में क्या हुआ, पूरी तरीके से कंडेंसेशन हो गया। ठीक है, जो भी क्रोमोसोम थे। मेटाफेज में क्या हुआ, मेटाफेज में क्या हुआ, देखिए इस तरीके से अलाइन हो गए। ठीक है, बोल सकते हैं कि इक्वेटर पे आके जितने भी क्रोमोसोम थे, होमोलॉगस क्रोमोसोम थे, देखिए यहाँ पे होमोलॉगस साथ साथ चल रहे हैं। ठीक है, ये क्या कर गए, अलाइन हो गए। ठीक है, एनाफेज फर्स्ट में क्या हुआ कि जो क्रोमोसोम है वो क्या हो गए, सेपरेट हो गए। ये वाला देखिए क्रोमोसोम इधर हो गया, ये वाला देखिए इधर हो गया, सेपरेट हो गए, लेकिन अभी भी सेंट्रोमियर देखिए टूटा नहीं है, अलग नहीं हुए हैं। जो क्रोमेटिड है किसी एक क्रोमोसोम के अभी भी अलग नहीं हुए हैं। देखिए एक क्रोमोसोम देखिए इस तरीके से होता है, बीच में सेंट्रोमियर, यहाँ पे क्रोमेटिड, ये दूसरा क्रोमेटिड होगा। अगर ये सेंट्रोमियर टूट जाएगा तो ये क्रोमेटिड भी अलग हो जाएंगे, तब ये दूसरे दूसरे पोल पे चले जाएंगे। ठीक है, आप एक पोल यहाँ पे एक यहाँ पे। लेकिन एनाफेज फर्स्ट में क्या हुआ, क्रोमोसोम तो क्या हुए, सेपरेट हो गए, मींस अपोजिट पोल पे चले गए, लेकिन अभी भी सेंट्रोमियर टूटा नहीं है, इसीलिए क्रोमोसोम के पास अभी भी क्रोमेटिड प्रेजेंट है। ठीक है, एनाफेज में क्या हो जाएगा, यहाँ तक हो जाएगा। अब टेलोफेज फर्स्ट को देखते हैं। द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियस रीअपियर। जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन थे, न्यूक्लियर जो खत्म हो गए थे, कब, प्रोफेज फर्स्ट में, अब क्या हो गए, दोबारा से आना स्टार्ट हो गए। साइटोकाइनेसिस फॉलोइंग दिस स्टेज एज अ डायड ऑफ द सेल। फिर इसके बाद क्या होगा कि जब सारी चीजें बन जाएंगी, वापस से दोबारा एक सेल में क्या हो जाएगा, आपको दो न्यूक्लियस देखने को मिलेगा। क्योंकि यहाँ पे बोल सकते हैं जो क्रोमोसोम यहाँ पे देखिए एक यहाँ पे है। ठीक है, एनाफेज में है। अब जैसे टेलोफेज आएगा ये अपनी इंडिविजुअलिटी खो देंगे, इनके ऊपर क्या हो जाएगा, न्यूक्लियर इन्वॉल्व आना स्टार्ट हो जाएगा, न्यूक्लियस आना स्टार्ट हो जाएगा। फिर इसके बाद क्या होगा, यहाँ पे साइटोकाइनेसिस हो जाएगा। साइटोकाइनेसिस से दो सेल बन जाएंगे। ठीक है, तो टेलोफेज फर्स्ट में हम ये देखेंगे कि जो भी एनाफेज में जो भी क्रोमोसोम सेपरेट हुए हैं, अब क्या होंगे, इनके ऊपर न्यूक्लियर इन्वॉल्व आना स्टार्ट हो जाएगा, न्यूक्लियोलस रिपेयर होना स्टार्ट हो जाएंगे, दोबारा से आना स्टार्ट हो जाएंगे। इसके बाद क्या होगा, साइटोकाइनेसिस हो जाएगा, मींस साइटोप्लाज्म क्या हो जाएंगे, डिवाइड हो जाएंगे। ठीक है, तो एनाफेज में ये देखने को मिलेगा। आगे देखते हैं। Although in many cases the chromosome do undergo some dispersion। ठीक है, बहुत सारे केसेस में क्या होगा, जो क्रोमोसोम है क्या हो जाएंगे, डिस्पर्स्ड हो जाएंगे। ठीक है, दे डू नॉट रीच द एक्सट्रीमली एक्सटेंडेड स्टेट ऑफ द इंटरफेस न्यूक्लियस। मतलब कि जो भी यहाँ पे ये स्टेट है, इसके बाद इंटरफेस न्यूक्लियस नहीं आएगा। ठीक है, द स्टेज बिटवीन द टू मियोटिक डिवीजन इज कॉल्ड इंटरकाइनेसिस। ठीक है, जो स्टेज होगा दो मियोटिक डिवीजन के बिटवीन, ठीक है, बीच में जो आएगा, मतलब मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकंड, मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकंड के बीच में कोई एक स्टेज आएगा जिसको हम क्या बोलेंगे, इंटरकाइनेसिस बोलेंगे। मतलब कि अभी जो मियोसिस फर्स्ट हुआ है, जो यहाँ पे दो सेल बने हैं, अभी इंटरफेज में नहीं जाएंगे। ठीक है, क्योंकि इनके जो न्यूक्लियस है के अंदर जो क्रोमोसोम है वो क्या है, डिस्पर्स्ड है। ठीक है, तो इसके बाद जो भी बने हुए, जैसे प्रोफेज फर्स्ट हुआ, मेटाफेज हुआ, एनाफेज, टेलोफेज हो गया। ठीक है, यहाँ पे सेल डिवाइड हो गया, एक सेल से दो बन गए। ठीक है, तो देखा गया कि यहाँ पे मियोसिस फर्स्ट कंप्लीट हो गया, लेकिन ये अब इंटरफेज में नहीं जा रहे हैं,
अब ये जाएंगे इंटरकाइनेसिस स्टेज, एक आएगी बहुत शॉर्ट लिव्ड है, तो इसमें जाएंगे। इसके बाद फिर क्या होगा, मियोसिस सेकंड स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो बोल सकते हैं मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकंड के बीच में एक शॉर्ट लिव्ड छोटा सा एक स्टेज आता है जिसको बोलते हैं इंटरकाइनेसिस। देखते हैं, इज जनरली शॉर्ट, ये छोटा होता है। ठीक है, देयर इज नो रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए ड्यूरिंग द इंटरकाइनेसिस। सबसे खास बात कि जब इंटरकाइनेसिस होता है तो यहाँ पे डीएनए का रेप्लिकेशन नहीं होता है। मतलब कि क्या होगा, पहले इंटरफेज आया होगा G1 S G2 फेज, इसके बाद मियोसिस फर्स्ट होगा, फिर इंटरकाइनेसिस होगा, फिर यहाँ पे मियोसिस सेकंड हुआ होगा। ठीक है, इंटरफेज से जब भी सेल आगे के लिए डिवीजन के निकला होगा तो इसके जो यस फेज है यहाँ पे क्या हो गया, डीएनए का डुप्लीकेशन हो गया यहाँ पे। ठीक है, अमाउंट डबल हो गया, इसने सीधा पार्टिसिपेट किया मियोसिस फर्स्ट में। मियोसिस फर्स्ट में क्या हुआ, दो यहाँ पे सेल बन गए। अब वो सेल ना इंटरफेज में नहीं जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे छोटा सा एक स्टेज आएगा जिसको बोलेंगे इंटरकाइनेसिस, शॉर्ट टाइम के लिए आता है। इसमें क्या होगा कि कोई भी डीएनए का रेप्लिकेशन नहीं होगा, इस स्टेज में कोई भी डीएनए का रेप्लिकेशन नहीं होगा। इस इंटरकाइनेसिस के बाद कौन सा स्टेज आएगा, मियोसिस सेकेंड आएगा। ठीक है, आगे देखते हैं, इंटरकाइनेसिस इज फॉलोड बाय प्रोफेज सेकेंड एज मच सिंपलर प्रोफेज देन द प्रोफेज फर्स्ट। ठीक है, इंटरकाइनेसिस के बाद कौन आएगा, प्रोफेज सेकंड आएगा। किसका, मियोसिस सेकंड का प्रोफेज सेकंड आएगा। ठीक है, इस जो प्रोफेज सेकंड है ना, ये बहुत ज़्यादा सिंपल है एज कम्पेयर टू प्रोफेज फर्स्ट। मतलब कि जो मियोसिस सेकंड का प्रोफेज है सेकंड, ये बहुत ही सिंपल है, इसमें कोई भी ना लिप्टोटीन होगा ना जाइगोटीन होगा, ये सारी कोई स्टेजेस नहीं आने वाली हैं। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा सिंपल होगा एज कम्पेयर टू प्रोफेज फर्स्ट ऑफ द मियोसिस फर्स्ट। ठीक है, अब देखते हैं मियोसिस सेकंड की बात करते हैं। प्रोफेज सेकंड, Meiosis second is initiated immediately after the cytokinesis, usually before the chromosome have fully elongated। ठीक है, जो meiosis second होगा ये तुरंत फौरन ही क्या होगा, जो साइटोकाइनेसिस में जो यहाँ पे सेल इस तरीके से क्या हो गए, डिवाइड हो गए हैं। अब इसके तुरंत बाद ही क्या हो जाएगा, जो क्रोमोसोम है पूरी तरीके से इलोंगेटेड नहीं हुआ, तुरंत यहीं पे स्टार्ट हो जाएगा। मतलब कि जो क्रोमोसोम है अभी भी यहाँ पे कंडेंस्ड फॉर्म में, अभी पूरे तरीके से इलोंगेटेड नहीं हुए हैं। तो इसके बाद छोटा सा एक इंटरकाइनेसिस फेज आएगा। इसके बाद मियोसिस सेकंड का कौन आ जाएगा, प्रोफेज सेकंड आ जाएगा, जिसमें देखने को मिलेगा कि जो भी इसमें क्रोमोसोम अभी पूरी तरीके से इलोंगेटेड नहीं हुए हैं, अब यहाँ पे मियोसिस सेकंड होना स्टार्ट हो जाएगा। इन कंट्रास्ट टू द मियोसिस फर्स्ट, मियोसिस सेकंड रिसेंबल अ नॉर्मल माइटोसिस। ठीक है, जो कंट्रास्ट बोला है कि जिस तरीके से मियोसिस फर्स्ट में हमने देखा कि सारी चीजें कितनी टिपिकल थी। ठीक है, लेकिन जो मियोसिस सेकंड एकदम सेम काम करेगा जैसे कि माइटोसिस में प्रोफेज कर रहा था। ठीक है, नॉर्मली जब हम लोग माइटोसिस पढ़ रहे थे तो जो जिस तरीके से प्रोफेज में हो रहा था वही सेम अब मियोसिस सेकंड में प्रोफेज सेकंड में होगा। मतलब कि हम बोल सकते हैं जो मियोसिस सेकंड है ये सेम एज माइटोसिस है। ठीक है, द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर एट द एंड ऑफ द प्रोफेज सेकंड। ठीक है, जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है ये सब क्या होंगे, फिर से डिसअपियर होना स्टार्ट हो जाएंगे एट द एंड ऑफ प्रोफेज सेकंड। द क्रोमोसोम अगेन बिकम कंपैक्ट, फिर से क्रोमोसोम क्या होगा, कंपैक्ट होगा, उलझेगा, कंडेंस्ड होगा। ठीक है, मेटाफेज सेकंड, एट दिस स्टेज द क्रोमोसोम अलाइन एट द इक्वेटर एंड द माइक्रोट्यूब्यूल फ्रॉम द अपोजिट पोल ऑफ द स्पिंडल गेट अटैच्ड टू द काइनेटोकोर ऑफ द सिस्टर क्रोमैटिड। ठीक है, मेटाफेज में क्या होता था कि जितने भी क्रोमोसोम थे कहाँ अलाइन करते थे, इक्वेटर पे, यहाँ पे सेंट्रियोल प्रेजेंट है, यहाँ सेंट्रियोल प्रेजेंट है। काइनेटोकोर एक ऐसा साइड था जहाँ से स्पिंडल फाइबर निकलते थे और कहाँ जुड़ते थे, जाके सेंट्रियोल से जुड़ जाते थे अपोजिट पोल के। ठीक है, इस तरीके से जुड़ जाते थे। तो यहाँ पे यही लिखा गया है कि जो मेटाफेज सेकंड है मियोसिस सेकंड का, इसमें भी क्या होगा, जितने भी क्रोमोसोम हैं ये क्या करेंगे, इक्वेटर पे अलाइन कर जाएंगे। जो भी माइक्रोट्यूब्यूल निकले हैं, कहाँ से निकले हैं, जो भी निकले हैं माइक्रोट्यूब्यूल, कहाँ से, जो अपोजिट साइड पे जो सेंट्रियोल प्रेजेंट है, ठीक है, स्पिंडल्स, वहां से निकल के कहाँ जुड़ रहे हैं, जो क्रोमोसोम है या जो क्रोमैटिड के पास जो काइनेटोकोर है वहां पे जाके जुड़ रहे हैं। मतलब कि काइनेटोकोर ही एक ऐसी जगह है क्रोमोसोम में या फिर क्रोमैटिड के पास जिससे क्या करते हैं, सेंट्रियोल तक माइक्रोट्यूब्यूल जो गए हैं उनको जोड़ते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं एनाफेज सेकंड। एनाफेज सेकंड बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम बात करते हैं चाहे मियोसिस फर्स्ट हो मियोसिस सेकंड, दोनों में एक डिफरेंस देखने को मिलेगा, दैट इज एनाफेज सेकंड में देखने को मिलेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, इट बिगिंस विद साइमल्टेनियस splitting of the centromere of each chromosome which are hold the sister chromatic together, allowing them to move towards the opposite pole of the cell by the shortening of the microtubule attached to kinetochore। यहाँ पे देखिए एनाफेज सेकंड में क्या होगा, जैसे एनाफेज सेकंड आएगा तुरंत जो भी सेंट्रोमियर थे, जो क्रोमोसोम को जोड़े हुए थे सेंट्रोमियर, ठीक है, यहाँ पे बोल सकते हैं कि जो क्रोमैटिड है ये जुड़ी हुई थी क्रोमोसोम में, ये क्या हो जाएंगे, सेंट्रोमियर टूट जाएंगे, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, क्रोमैटिड अब अलग अलग पोल पे चली जाएंगी। ठीक है, अब तक क्या था, हमने एनाफेज फर्स्ट में देखा था कि क्रोमोसोम क्या थे, सेपरेट तो हो गए, लेकिन अभी इनका सेंट्रोमियर टूटा नहीं था। मतलब कि यहाँ पे क्रोमैटिड क्या थी, पास पास थी, यहाँ पे सिस्टर क्रोमैटिड क्या थी, पास पास थी। लेकिन जैसे ही एनाफेज सेकंड आएगा, यहाँ पे जो सेंट्रोमियर होंगे क्रोमोसोम के वो टूट जाएंगे, जिसकी वजह से
जो अब सिस्टर क्रोमैटिड थी अब क्या हो जाएंगी, अलग हो जाएंगी। ठीक है, तो यहाँ पे देखने को मिलेगा कि जो भी सिस्टर क्रोमैटिड जब अलग होंगी तो जो भी इनमें से जो माइक्रोट्यूब्यूल्स निकल रहे हैं, जो काइनेटोकोर जोड़ के रखा वो भी क्या हो जाएंगे, अपोजिट पोल पे लेके चले जाएंगे। जैसे यहाँ पे देखिए ये वाले स्ट्रक्चर में एनाफेज फर्स्ट में क्या हुआ था कि क्रोमोसोम तो सेपरेट हो गया, पहले मेटाफेज फर्स्ट में सब अलाइन थे कहाँ, इक्वेटर पे। जैसे ही एनाफेज फर्स्ट आया यहाँ पे क्रोमोसोम अलग हो गए, लेकिन अभी भी क्रोमोसोम में जो यहाँ पे बोल सकते हैं जो सेंट्रोमियर है अभी ये टूटा नहीं है। तो मतलब यहाँ पे जो सिस्टर क्रोमैटिड है अभी भी जुड़े हुए हैं। लेकिन एनाफेज सेकंड में क्या होगा, क्रोमोसोम तो सेपरेट होंगे ही होंगे, लेकिन यहाँ पे जो सिस्टर क्रोमैटिड होंगे वो टूट जाएंगे। यहाँ पे देखते हैं स्ट्रक्चर में, देखिए प्रोफेज सेकंड में क्या हुआ, इस तरीके से बोल सकते हैं कि यहाँ पे कंडेंसेशन हो गया, किसका, क्रोमोसोम का हो गया। मेटाफेज में यहाँ पे देखिए सेम एज यहाँ पे बोल सकते हैं इक्वेटर पे अलाइन हो गया क्रोमोसोम। एनाफेज सेकंड में देखिए क्या हुआ, एनाफेज सेकंड में ये हुआ कि क्रोमोसोम तो सेपरेट हो ही रहे हैं, अलग अलग पोल पे जा रहे हैं, अपोजिट पोल पे, लेकिन जो बोल सकते हैं सेंट्रोमियर है, ठीक है, क्रोमोसोम में वो भी क्या हो गए, टूट गए। जैसे यहाँ पे देखिए मेटाफेज सेकंड में देखिए कि क्रोमोसोम क्या अलाइन हुए हैं। ठीक है, अभी भी यहाँ पे जो काइनेटोकोर है इसने जोड़ के रखा माइक्रोट्यूब्यूल को, किससे जोड़ा, सेंट्रियोल से जोड़ा और स्पिंडल फाइबर बन चुका है। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, जब एनाफेज सेकंड आएगा तो जो भी यहाँ पे बोल सकते हैं सेंट्रोमियर है क्रोमोसोम के बीच, ये क्या हो जाएंगे, टूट जाएंगे, टूट जाएंगे। जब टूट जाएंगे तो ये वाला पार्ट अपोजिट पोल पे चला जाएगा, ये वाला पार्ट अपोजिट पोल पे। तो यहाँ पे बोल सकते हैं जो एनाफेज सेकंड है क्रोमोसोम तो सेपरेट हो ही रहे हैं, एक दूसरे से जुदा हो ही रहे हैं, लेकिन यहाँ पे जो सेंट्रोमियर है वो भी क्या हो रहा है, ब्रेक हो जा रहा है। तो देखिए सेंट्रोमियर टूट रहा है यहाँ पे एनाफेज सेकंड में, जिसकी वजह से यहाँ पे बोल सकते हैं जो सिस्टर क्रोमैटिड है वो भी क्या हो जा रहे हैं, सेपरेट हो जा रहे हैं। यहाँ पे देखिए यहाँ पे देखिए एक क्रोमोसोम है, ये क्रोमोसोम है, ठीक है, दोनों जुड़े हैं किसकी हेल्प से, सेंट्रोमियर से। ठीक है, ये एक सिस्टर क्रोमैटिड, ये दूसरा वाला है। अब जैसे यहाँ पे सेंट्रोमियर क्या हो जाएगा, टूटेगा, तो एक सिस्टर क्रोमैटिड दूसरे पोल पे चला जाएगा, ये अपोजिट पोल पे चला जाएगा। तो बोल सकते हैं एनाफेज सेकंड में कि क्रोमोसोम सेपरेट होंगे और सिस्टर क्रोमैटिड भी क्या हो जाएंगे, अलग हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे सेंट्रोमियर टूट रहा है एनाफेज सेकंड में। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे दिया गया है टेलोफेज सेकंड। मियोसिस एंड विद द टेलोफेज सेकंड इन विच द टू ग्रुप ऑफ द क्रोमोसोम वंस अगेन गेट इनक्लोज्ड बाय अ न्यूक्लियर इन्वॉल्व साइटोकाइनेसिस फॉलो बाय रिजल्टेंट फॉर्मेशन ऑफ टेट्राड सेल दैट इज द 4 हैप्लॉइड डॉटर सेल। ठीक है, अब बोल सकते हैं जो टेलोफेज सेकंड है मियोसिस सेकंड का, ये एक पूरा आखिरी स्टेज है, किसका, मियोसिस का आखिरी स्टेज है। इसमें देखने को मिलेगा जो भी यहाँ पे क्रोमैटिड अलग अलग हुए हैं, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट पोल्स पे आ गए, अब इनके ऊपर क्या होगा, न्यूक्लियर इन्वॉल्व आना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, न्यूक्लियोलस जो भी डिसअपियर हुए थे किसमें, प्रोफेज सेकंड में। ठीक है, अब क्या होंगे, दोबारा से आने स्टार्ट हो जाएंगे एनाफेज सेकंड में। अब इसके आगे क्या होगा कि जब इनके ऊपर न्यूक्लियर इन्वॉल्व आ गए, न्यूक्लियस आगे रिपेयर हो गए, ठीक है, तो अब क्या होगा, साइटोकाइनेसिस होगा, मिस सेल यहाँ से डिवाइड होंगे। ठीक है, यहाँ से देखिए 2 इनके सेल बन गए, ये वाला भी सेल डिवाइड होकर 2 हो गए। एट द एंड देखने को मिलेगा कि जब मियोसिस सेकंड पूरा कंप्लीट हो जाएगा, एट द एंड ये देखने को मिलेगा कि यहाँ पे 4 हैप्लॉइड डॉटर सेल देखने को मिलेंगे, कि मतलब कि एक पेरेंटल सेल जो था डिप्लॉइड था, अब एट द एंड ऑफ मियोसिस सेकंड क्या दे रहा है, 4 हैप्लॉइड डॉटर सेल दे रहा है। ठीक है, क्योंकि हमने देखा कि स्टार्टिंग में क्या हुआ, यहाँ पे देखिए पहला कि प्रोफेज फर्स्ट में कंडेंसेशन हो गया, मेटाफेज में सब कुछ अलाइनमेंट हो गया, एनाफेज में क्या हुआ कि क्रोमोसोम क्या हुआ, सेपरेट हो गए, लेकिन सेंट्रोमियर ब्रेक नहीं हुआ, इस वजह से सिस्टर क्रोमैटिड अभी भी जुड़े हुए हैं। लेकिन जैसे टेलोफेज फर्स्ट आया यहाँ पे, या जब साइटोकाइनेसिस हुआ तो यहाँ पे देखिए टेलोफेज फर्स्ट में न्यूक्लियर इन्वॉल्व बन गए, फिर से जो न्यूक्लियस थे वो रीअपियर हो गए। अब यहाँ पे जो सेल डिवाइड हुआ 2 सेल में हो गए। अब यही 2 सेल आगे चल के मियोसिस सेकंड परफॉर्म कर रहे हैं। ठीक है, मियोसिस सेकंड में क्या होगा कि यहाँ पे कंडेंसेशन होगा, सेम एज माइटोसिस होगा मियोसिस सेकंड। ठीक है, जो प्रोफेज सेकंड होंगे यहाँ पे न्यूक्लियस क्या होंगे, डिसअपियर हो जाएंगे, गायब हो जाएंगे। ठीक है, इसके अलावा जो न्यूक्लियर इन्वॉल्व है मेम्ब्रेन वो भी क्या हो जाएंगी, टूटने लगेंगी। मेटाफेज सेकंड में क्या होगा, जो भी क्रोमोसोम होंगे इक्वेटर पे अलाइन हो जाएंगे, जो यहाँ पे काइनेटोकोर होंगे कहाँ प्रेजेंट है, क्रोमैटिड के पास प्रेजेंट है, इससे क्या हो जाएंगे, माइक्रोट्यूब्यूल निकलेंगे। ठीक है, जो स्पिंडल फाइबर बनाएंगे। लेकिन एनाफेज सेकंड में क्या होगा कि क्रोमोसोम तो सेपरेट हो रहे हैं अपोजिट पोल में, लेकिन यहाँ पे जो सेंट्रोमियर है क्रोमोसोम में, जो सेंट्रोमियर है वो क्या हो रही है, टूट जा रही है, जिसकी वजह से जो सिस्टर क्रोमैटिड है वो भी क्या हो रही है, सेपरेट हो जा रही है अपोजिट पोल में। जैसे यहाँ देखिए कि यहाँ पे ब्रेक हो जाएगा, यहाँ पे ब्रेक हो जाएगा सेंट्रोमियर, तो ये वाला जो सिस्टर क्रोमैटिड यहाँ, ये वाली सिस्टर क्रोमैटिड यहाँ, जैसे यहाँ देखने को मिलेगा ये वाली सिस्टर क्रोमैटिड यहाँ, ये वाली यहाँ। लेकिन जैसे टेलोफेज सेकंड आएगा तो यहाँ पे क्या होगा कि जो सिस्टर क्रोमैटिड सेपरेट होकर अपोजिट पोल पे गए, इनके ऊपर क्या होगा, न्यूक्लियर इन्वॉल्व आना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, जो न्यूक्लियस थे अब दोबारा से रीअपियर होना स्टार्ट हो जाएंगे। फिर जब इनके ऊपर पूरा न्यूक्लियर इन्वॉल्व आ गया तो एक सेल में 2 न्यूक्लियस तो रह नहीं सकते हैं, आगे करेंगे साइटोकाइनेसिस। जब साइटोकाइनेसिस करेंगे तो देखने को मिलेगा कि एट द एंड ऑफ मियोसिस सेकंड यहाँ पे एक सेल से यहाँ पे 4 सेल देखने को मिल रही है। लेकिन खास बात ये है मियोसिस में कि जो पेरेंट सेल थे वो कैसे थे, डिप्लॉइड थे। ठीक है, लेकिन एट द एंड 4 हैप्लॉइड सेल देखने को मिले। मतलब कि मियोसिस में क्या होता है कि जो क्रोमोसोम नंबर होंगे पेरेंटल सेल के वो हाफ डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे 4 सेल में। मतलब कि क्रोमोसोम नंबर आधा हो गए तो इसका मतलब कैसा डिवीजन हो गया, रिडक्शनल डिवीजन हो गया। ठीक है, आगे चलते हैं, सिग्निफिकेंस देखते हैं। सिग्निफिकेंस ऑफ मियोसिस,
अब अच्छाइयाँ देखते हैं कि क्यों मियोसिस होता है। मियोसिस इज द मैकेनिज्म बाय विच कंजर्वेशन ऑफ स्पेसिफिक क्रोमोसोम नंबर ऑफ ईच स्पीसीज इज अचीव अक्रॉस द जनरेशन इन सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म इवन दो द प्रोसेस पर से paradoxically result in the reduction of the chromosome number by half। मियोसिस एक ऐसा मैकेनिज्म है जिसमें क्या हो रहा है, कंजर्वेशन हो रहा है क्रोमोसोम नंबर का। ठीक है, अब ये कंजर्वेशन किसमें होगा, जो डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म होंगे जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर रहे हैं। मान लीजिए 46 क्रोमोसोम नंबर मेल में है, 46 क्रोमोसोम नंबर फीमेल में है, इन्होंने गैमेट बनाया, तो गैमेट हमेशा क्या होते हैं, हैप्लॉइड होते हैं, चाहे डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म हो चाहे हैप्लॉइड ऑर्गेनिज्म हो। डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म में क्या होता है, जो गैमेट बनेंगे वो कैसे होंगे, हैप्लॉइड बनेंगे, तो यहाँ पे मियोसिस होगा। अगर यहाँ पे हैप्लॉइड ऑर्गेनिज्म होता, गैमेट बनाता तो माइटोसिस करता। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मियोसिस हो गया। ठीक है, मियोसिस होने के बाद यहाँ पे जब फर्टिलाइजेशन होगा, जाइगोट बनेगा, फिर से 46 हो जाएगा। तो इसका मतलब कि जो मियोसिस है ये क्या कर रहा है, रीस्टोर कर रहा है, या फिर बोल सकते हैं कि कंजर्वेशन कर रहा है किसी भी स्पीसीज का। आगे देखते हैं, आगे यहाँ पे दिया गया है कि ये ऐसा मियोसिस एक ऐसा मैकेनिज्म है जिसमें जो पेरेंटल क्रोमोसोम नंबर है वो क्या हो जाएंगे, जब उनके डॉटर सेल बने हुए हैं उनमें क्या हो जाएंगे, हाफ हो जाएंगे, जिसकी वजह से इसको बोलते हैं रिडक्शनल डिवीजन। यहाँ पे देखा है ना, 46 क्रोमोसोम है, उसने मियोसिस किया, जब भी उसने यहाँ पे गैमेट्स बनाए होंगे या फिर जो सेल बनाए होंगे, 4 यहाँ पे हैप्लॉइड सेल बने होंगे। ठीक है, इस तरीके से 23 तो यहाँ पे जो क्रोमोसोम नंबर होगा पेरेंटल सेल का, वो उनके जो डॉटर सेल है या प्रोजेनी वाले जो सेल है उनके क्या होंगे, हाफ, यहाँ पे हाफ हाफ होगा इनका। ठीक है, तो इसका मतलब ये कैसे डिवीजन है, रिडक्शनल डिवीजन है। It is also increase the genetic variability in the population of the organism from generation to next। ठीक है, ये क्या करता है, जेनेटिक वायबिलिटी को भी बढ़ाता है, क्योंकि मियोसिस अगर हो रहा है तो मेल के पास अपना खुद का क्रोमोसोम होगा, फीमेल के पास अपना होगा। ठीक है, उसने 23 गैमेट के थ्रू दिया। ठीक है, जो मियोसिस होकर गैमेट बने, मान लीजिए स्पर्म बना, फीमेल का क्या होगा, एग बना 23, आगे फर्टिलाइजेशन हुआ, यहाँ पे जो भी बना है 46 करके, जो भी जाइगोट बना है, इसके पास क्या है, 23 क्रोमोसोम मेल से आ रहे हैं, 23 क्रोमोसोम किससे आ रहे हैं, फीमेल से आ रहे हैं, जिसकी वजह इसके पास क्या है, इसके पास वेरिएशन है। ठीक है, बोल सकते हैं जेनेटिक वेरिएबिलिटी देखने को मिलेगी, और ये हर जनरेशन में देखने को मिलेगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है और मियोसिस हो रहा है। ठीक है, वेरिएशन इज आल्सो इंपॉर्टेंट फॉर द प्रोसेस ऑफ इवोल्यूशन। वेरिएशन बहुत ज़्यादा जरूरी है, किसके लिए ज़रूरी है, इवोल्यूशन के लिए। अगर आगे चल के फ्यूचर में इन्वायरमेंट में कोई चेंजेस हो गया या फिर कुछ अचानक से म्यूटेशन हो गया, तो अगर वेरिएशन, जिस पॉपुलेशन या जिस स्पीसीज के पास वेरिएशन है वही स्पीसीज क्या करेगी, सर्वाइव करेगी। तो बोल सकते हैं जो मियोसिस है ये सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म जब भी गैमेट बनाएंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने के लिए, वहाँ पे मियोसिस होगा। और मियोसिस में ये भी देखने को मिलता है कि जो डॉटर सेल हैं, ठीक है, जो अपने पेरेंटल सेल से डॉटर सेल बने, उनका जो क्रोमोसोम नंबर हाफ होगा एज कम्पेयर टू पेरेंटल सेल। ठीक है, इसके अलावा जो भी बोल सकते हैं मियोसिस क्या करता है, यहाँ पे जेनेटिक वेरिएबिलिटी देता है किसी भी पॉपुलेशन के ऑर्गेनिज्म को हर जनरेशन में, क्योंकि वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते रहेंगे आगे चल के। और जो भी गैमेट्स होगा 23 क्रोमोसोम जो होंगे मेल गैमेट्स में रहेंगे, जो भी गैमेट्स बनेंगे सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म में मियोसिस के थ्रू बनेंगे, तो जो गैमेट्स रहेंगे उनके पास 23 क्रोमोसोम रहेगा, चाहे मेल हो चाहे फीमेल के गैमेट हो। आगे चल के जब फर्टिलाइजेशन होगा, जाइगोट बन जाएंगे, फिर से रिस्टोर हो जाएगा सब कुछ। ठीक है, डिप्लॉयड कंडीशन फिर से आ जाएगी। तो यहाँ पे देखने को मिलेगा कि जो भी ऑर्गेनिज्म बनेगा, जाइगोट से जो भी एम्ब्रियो बनेंगे, फिर अडल्ट बनेगा, ऑर्गेनिज्म बनेगा, उसमें क्या होगा, 23 क्रोमोसोम मेल से आएंगे, 23 फीमेल से आएंगे, जिसकी वजह से जेनेटिक वेरिएबिलिटी देखने को मिलेगी। और ये वेरिएशन आना भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ताकि इवोल्यूशन के प्रोसेस में हेल्प मिल सके। आगे चलते हैं, समरी देखते हैं। अकॉर्डिंग टू द सेल थ्योरी, सेल अराइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। जैसा कि हम जानते हैं सेल थ्योरी से, ठीक है, जो मॉडिफाइड सेल थ्योरी थी, या फिर बोल सकते हैं कि जो फाइनल शेप था सेल थ्योरी का, किसने दिया था, रुडोल्फ विर्चोड ने दिया था 1855 में। उन्होंने कहा था कि जो नए सेल हैं वो किससे बन रहे, प्री एग्जिस्टिंग सेल से। मतलब जो नए सेल बन रहे हैं वो किससे बन रहे, जो पुराने वाले सेल थे ना, उसने ही क्या किया, सेल को ग्रोथ किया और डिवाइड करके नए नए सेल बना दिए। ठीक है, द प्रोसेस बाय विच दिस अकर इज कॉल्ड सेल डिवीजन। जो ये प्रोसेस होता है नए नए सेल बनने का, इसे हम क्या बोलते हैं, सेल डिवीजन बोलते हैं। एनी सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म स्टार्ट इट्स लाइफ साइकिल फ्रॉम अ सिंगल सेल जाइगोट। कोई भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने वाली ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, उसकी जो लाइफ साइकिल है कहाँ से स्टार्ट हो रही है, एक सिंगल सेल जाइगोट से। ये डिप्लॉयड है। अगर हम बात करते हैं ह्यूमन की, बात करते हैं ह्यूमन क्या है, उनके पास 46 क्रोमोसोम है, लेकिन जब गैमेट्स बने मेल या फीमेल गैमेट, तो उनके पास क्या 23 क्रोमोसोम है। ठीक है, जब आगे फर्टिलाइजेशन हुआ, फिर से डिप्लॉयड कंडीशन, आगे 46 क्रोमोसोम। तो अब वहां से जाइगोट से जो इंडिविजुअल बना होगा, तो उसकी लाइफ तो शुरुआत कहाँ से हुई होगी, एक सिंगल सेल से तो हुई, ठीक है, जाइगोट से हुई। ठीक है, सेल डिवीजन डू नॉट स्टॉप विद द फॉर्मेशन ऑफ मैच्योर ऑर्गेनिज्म बट कंटिन्यू थ्रू आउट इट्स साइकिल। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए कि जो सेल डिवीजन है ये बंद नहीं होता है, चाहे ऑर्गेनिज्म मैच्योर ही क्यों ना हो जाए। सेल डिवीजन पूरे जीवन काल तक, मतलब पूरे जीवन भर क्या होगा, सेल डिवीजन होता रहेगा। ठीक है, चाहे ऑर्गेनिज्म मैच्योर क्यों ना हो जाए। आगे देखते हैं, द स्टेज थ्रू विच इज सेल पास फ्रॉम वन
डिवीजन टू नेक्स्ट इज कॉल्ड सेल साइकिल। ठीक है, जो स्टेजेस हैं जो सेल पास करता है एक डिवीजन से दूसरे, इसी को बोलते हैं सेल साइकिल। ठीक है, द सेल साइकिल डिवाइडेड इनटू 2 फेजेस। जो सेल साइकिल के 2 फेजेस है, पहला इंटरफेज, अ पीरियड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ द सेल डिवीजन। ठीक है, इंटरफेज एक ऐसा पीरियड है जिसमें सेल मोस्ट ऑफ द टाइम, बोल सकते हैं मोर देन 95% अपना सेल साइकिल का जो ड्यूरेशन है वहीं पे स्पेंड करता है। ये रेस्टिंग फेज है यहाँ पे। ठीक है, माइटोसिस को एम फेज कहते हैं, द एक्चुअल पीरियड ऑफ सेल डिवीजन। ठीक है, यहाँ पे जो सेल है ये अपना लेस देन 5% ऑफ द टोटल ड्यूरेशन ऑफ सेल डिवीजन का यहाँ पे टाइम स्पेंड करता है। और यहीं एम फेज में क्या हो रहा है, एक्चुअली सेल क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है। तो इंटरफेज में जा क्यों रहा है, यहाँ पे जितने भी ऑर्गेनल्स हैं, जितनी भी चीज़ें एसेंशियल हैं, जितनी चीज़ों की ज़रूरत है कि सेल डिवीजन में हो, उतनी सारी चीज़ें कहाँ बन रही हैं, G1S G2 फेज में। अब देखते हैं आगे, इंटरफेज इज फर्दर सब डिवाइडेड इनटू G1S G2 फेज। जो इंटरफेज है, ठीक है, इनमें 3 फेजेस पाए जाते हैं या सब डिवीजन होते हैं। मान लीजिए G1S G2 फेजेस। अब एक एक करके पढ़ते हैं। G1 फेज इज द पीरियड व्हेन द सेल ग्रो एंड कैरी आउट नॉर्मल मेटाबॉलिज्म। G1 फेज ऐसा फेज है जिसमें सेल क्या कर रही है, ग्रो कर रही है, मतलब साइटोप्लाज्म उसका बढ़ता जा रहा है और इसमें नॉर्मली क्या हो रहा है, मेटाबॉलिज्म हो रहा है। सबसे खास बात या सबसे इंपॉर्टेंट लाइन जो कि चैप्टर में नहीं समरी में दिया गया है G1 फेज के बारे में, यहाँ देखिए, मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनल डुप्लीकेट ऑल्सो अकर ड्यूरिंग दिस फेज। ज़्यादा करके जो ऑर्गेनल्स हैं, सेल ऑर्गेनल्स कहाँ पे डुप्लीकेट होते हैं, G1 फेज में होते हैं। ठीक है, यस फेज मार्क दैट द फेज ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन एंड क्रोमोसोम डुप्लीकेशन। यस फेज में क्या होता है कि डीएनए का रेप्लिकेशन होगा, डुप्लीकेशन होगा न्यूक्लियस के अंदर। लेकिन अगर एनिमल सेल की बात कर रहे हैं तो न्यूक्लियस के अंदर यहाँ पे डीएनए का रेप्लिकेशन हो ही रहा है, लेकिन साइटोप्लाज्म में सेंट्रियोल का भी क्या हो रहा है, यहाँ पे डुप्लीकेशन होगा यस फेज में। इसके अलावा हिस्टोन प्रोटीन वगैरह कहाँ बन रही है, यस फेज में बन रही है। आगे देखते हैं, G2 फेज इज द पीरियड ऑफ साइटोप्लाज्मिक ग्रोथ। जो G2 फेज है इनमें भी कुछ प्रोटीन वगैरह बनती हैं जो कि एसेंशियल जरूरत होती है, इनकी जरूरत रिक्वायरमेंट है कहाँ पे, माइटोसिस होने में, सेल डिवीजन होने में। ठीक है, और G2 फेज में भी क्या हो रहा है, साइटोप्लाज्म का ग्रोथ होता ही रहता है, चाहे G1 हो, यस हो, G2 हो। ठीक है, तीनों में क्या होगा, साइटोप्लाज्म जो होगा सेल का वो बढ़ता ही रहेगा। माइटोसिस इज ऑल्सो डिवाइडेड इंटू 4 स्टेज, नेमली प्रोफेज, मेटाफेज, एना एंड टेलोफेज। जो माइटोसिस है ये 4 स्टेज होते हैं, इनके भी प्रोफेज, मेटाफेज, एना एंड टेलोफेज। क्रोमोसोम कंडेंसेशन अकर ड्यूरिंग द प्रोफेज। ठीक है, जो क्रोमोसोम है अब पूरी तरीके से कंडेंस्ड होंगे, कहाँ कंडेंस्ड होंगे, प्रोफेज में होंगे। इसके अलावा न्यूक्लियर के इन्वॉल्व हो गए, वो क्या हो जाएंगे, ब्रेक हो जाएंगे प्रोफेज में। इसके अलावा बोल सकते हैं गोल्गी अपरेटस हो गए, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गए, न्यूक्लियस, ये सब क्या हो जाएंगे, गायब हो जाएंगे, डिसअपियर हो जाएंगे। ठीक है, प्रोफेज में माइटोसिस के। साइमल्टेनियसली द सेंट्रियोल मूव टू द अपोजिट पोल। ठीक है, इसके अलावा जो सेंट्रियोल होंगे वो अपोजिट पोल पे चले जाएंगे साइटोप्लाज्म में। ठीक है, द न्यूक्लियर इन्वॉल्व एंड द न्यूक्लियस डिसअपियर एंड द स्पेंडल फाइबर स्टार्ट अपियरिंग। जो न्यूक्लियर इन्वॉल्व होंगे वो सब क्या हो जाएंगे, टूट जाएंगे। ठीक है, ब्रेक हो जाएंगे। तभी तो मान लीजिए सेल है और सेल के अंदर न्यूक्लियस है, जो सेंट्रियोल है वो कहाँ है, साइटोप्लाज्म में है। हम बार बार पढ़ रहे हैं कि जो भी क्रोमोसोम होंगे यहाँ पे अंदर प्रेजेंट होंगे वो किससे जुड़ रहे हैं, सेंट्रियोल से जुड़ रहे हैं, माइक्रोट्यूबुलर स्पेंडल फाइबर बना रहे हैं। कैसे बना रहे हैं, न्यूक्लियस का मटेरियल कैसे साइटोप्लाज्म में आ रहा है, इसका मतलब यहाँ पे जो बाउंड्रीज है वो सब तो टूट गई होंगी, मतलब कि जो न्यूक्लियस है उसके ऊपर का जो मेम्ब्रेन है सब कुछ ब्रेक हो गया होगा, तभी तो क्रोमोसोम इजीली साइटोप्लाज्म वाले सेंट्रियोल के साथ अपना रिश्ता बना पा रहे हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। अगर ये मेटाफेज इज मार्क बाय द अलाइनमेंट ऑफ द क्रोमोसोम एट द इक्वेटर प्लेट। ठीक है, मेटाफेज में क्या होगा, जितने भी क्रोमोसोम होंगे वो अलाइन करेंगे, इक्वेटर पे अलाइन करेंगे। मेटाफेज के बाद कौन सा फेज आएगा, अब देखिए एनाफेज आएगा। ड्यूरिंग एनाफेज द सेंट्रोमियर डिवाइडेड एंड द क्रोमेटिड स्टार्ट मूविंग टुवर्ड्स द 2 अपोजिट पोल। ठीक है, एनाफेज में क्या होगा कि जो भी क्रोमोसोम इक्वेटर पे है, मान लीजिए मेटाफेज की बात कर रही हूँ। ठीक है, अभी यहाँ पे देखिए क्रोमोसोम क्या है, इक्वेटर पे इस तरीके से, और काइटोकोर से यहाँ पे जितने भी माइक्रोट्यूब्यूल है यहाँ पे सेंट्रियोल से जुड़े हुए हैं। ठीक है, सपोज करिए एनाफेज जैसे ही आया माइटोसिस का, तो जो भी सेंट्रोमियर हैं, ठीक है, जो 2 क्रोमेटिड को जोड़े हैं ये क्या हो जाएंगे, ब्रेक हो जाएंगे। जो भी क्रोमेटिड को जोड़े हुए हैं सेंट्रोमियर क्या हो जाएंगे, एनाफेज में ब्रेक हो जाएंगे, जिसकी वजह से जो सिस्टर क्रोमेटिड है वो क्या हो जाएंगे, अलग हो जाएंगे, और ये अपने अपोजिट पोल पे कहाँ चली जाएंगी, मूव कर जाएंगी। ठीक है, Once the chromatid reach to the 2 pole, the chromosomal elongation start, nucleolus and the nuclear membrane reappear। जैसे ही क्रोमेटिड अपने दूसरे पोल पे क्या कर जाएंगी, पहुंच जाएंगी, उसी समय क्या होगा, क्रोमोसोम में क्या हो जाएगा, इलोंगेशन स्टार्ट होने लगेगा। ठीक है, बनना स्टार्ट होने लगेगा। इसके ऊपर से क्या आने लगेगा, न्यूक्लियर इन्वॉल्व आना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, किसमें होगा, ये सारी चीजें हो रही है टेलोफेज में हो रही है, क्योंकि अभी टेलोफेज की कहानी होगा। ठीक है, इसके अलावा न्यूक्लियोलस हो गया या फिर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ये सब क्या होंगे, दोबारा से आने स्टार्ट हो जाएंगे टेलोफेज में, और गोल्गी
एपिकलेटस हो गया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो खत्म हो गए थे, मतलब गायब हो चुके थे प्रोफेज में, अब टेलोफेज में आने स्टार्ट हो जाएंगे। दिस स्टेज इसका टेलोफेज, इस स्टेज को टेलोफेज कहते हैं। न्यूक्लियर डिवीजन इज फॉलोड बाय साइटोप्लाज्मिक डिवीजन, इसका साइटोकाइनेसिस। अब जैसे ही कैरोकाइनेसिस हुआ, न्यूक्लियर का डिवीजन हुआ, इसके जस्ट बाद साइटोप्लाज्म का भी क्या होगा, डिवीजन हो जाएगा, और इसे हम साइटोकाइनेसिस कहते हैं। बात करते हैं साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस में क्या होता है कि ऑर्गेनल लाइक माइटोकॉन्ड्रिया हो गए, चाहे प्लास्टिड हो गई, ये क्या होंगे, डिस्ट्रीब्यूट होंगे। कब डिस्ट्रीब्यूट होंगे, साइटोकाइनेसिस के टाइम, क्योंकि हम जान गए काइरोकाइनेसिस में जितनी सारी मटेरियल थी ये तो डिस्ट्रीब्यूट हो गई, लेकिन अब साइटोप्लाज्म में ऑर्गेनल जैसे माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, ठीक है, इसके अलावा कौन प्रेजेंट है, प्लास्टिड अगर प्लांट सेल है तो ये क्या होंगे, ये भी डिस्ट्रीब्यूट होंगे, किसमें, जो भी डॉटर सेल बनेंगे उनमें डिस्ट्रीब्यूट होंगे, कब, साइटोकाइनेसिस के टाइम, ठीक है। आगे देखते हैं माइटोसिस थस इक्वेशनल डिवीजन इन विच द क्रोमोसोम नंबर ऑफ द पेरेंट्स इज कंजर्व इन द डॉटर सेल। माइटोसिस क्या है, इक्वेशनल डिवीजन है, जो भी पेरेंट सेल होगा जब अपने डॉटर सेल में डिवाइड होगा, मान लीजिए 2 सेल बनाए उसने, तो यहाँ पे जितने भी क्रोमोसोम होंगे उतने सेम क्रोमोसोम किस में जाएंगे, डॉटर सेल में जाएंगे। तो एक ऐसा डिवीजन है, इक्वेशनल डिवीजन है, मींस जो बंटवारा हो रहा है डॉटर सेल में बराबर बराबर का होगा क्रोमोसोम का। आगे चलते हैं। इन कंट्रास्ट टू माइटोसिस, मियोसिस अकर इन द डिप्लॉइड सेल विच आर डिस्टिनीड टू फॉर्म गैमेट, ठीक है। अगर हम बात करते हैं मियोसिस की, तो मियोसिस में क्या होता है, मियोसिस किस में होता है, डिप्लॉइड सेल में होता है। इनका काम क्या है, इनका भाग्य क्या है, इनका भाग्य यही है कि गैमेट बनाएगी, ठीक है। जितने भी डिप्लॉइड सेल होंगे, ठीक है, जब वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेंगे, मान लीजिए 46 क्रोमोसोम है, तो जो भी वो गैमेट बनाएंगे 23 क्रोमोसोम का, ठीक है, तो इनमें क्या होगा, मियोसिस होगा। तो मियोसिस डिप्लॉइड सेल में होते हैं गैमेट बनाने के लिए। इट इज द रिडक्शनल डिवीजन सिंस इट रिड्यूस द क्रोमोसोम नंबर बाय हाफ वाइल मेकिंग द गैमेट। ये ऐसा डिवीजन है, रिडक्शनल डिवीजन है, जो भी पेरेंट सेल हैं, जो भी क्रोमोसोम होंगे, जब वो 4 गैमेट बन गए, मीन 4 डॉटर सेल बन गए, उनमें क्या होगा, क्रोमोसोम नंबर हाफ हाफ जाएंगे, तो इसे हम क्या बोलेंगे, रिडक्शनल डिवीजन बोलेंगे, ठीक है। इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन व्हेन 2 गैमेट फ्यूज द क्रोमोसोम नंबर इज रिस्टोर्ड टू द वैल्यू ऑफ पेरेंट सेल, ठीक है। मान लीजिए 46 क्रोमोसोम मेल में है, 46 फीमेल में है, ठीक है। इन्होंने क्या किया, मियोसिस करके गैमेट बना लिया 23 क्रोमोसोम का, 23 क्रोमोसोम का, ठीक है। मियोसिस का तो काम खत्म हो गया। मियोसिस कहाँ पे होगा, जो डिप्लॉइड सेल होंगे जब वो गैमेट बनाएंगे तब होगा। तभी तो यहाँ पे बोला गया कि जो डॉटर सेल है, ठीक है, ये डॉटर सेल जो है ये पेरेंटल सेल के आधी है, मतलब इनके जो क्रोमोसोम नंबर है जो डॉटर सेल के, वो किसके हाफ में, पेरेंटल सेल के, इसीलिए मियोसिस को क्या बोला जाता है, रिडक्शनल डिवीजन कहा जाता है, ठीक है। जब यहाँ पे गैमेट्स बन गया, अब आगे चल के जब फर्टिलाइजेशन होगा, जब फर्टिलाइजेशन हुआ, यहाँ पे जाइगोट जो बनेंगे 46 क्रोमोसोम फिर से रिस्टोर हो जाएंगे। तो ये बोल सकते हैं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो भी गैमेट्स बने हैं, ठीक है, जिनमें हाफ ऑफ क्रोमोसोम है, ये फिर से रिस्टोर हो जाएंगे जब फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, ठीक है, जाइगोट के फॉर्म में। मियोसिस इज डिवाइडेड इनटू 2 फेजेस, मियोसिस फर्स्ट एंड मियोसिस सेकंड। मियोसिस डिवाइड हुआ है 2 फेजेस में, मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकंड में। In the first meiotic division, the homologous chromosome pair to form a bivalent and undergo crossing over, ठीक है। मियोसिस फर्स्ट की बात करते हैं, वो भी प्रोफेज फर्स्ट की बात की गई है। यहाँ पे जो होमोलॉगस क्रोमोसोम होंगे वो बाइवैलेंट बनाएंगे या फिर टेट्राड बनाएंगे, जहाँ पे क्या होगा, क्रॉसिंग ओवर होगा। मान लीजिए एक क्रोमोसोम ये हो गया, दूसरा क्रोमोसोम ये हो गया, एक दूसरे के होमोलॉगस है। अब क्या करेंगे, एक साथ क्या बना लिए, बाइवैलेंट स्ट्रक्चर बना लिए। इनमें क्या हो गया, सिनेप्सिस हो गया, पेयरिंग हो गया, जोड़ा बन गया। अब यहाँ पे क्या होगा, क्रॉसिंग ओवर होगा, किसके बीच में होगा, नॉन सिस्टर क्रोमैटिड के बीच में होगा, ठीक है, लेकिन होमोलॉगस क्रोमोसोम ही रहेंगे। मींस बोल सकते हैं होमोलॉगस क्रोमोसोम के नॉन सिस्टर क्रोमैटिड के बीच में क्या होगा, क्रॉसिंग ओवर होगा, मतलब एक्सचेंज होगा जेनेटिक मटेरियल का। अब देखते हैं, मियोसिस फर्स्ट हैज लॉन्ग प्रोफेज विच आर सब डिवाइडेड इनटू द 5 फेजेस। जो मियोसिस फर्स्ट है, इनके पास प्रोफेज जो है लॉन्ग है, इनमें 5 फेजेस आते हैं, या फिर बोल सकते हैं 5 सब डिवीजन हुए, किसके अकॉर्डिंग, क्रोमोसोम के बिहेवियर के अकॉर्डिंग। दीज आर लिप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकेटीन, डिप्लोटीन, डाइकाइनेसिस। जो ये 5 सब डिवीजन हुए प्रोफेज में, प्रोफेज फर्स्ट के, ठीक है, कौन है, लिप्टोटीन है, जाइगोटीन है, पैकेटीन, डिप्लोटीन एंड डाइकाइनेसिस है। ड्यूरिंग द मेटाफेज फर्स्ट द बाइवैलेंट अरेंज ऑन द इक्वेटोरियल प्लेट, ठीक है। अगर मेटाफेज फर्स्ट की बात करते हैं मियोसिस फर्स्ट में, तो यहाँ पे क्या होगा, जितने भी बाइवैलेंट बने वो कहाँ पे आके अरेंज हो जाएंगे, ये वाले स्ट्रक्चर देखिए अरेंज हो जाएंगे किस पे, ये देखिए बाइवैलेंट जो स्ट्रक्चर, ये कहाँ पे अरेंज हो गए, यहाँ पे इक्वेटर पे आके अरेंज हो गए, ये बाइवैलेंट स्ट्रक्चर है, ठीक है, एक साथ आके अरेंज हो गए। आगे देखते हैं आगे क्या लिखा गया है, आगे बहुत इंपॉर्टेंट लाइन लिखी गई है, दिस इज फॉलोड बाय द एनाफेज फर्स्ट इन विच द क्रोमोसोम, जो कि होमोलॉगस क्रोमोसोम मूव टू द अपोजिट पोल विथ दी बोथ ऑफ दियर क्रोमैटिड। ये इंपॉर्टेंट है, बोथ ऑफ दियर क्रोमैटिड का मतलब है कि क्रोमोसोम के पास अभी भी सेंट्रोमियर प्रेजेंट है एनाफेज फर्स्ट में। बोला गया है कि जो एनाफेज फर्स्ट होगा, यहाँ पे जो होमोलॉगस क्रोमोसोम होंगे, अब क्या करेंगे, अपोजिट पोल पे जा रहे हैं, ये वाले स्ट्रक्चर में देखिए अपोजिट पोल पे जा रहे हैं यहाँ पे, लेकिन अभी भी जो इनके क्रोमैटिड हैं जुड़े हुए, मतलब कि यहाँ पे सेंट्रोमियर टूटा नहीं है। किसमें नहीं टूटा, एनाफेज फर्स्ट में। आगे देखते हैं आगे क्या लिखा है, ईच पोल रिसीव हाफ द क्रोमोसोम नंबर ऑफ द पेरेंटल सेल, ठीक है। जो दूसरे पोल पे चले गए हैं, कौन, जो क्रोमैटिड पहुंच गए हैं, या फिर बोल सकते हैं जो क्रोमोसोम चले गए, इनके पास क्या हाफ ऑफ क्रोमोसोम है, ठीक है। इन टेलोफेज फर्स्ट की बात करते हैं, द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियस रीअपीयर।
टेलोफेज फर्स्ट में क्या होगा कि जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है या जो न्यूक्लियस जो गायब हो चुके थे अब दोबारा से बनेंगे, ठीक है। मियोसिस सेकेंड इज सिमिलर टू माइटोसिस, जो मियोसिस सेकेंड है सेम किसकी तरह है, माइटोसिस की तरह है। ड्यूरिंग द एनाफेज सेकेंड, सबसे इंपॉर्टेंट लाइन क्वेश्चन यहाँ से आता है, ड्यूरिंग द एनाफेज सेकेंड द सिस्टर क्रोमैटिड सेपरेट, मतलब कि एनाफेज सेकेंड में क्या हुआ, जो सिस्टर क्रोमैटिड अभी भी एनाफेज फर्स्ट में जुड़ी हुई थी अब क्या हो जाएंगे, एनाफेज सेकेंड में सिस्टर क्रोमैटिड अलग हो जाएंगी। ये वाले स्ट्रक्चर में देखिए, पहले एनाफेज फर्स्ट का देखिए, इसके बाद देखिए एनाफेज फर्स्ट में क्या हुआ, देखिए क्रोमोसोम तो सेपरेट हो गए, मतलब अपोजिट पोल पे चले गए, लेकिन अभी भी ये सेंट्रोमियर से जुड़े हुए हैं, मतलब क्रोमैटिड अभी भी जुड़ा हुआ है। लेकिन एनाफेज सेकेंड में क्या होगा कि क्रोमोसोम सेपरेट हुए हैं, लेकिन यहाँ पे देखिए जो भी सेंट्रोमियर यहाँ पे रहा होगा वो ब्रेक हो गया, तभी तो इसका एक क्रोमैटिड यहाँ है, इसका दूसरा क्रोमैटिड यहाँ, ये क्रोमैटिड यहाँ, ये क्रोमैटिड यहाँ, मतलब कि एनाफेज सेकेंड में क्या हुआ, क्रोमोसोम में जो क्रोमैटिड थे वो क्या हो जाएंगे, अलग हो जाएंगे। क्यों अलग हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे सेंट्रोमियर टूट गया है, ठीक है। आगे देखते हैं, थस एट द एंड ऑफ मियोसिस 4 हैप्लॉइड सेल आर फॉर्म, ठीक है। अगर ये बोल सकते हैं सिस्टर क्रोमैटिड अलग नहीं हुए होते या सेंट्रोमियर अभी टूटा नहीं होता तो 4 सेल नहीं बन पाते, तब भी 2 ही सेल रहते। तो एनाफेज सेकेंड में जैसे सिस्टर क्रोमैटिड सेपरेट हो गए, सेंट्रोमियर जैसे टूट गया, इसके बाद से आगे क्या होगा, एनाफेज सेकेंड के बाद टेलोफेज सेकेंड आएंगे। टेलोफेज सेकेंड में क्या होगा कि जो भी क्रोमैटिड अलग हुए हैं अपोजिट पोल पे, उनके ऊपर क्या होगा, इस तरीके से क्रोमैटिड अलग हुए हैं, ठीक है, यहाँ पे उनके ऊपर न्यूक्लियर इन्वॉल्व आना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। जो भी बोल सकते हैं कि जो भी न्यूक्लियस गायब हुए थे अब दोबारा से रीअपियर हो जाएंगे। अब इसके बाद क्या हो जाएगा, यहाँ पे साइटोकाइनेसिस हो जाएगा, मीन्स कि यहाँ पे जितनी भी चीज़ें थी अब फिर से न्यूक्लियस बन गया, सब कुछ हो गया। अब साइटोकाइनेसिस में क्या होगा, सेल डिवाइड हो जाएगा और एट द एंड ऑफ द मियोसिस हमको क्या देखने को मिलेगा, 4 हैप्लॉइड सेल देखने को मिलेंगे। अगर माइटोसिस होता तो 1 सेल से 2 सेल बन रहे हैं और जो क्रोमोसोम नंबर होगा पेरेंट सेल का क्या होगा, सेम होगा प्रोजेनी सेल में। तो कैसा हो गया डिवीजन, इसको बोलेंगे इक्वेशनल डिवीजन, बराबर बराबर। लेकिन अगर बात करेंगे मियोसिस का, तो मियोसिस में क्या होता है कि जो पेरेंट सेल होंगे वो डिप्लॉयड है, ठीक है। इनका मियोसिस फर्स्ट मियोसिस सेकंड सबका एट द एंड देखा गया कि एक पेरेंट सेल से क्या बन रहे, 4 हैप्लॉइड डॉटर सेल बन रहे हैं। लेकिन खास बात यह है कि जो पेरेंट सेल में जो भी क्रोमोसोम है उनका हाफ किस में प्रेजेंट है, जो डॉटर सेल बने हैं, ठीक है। तो इसका मतलब जो मियोसिस है वो कैसा डिवीजन है, रिडक्शनल डिवीजन है, ठीक है। आज के चैप्टर तो पूरा खत्म हो चुका है। अगर आपको किसी भी लाइन में कहीं पे भी डाउट है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करके बताइएगा और आगे के जो भी क्वेश्चन है आप इसको करिएगा। अगर नहीं आएगा तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं इसका रिप्लाई भी करूँगी। अगर आपके पास नई एनसीईआरटी है तो अपने एनसीईआरटी से पढ़िए, अगर नहीं है तो इसका PDF मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। तो मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया, आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। किसी भी तरह की कोई भी डाउट है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करिएगा, मैं उसका रिप्लाई करूँगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, हो सके अपने फ्रेंड को भी शेयर करिएगा और वीडियो को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आज की क्लास यहीं तक, थैंक यू वेरी मच।